सर ये बात क्वेश्चन नंबर 38 कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहते सर, सारे कैबिनेट मिनिस्टर राज्यसभा में रहते, ये एमओएस का ट्रेनिंग ग्राउंड 381 क्वेश्चन नंबर 381 उपेंद्र सिंह रावत। मंत्री जी क्या हो गया है? स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस सर। उपेंद्र सिंह रावत नहीं है सर। कनकमल कटारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान जो आदिवासी क्षेत्र है, ग्राम पंचायत हिराता और आसपास के पूरे गांव डूंगरपुर राजस्थान के और बांसवाड़ा के उनके आसपास के सभी गांवों में बीएसएनएल व अन्य नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं करता, जिससे स्थानीय निवासियों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वितरकों को व छात्र छात्राओं को बहुत परेशानी होती है। माननीय मंत्री जी से माननीय निवेदन करना चाहता हूँ कि आदिवासी वालों के नेटवर्क को मजबूत करने हेतु क्या क्या कदम उठाएंगे? प्रश्नकाल है और माननीय सदस्य लोगों से आग्रह है प्रश्नकाल को प्रश्नकाल की तरह चलने दें। सप्लीमेंट्री पूछना है तो शॉर्ट में पूछें। सप्लीमेंट्री? हाँ माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह से 4G कनेक्टिविटी, टावर की कनेक्टिविटी, मोबाइल की कनेक्टिविटी बढ़े, उसके लिए अब तक टोटल 9 स्कीम्स बन चुकी है। सबसे पहले जो स्कीम बनी उसमें 2055 टावर लगाए गए, फिर सेकंड स्कीम आई उसमें 2542 टावर्स अप्रूव किए, इसका काम चल रहा है। फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली 2004 टावर्स, फिर नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल और असम के लिए स्पेशली 1511 टावर्स, मेघालय के लिए इसी तरह से 889 टावर्स, लद्दाख और कारगिल के लिए भी 409 विलेजेस को कनेक्ट करने के लिए, और उसके बाद में सर 502 विलेजेस एस्पिरेशनल के, और सबसे बड़ा उसके बाद में 7,287 गांवों को कवर करने के लिए 6,446 करोड़ की स्कीम सर बनाई गई है। इन सब के रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है। तो माननीय सांसद महोदय का जो एरिया है उस एरिया में भी कंप्लीट कवरेज के रास्ते में बढ़ रहे हैं। श्री अरविंद सावंत। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत आभारी हूँ सर। आप खुद जानते हो कि आप भारत संचार निगम लिमिटेड मुंबई और दिल्ली एमटीएनएल मुंबई, आज भी हम हवाई अड्डे पर जाएं, हवाई अड्डे क्यों, इनके आप आदरणीय स्पीकर साहब के चेंबर में जाइए, आपको बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं मिलता। तो ये जो चीजें हो रही है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी विनती है आपसे कि खास करके एमटीएनएल दिल्ली मुंबई ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है, वहां भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बीएसएनएल के बारे में सर मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, आपने अभी वोडाफोन आइडिया उनके लिए जो लोन है उसको उसके इंटरेस्ट को सरकार इक्विटी करने जा रही है। इसका मतलब सरकार उसमें शेयर बनने वाली है। तो सरकार वोडाफोन आइडिया के टावर और बीएसएनएल के टावर दोनों इकट्ठे करें तो और ज्यादा अच्छी सर्विस मिल सकती है। क्या सरकार उस बारे में प्रयास करेगी और एमटीएनएल के बारे में क्या करने वाली? माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि बीएसएनएल और एमटीएनएल की सिचुएशन के लिए कौन दायी है और इस सदन में कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। मैं इसके ऊपर क्या स्टेप्स लिए और उसके कारण बीएसएनएल आज कई वर्षों के बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुंचा है, इस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए। 2019 के 69,000 करोड़ के पैकेज के बाद में बीएसएनएल एक स्टेबल एंटिटी बनाए और अब उसके बाद में सर
इस बार बजट में 44,720 करोड़ रुपए का प्रोविजन आया है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत गर्व के साथ आपको कहना चाहूँगा कि भारत के इंजीनियर्स ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया, अपना 4G, भारत का अपना 4G कोर नेटवर्क, अपना रेडियो नेटवर्क बनके तैयार हो गया है। खूब शीघ्र इसका रोल आउट चालू होगा और पूरी दुनिया में आज लोग इस चीज को आश्चर्य से देख रहे हैं कि भारत ने इतनी जल्दी कैसे अपना 4G तैयार किया। और इसी 4G के ऊपर बिल्डअप होता है 5G, तो उसकी भी पूरी तेजी से इस साल के अंत तक करीब साइंटिस्ट जिस तरह से एस्टिमेट लगा रहे हैं वो भी कंप्लीट होगा। सर श्री एम सेल्वराज। ठीक है सर। Sir, 2018, the Hajaz cyclones destroyed in the all PSNL tower in my constituency Nagapattinam. Not only the Nagapattinam, in all coastal area in Tamil Nadu, still now not repairing this tower. The PSNL mobile and telephone not working. I would like the minister, through you sir, is there any plan to repair the tower in Tamil Nadu? Thank you, sir. सर, माननीय सांसद महोदय ने एक स्पेसिफिक एरिया का पूछा है, मैं जरूर इसके बारे में जानकारी लेके माननीय सांसद महोदय को जानकारी दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 382 श्री रविंद्र कुशावा। 382 माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पे रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कृषि उत्पादों का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है। देश के दूर दराज इलाकों के किसानों को भी इसका फायदा मिले और वो भी अपना उत्पाद निर्यात कर सकें। जैसे पूर्वांचल के मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर के अंतर्गत देवरिया तथा बलिया कृषि उत्पाद के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध है। यहाँ खाद्यान्न के साथ साथ फलों और सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। यहाँ की जमीन काफ़ी उपजाऊ है, जिसके कारण यहाँ फलों और सब्जियों के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन वर्तमान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या कोई केंद्रीय दल भेजकर देवरिया और बलिया सहित पूर्वांचल में निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मंत्रालय की कोई मंशा है? अध्यक्ष महोदय, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के अपने अंक में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की एक बहुत बड़ी उपलब्धि का उल्लेख किया है। हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो $400 बिलियन तक पहुंचा और निर्धारित समय सीमा से 9 दिन पूर्व पहुंचा, और इसमें हमारे कृषि निर्यात की एक बहुत बड़ी भूमिका है, एक बहुत बड़ा योगदान है। 2018 में भारत की सरकार एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लेकर आई और हमने तय किया कि हम कृषि उत्पादों को दुगना करेंगे और साथ ही साथ हम किसानों की आमदनी को बढ़ाएंगे और हमारे किसानों के और कृषि उत्पादों को हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट करेंगे। इस दृष्टि से हमने अपने इंटरवेंशंस को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाने का काम किया है। हमारी एक संस्था एपिडा है जो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। पूर्वांचल का जो उल्लेख माननीय सदस्य जी ने किया है, मैं उनको विशेष तौर से बताना चाहती हूं कि एपिडा खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इस दृष्टि से ध्यान दे रहा है और वहां पर जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एफपीसीज हैं, उनसे संपर्क करके डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्लान जो बनाया गया है उसके तहत ऐसा कोई भी कृषि उत्पाद जिसके अंदर निर्यात का पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई करके उसके निर्यात की दृष्टि से संवर्धन के लिए कार्य कर रहा है। धन्यवाद। आपने जो उल्लेख किया है बलिया या देवरिया का, वहां पर भी जो कृषि उत्पाद है एपिडा के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान में उसको सम्मिलित करा के उसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखकर हम वहां के उस उत्पाद को आगे दूसरे देशों में निर्यात करने के प्रबंध करेंगे। ऐसे तो आपका प्रश्न का पूरा जवाब आ गया, तो फिर माननीय मंत्री जी ने रवि किशन जी ओके जवाब दिया है। ओके अध्यक्ष जी। रवि किशन जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
जैसे कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य किसानों की आय को दुगना किया जाए और बहुत क्रिस्टल क्लियर उनके मंशा रहती है हमेशा। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। गोरखपुर एक बहुत बड़ा महानगर है और बहुत फर्टाइल जमीन है, वहाँ फल फ्रूट सब्जियां बहुत होती है, बस उनके निर्यात के लिए आई वांटेड कि एक एक्सपोर्ट हाउस की सरकार की माननीय मंत्री जी की मंशा क्या है और अगर है तो कब तक पूरा किया जाए? मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एपिडा, उसके माध्यम से जो एफपीओज हैं, जो एफपीसीज हैं, उनको पूरी तरीके से जो सहयोग प्रदान करना है वो किया जा रहा है। फार्मर्स कनेक्ट पोर्टल के जरिए से हमारे किसानों को एक्सपोर्टर्स से जोड़ा जा रहा है मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराने के लिए। इसके साथ ही साथ जो आपने गोरखपुर का उल्लेख किया, मैं बताना चाहूंगी कि काला नमक चावल, उसका हमने निर्यात इस क्षेत्र से करना प्रारंभ कर दिया है। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी एपिडा की एक भूमिका है और किसी भी प्रकार का एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एपिडा के पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं। आपके यहाँ भी अगर किसी प्रकार के संसाधन की आवश्यकता है तो एपिडा के माध्यम से या हमारे मंत्रालय की एक और स्कीम है ट्राई स्कीम, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, जिसमें हम 20 करोड़ तक का ग्रांट दे सकते हैं। उसके तहत उस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सकता है। श्री गिरीश चंद्र जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहूँगा कि किसान कनेक्ट पोर्टल कार्यक्रम किसानों के लिए कैसे काम करता है? क्या किसान इस पर अपनी समस्या या उनके कुछ सुझाव को अमल किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? क्या इस पोर्टल पर किसान अपनी शिकायत भी कर सकता है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमने फार्मर्स कनेक्ट पोर्टल बनाया, उसका उद्देश्य यही है कि हमारे देश के किसान बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद पैदा करते हैं, चाहे वो फल फूल सब्जियां हो या अनाज हो, और हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि हम देश के निर्यात में उसका योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश के किसानों को एक्सपोर्टर्स से कैसे कनेक्ट किया जाए, इसके लिए ये पोर्टल तय किया गया है। तो हमारे जो किसान भाई होते हैं वो उस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, एपिडा उनकी मदद करता है, इसके माध्यम से एक्सपोर्टर्स से उनका संपर्क होता है, उनको मार्केट लिंकेजेस मिलते हैं और एपिडा साथ में साथ किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग करता है कि कैसे वो एक्सपोर्ट के लायक अपने प्रोडक्ट को बनाएं और किसी भी प्रकार के उनकी जो समस्याएं होती हैं, उनकी जो क्वेरीज होती हैं, उनके जो डाउट्स होते हैं, उसके लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। और इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3,295 किसान और 3,315 एक्सपोर्टर्स हैं जो इस पर रजिस्टर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 383 श्री कोटा प्रभाकर रेड्डी, के प्रभाकर रेड्डी। माननीय मंत्री जी। श्रीमती बंगा गीता विश्वनाथ। Thank you, sir. Sir, first of all, I would like to congratulate the Honorable Minister of Science and Technology for organizing a Science Week Vigyan Sarvatra Pujyate on the occasion of National Science Day and also conducting with the 75th years of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Sir, the government's expenditure and spending of science and scientific research development appears to be very low. In the recent budget for 22-23 had not made extra provision for R&D. Sir, the share of female researchers in India has increased 14% to 19%. Sir, it is very happy, but it is still dismal compared to other countries. Sir, what steps the ministry has taken increase female participation in STEM courses in India? Has the ministry include anything in this regard under Vigyan Sarvatra Vajate? Thank you, sir. Thank you, Honorable Speaker, sir. At the outset, I have to thank the Honorable Member for encouraging us with her complimentary remarks. As you rightly mentioned, one of the purposes of organizing this National Week, which culminated on the 28th of February, and which culminated on the occasion of the National Science Day, which is observed every year on 28th of February, was to highlight the role of the youth and also the women in science. And considering your concern, you will be glad to know when I bring to your notice that since we are observing this as the year of Amrit Mahotsav, as inspired by Prime Minister Shri Narendra Modi, the 75th year of independence, very soon we will be coming out with a coffee table book depicting 75
female scientists who have actually excelled in this field. And as far as encouraging them is concerned, a number of programs have been introduced in the recent few years under Prime Minister Modi. For example, we have an Inspire program for women, we have a Kiran program, and I think the House will be amused to know that the Beating the Retreats which you saw on the 29th of January, when 1,000 drones were sent up the sky, was also conceptualized by the Science and Technology Ministry, and the 3 youth had led that team, which was again led by a girl called Sarita from Haryana. Similarly, IIT Delhi she worked, but funding was from the ministry. So what fund matters, I think, equally. Similarly, in Gaganyaan, a very important role is being played by some of the leading scientists, female scientists in ISRO. So, in the recent few years, female scientists have come forward. We are also encouraging them and also devising special programs. Similarly, you would also appreciate that a new approach has been sought to be adopted, approach which is more integrated to promote science and scientific endeavors, and also an approach which is meant to ensure sustainable growth, and an approach which is targeting youth and women. Considering that the theme of this year's National Science Festival was Sustainable Growth for Youth in India. So I think integrated approach in science and technology for sustainable future. So this all is being planned, keeping in view the next 25 years when these young scientists, including the female scientists, will be known as the architects of India at 100 in 2047. Shashi Tharoor ji. Sir, it's precisely on this particular point that the Honourable Minister made that I wish to seek additional clarification. The fact of the matter, sir, is that even though he talked about some of these distinguished women, the truth is that though we have the world's leading figure of 43% in STEM subjects who are female, only 14% of them actually pursue scientific research in universities and institutions. And the government has to look into the question of why it is that women are not going further in larger amounts. The Global Gender Gap Report by the World Economic Forum has shown India has dropped 28 places in its world ranking to 148th in the world when it comes to women in science and technology, sir. Only 29% of all technical roles in the sciences are being held by women in India. And the fact is, sir, that the challenge that the minister has not addressed in his otherwise positive answer is that there is unfortunately serious variations in career attainment between men and women. So the question is, and there's also a Niti Aayog report which points out that women have a problem in persuading employers. 2017 Niti Aayog report that they can work longer in STEM. So the question is, sir, can the government take any special measures to improve women's participation in STEM research, in pursuing careers in education? While agreeing with what the Honourable Member Shashi Tharoor ji has pointed out, what I would suggest through Honourable Speaker is that the issue that he has pointed out is very relevant. We cannot defy the figures and the statistics. But if we take the figures on the whole, you would find same projection happening even among males. So there is a mismatch of preferences at the society level. The issue is too large to be left only to the management of the science and technology, because what will happen is, in fact, I have suggested a study in this regard. If you take class 12 level, you will have 80 to 90% of the students, both boys and girls, who have science as subjects. But very few of them go up to the post-graduation. That means they are taking up those subjects not for science per se as their goal, but for looking for something else. Maybe in class 12 they are looking for a high score to get into NEET, to get into IIT JEE. If they succeed, well and good. If they don't, then they go in for graduation for a higher score in civil services. Now in civil services, nearly 90% are boys and girls who are coming from the engineering and medical streams. So they don't actually go in for aptitude. So there's a crisis of aptitudinal crisis in the Indian society. I think that is still to be evolved. Absolutely, but it is also equally applicable. I think it requires a larger measure, and the government is very conscious of it. And
No, the answer is that there's a राजा जी, मैं आपको इजाजत दे दूंगा, लेकिन बैठे बैठे बोलोगे as far as the gender gap is concerned. आपको इजाजत अभी दीनी है मैंने. Please sit down. No, as far as the gender gap is concerned, the government and the department is very much conscious of it, and that is why new projects and new schemes are being devised each passing day. B part is not being answered, sir. See your question, B part. आप प्रश्न पूछिए. Whether this government is having real intention to promote scientific temper in the mind of the youth, that question is not answered. What does it mean? The government is not ready to give scientific temper to youth in the name of religion. Am I correct? See, Rajaji, if you recall what I answered in the earlier question, I said the present government in the last 3 years, as far as science and technology is concerned, has acquired a three-pronged approach. A, integration. That is integration of all the science streams plus also industry academia. B, an approach which ensures sustainable growth. And C, the startups, the youth, so that we can link the startups and the scientific growth with sources of livelihood in order to sustain it. So obviously I agree with you. The focus is on the youth, and during Amrit Mahotsav, youth who have another 25 years of active life to live, so that they can celebrate Century India. Question number 384, Sri D. M. Kathir Anand. Sir, the question is about the organic cotton. So, question number 384. A statement is tabled, sir. Sir, the question is whether the production and the area of cultivation of organic cotton increased from 300 to 400% after COVID-19. If so, I need the details. The details of India's organic cotton production and the exports in terms of quantity and value. Whether any organic certification agencies violated the National Program of Organic Cotton, the certifications were made, but they violated it. Whether any agency has been suspended by the APEDA, Agriculture Processing and Food Processing Development Authority. If so, the details I seek, sir. Whether the organic certification agency certified those grower groups in the areas, the details I seek, sir. Sir, the honourable member has actually repeated the question. Sir, I request you to refer to the written reply that I have sent. Each and every part of the question has been answered. If you have any supplementaries, I would be happy to answer. Sir, if you want me to repeat, I can repeat the written answer. But it has been answered already in the written reply. नहीं, आपने अगर वर्बली पूछा तो आप जवाब दे दो, उसमें क्या दिक्कत है? सर, मैं इस सदन को बताना चाहती हूँ कि दुनिया में जो हमारा ग्लोबली द ऑर्गेनिक सर, आपको मैंने आपको यानी सप्लीमेंट्री में दूंगा. आफ्टर सप्लीमेंट्री allow you. Organic cotton, and it is involved with the farmers. If I request the minister to answer in English so that the entire country will be aware of it, sir. I request. I'm answering in English, sir. So first part of the question, you asked me about the area of cultivation and the production. Both things have increased. The area of cultivation under organic products has gone up by 153% and the production has gone up by 142%. I also want to inform the honourable member that insofar as the area of cultivation and production is concerned, it is the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare which looks into it. Our roles, the role of Department of Commerce comes in when we have to certify the agencies. So the global market for the organic products has grown very big. It is as high as 106.4 billion euros. And the major markets are US, European Union, Canada and Great Britain. The Indian products globally have been recognized and our organic products have made a mark across the globe. We started the national program on organic production way back in 2001. Since then, our production has also increased and our exports have also gone up. So our exports have increased from 62 crores in 2002-03 post the NPOP to 7,778.50 crores in the year 2020-21. Now, why has this been possible?
So this has been possible, such a record growth, because under the NPOP, we frame national standards for the production of organic products. And we are very stringent about it. Our national standards are never compromised with, and the farmers, the producers, the growers are always expected to adhere to those national standards throughout the entire operations whenever they produce any organic product. There are certification agencies or bodies which are certified by the National Accreditation Board. They are accredited by this body, and they look into and certify the organic products and give them the India Organic mark. In case there is ever any complaint, APITA looks into it. The evaluation committee looks into it. They send their report to the NAB, and if there are irregularities, if there are malpractices, if there is any procedural lapse, we tend to suspend the accreditation of those certification bodies to make sure that the standards which are in harmony with the international standards are never compromised with, because India's reputation, we don't want to put it at stake. Our organic products, I emphasize, sir, are recognized globally. Supplementary. Sir, the quantum of an organic cotton turnover, as per Minister has mentioned, is almost 150 crores, 1,50,000 crores. Sir, 40% of the organic cotton farmers are fictitious. They are giving a false statement. Because of this, the real organic growers are being punished and they are being harassed. When the organic farmers, they are asking for a clarification, or they are going for an export for overseas countries, because of the malpractitioner exporters, the entire organic cotton market is being put to an alarm state. Not even for cotton, sir, for even spices and other things, because this is India is a big market for agricultural commodity. So when it goes to international market, if I can give you an example, chili exports, they put our shoe dye, whatever material they use for polishing our shoes is mixed with the chilies. Haldi, turmeric, they use the artificial colors into the haldi. So when these kind of commodities go to international market, the Indian pride goes down. So I request the minister, what kind of activities have you started to curtail this? And also the agencies which are marking them organic, fit for exports, whether they have violated anywhere, and have you punished them or degraded? This is my supplementary. Sir, I already explained in detail. I would like to repeat that we do not compromise with the reputation of the nation. So the products which are certified as organic by the certification bodies, there are certain standards which they have to adhere to. I want to bring to the notice of the Honourable Member, there are several certification bodies against which we have taken action. So in 2013, there's Natural Organic Certification Agro Private Limited, the suspension of accreditation under NPOP and termination of accreditation under NPOP, which was for 6 months. Similarly, there is BioCert India Private Limited in 2015, where the accreditation was terminated under NPOP, and 2019 Intertech India Private Limited, the suspension under NPOP and a penalty of 5 lakh rupees for 6 months. So there is a big list of certification bodies. We do not compromise at all. If there is any complaint of any malpractices, we take action. We never refrain from taking action against such bodies. And we have the whole operational structure which is functional to make sure that our products which are going into the global market certified as organic products, they follow certain standards. We have made an operational structure under the NPOP program. So we have the National Steering Committee, which is headed by the Secretary Commerce, and there are 3 other committees which support this committee, under which one of the committees is the National Accreditation Board, which is headed by the Additional Secretary. There is also a technical committee whose job is to look into and revise the standards as and when it is required. There is also an evaluation committee which makes a regular periodic assessment of these bodies to make sure that no standards are done away with. E.T. Mohammad Bashir. No. E.T. Mohammad. Hello? Small question.
Iti Mohammad Bashir. Sir, thank you very much, sir. Sir, this boosting of this cultivation of organic products is very important. Whether it is cotton or a food item, that is to be encouraged. I congratulate the Minister for giving a detailed reply on this. But sir, there is a fact. There is an obstacle in front of this organic farming. What is that? That is genetically modified things. A lot of experiments is needed for that, sir. Without that kind of experiment, if that is used in the cultivation side, it's a very dangerous thing, sir. I apprehend, sir, without a proper certification of genetically modified food and other things, these cultivators, farmers are misled, sir. I humbly ask the Honourable Minister whether you are aware of this danger. If so, what step you are going to take to address this issue? So it's really not related to the mandate of Department of Commerce. As I said earlier, we only come into play when the certification of the organic products is required. सुरेश दानोकर जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मेरे लोकसभा क्षेत्र चंद्रपुर के ज़्यादातर किसान कॉटन की फसल उगाते हैं. मेरा मंत्री जी से सवाल है कि किसानों को ऑर्गेनिक कॉटन उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? माननीय मंत्री जी. सर, आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ अ कंफ्यूजन. ये जितने भी आपने हिंदी में पूछा या इंग्लिश में? आप तो जिसमें चाहो उसमें जवाब दे दो. सर, ऑर्गेनिक कॉटन की खेती के संबंध में जो प्रोत्साहन है वो हमारा जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है वो देता है. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की भूमिका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के निर्यात से संबंधित है और उसमें हमारी मुख्य भूमिका है उसके स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करने में और उसके निर्यात के लिए जो तमाम हमें कायदे कानून बनाने हैं उसके लिए. क्वेश्चन नंबर 385 श्री अब्दुल खालिक जी. Question number 385, sir. Good question. Honorable Speaker, sir, a statement is laid on the table of the House. Honorable Speaker, sir, the Information Technology, Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code, Rules 2021, under the Information Technology Act 2000 says, the significant social media intermediary, SSMI, shall enable users to voluntarily verify their accounts by using any appropriate mechanism, including the active Indian mobile number of such users, and where any user voluntarily verifies their account, such users shall be provided with a demonstrable and visible mark of verification. So how can this be a tool for verification? How can a verification of this kind act as a deterrent for those who intend to do unlawful activities on social platforms when mobile SIM cards are easily cloned or people with ill intention use prepaid SIM cards brought using false documents? Honorable Speaker, sir, as the House is aware and as you are aware, sir, the Digital India program has very effectively harnessed the power of the internet and technology to transform citizens' lives, transform governance, and to create opportunities of investment and entrepreneurship in our country, sir. Today there are over 80 crore Indians online, and this number is expected to reach 120 crores in the next few years. Government's policies are aimed at, and the Honourable Member was talking about a deterrence, the government's policies and rulemaking are aimed at making sure the internet is open, safe and trusted, and accountable to its users, all users. To that effect, sir, we have laid out, as the Honourable Member has said, intermediary guidelines in February 2021, and we will continue to expand the scope of those kind of rulemaking to ensure that the internet is safe and trusted. To his specific question, voluntary verification is not aimed to be a deterrent. It is aimed to be encouraging the intermediaries to do due diligence on those who are using their platforms. Currently, there is no law
or rule that allows for mandatory verification of users that use these social media platforms? ये जो मैंडेटरी नहीं है, इसका ही जरूरत है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जो सोशल मीडिया ऑपरेटर्स है, इनका निजी स्वार्थ रहते हैं, इनका शेयर, लाइक, सीन, रीच, इससे इनका रेवेन्यू मिलते हैं, और सरकार का जो जिम्मेवारी है वो प्राइवेट ऑपरेटर्स का नहीं है अध्यक्ष महोदय। तो मुझे ये समझ में नहीं आते सरकार क्यों मैंडेटरी प्रोविजन नहीं करते। सरकार आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो या दूसरी किसी से, और जो मोबाइल, जैसे मेरा फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट, जो मोबाइल वेरिफिकेशन होता है, मैं अगर आपके मोबाइल मेरे पास रहते हैं वो यूज करके मैं वेरीफाई कर सकता हूं। तो इसका भी एक कारण है। जैसे कर्नाटक में हम लोग क्या देखा, एक मुश्ताक अली ने कोई कम्युनल पोस्ट हिंदुओं का खिलाफ कुछ पोस्ट डाला है। जब पुलिस ने कार्रवाई किया तब देखा गया मुश्ताक अली का असली नाम है सिद्धारुदा श्रीकांत निराले, वो भी एक एमएलसी का रिलेटिव है, डीएस अरुण साहब का रिलेटिव है। वर्णन मत करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं रेफरेंस के लिए उल्टा भी हो सकता है अध्यक्ष महोदय। जो सोशल डिस्टर्बेंस, अनलॉफुल एक्टिविटीज ना हो, देश का सॉवरेनिटी भी रक्षा हो, ये सारे मुद्दा देखना सरकार का जिम्मेवारी रहना है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं मैंडेटरी प्रोविजन क्यों नहीं करते। Sir, I appreciate the honorable members' concerns about safety and trust online, and especially the issue of misuse of social media to create public order problems and law and order problems around the country. Sir, it is true that while the internet and technology has empowered and transformed and been a platform for good, that user harm, criminality and fake news type of issues are also on the rise. तो मैं आप जो कह रहे हैं उसके साथ मैं एम्पथाइज करता हूं, लेकिन हमारा जो अप्रोच है इसको मैंडेटरी बनाना नहीं है। और आप अगर आंसर में देखोगे, as per Rule 4.2 of the intermediary guidelines that were issued in February 2021, a significant social media intermediary is required to identify the first originator of the information for the purposes of prevention, detection, investigation, prosecution or punishment of an offence related to the sovereignty and integrity of India, security of the state, public order or incitement of an offence. ये हमारे रूल्स में है। अगर कोई सोशल मीडिया को मिसयूज करता है, इंटरमीडियरी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि किसने ये किया है और कहां से किया है। तो ये हमारे रूल्स में है। ये मैटर आज सब जुडिस है क्योंकि व्हाट्सएप ने इसको चैलेंज किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, और हमने ये इस इश्यू को बड़ा रोबस्टली डिफेंड किया है। श्रीकांत शिंदे, डी रवि कुमार। Honorable Speaker, sir, I would like to know whether the government has taken any steps to curb hate campaign in social media, particularly apps like Sully Deals and Bully Boy. They are creating apps like that to harass women from particular religion and community. I would like to know from the minister whether the government has taken any serious steps to curb the hate campaign. Sir, I thank the member for asking that question, sir. This is an issue that we are actively involved with and are actively responding to. The ministry has the powers, as does other departments of the government, to direct intermediaries to take down content and or take down accounts that infringe on, like I said, integrity, sovereignty of India, public order. So any app, any content, we direct the app store and or the intermediary to take down this content. अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, नाम तो इसका सोशल मीडिया है, पर काम ये सारे अनसोशल करता है। Today, social media has been weaponized by governments, by certain political parties, non-state actors, and everybody who has a pernicious agenda in this world.
Mr. Speaker, sir, the Minister, Mr. Ashwani Vaishnav and Mr. Rajiv Chandrasekhar were both members of the Data Protection Committee, the Joint Committee of Parliament on Data Protection. I had very, very strongly argued, if they would recall, that there must be mandatory verification of all social media accounts. At that point in time, from the government it was said that since we have promulgated the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Codes Rules 2021, this should not find place in the Data Protection Bill. My question to both the ministers is that what stops the government? What prevents the government from making this verification mandatory? And if your argument is going to be that we can do it in India's case, but this can happen globally, then the counter to that is, once the GDPR process has started off, the data protection rules process started off in California, it became pervasive all across the world. Why don't you take the first step and make verification of social media accounts mandatory from India? थोड़ी देर में सारा जवाब भी माननीय सदस्य देने लग जाएंगे आपका. Honorable Speaker, sir, I think this was less of a question and more of a suggestion. And I wish to say that I have no opposition to his particular view, excepting to point out very respectfully that this is one way of approaching this problem. The government is interested in balancing the issues of privacy as well as the interest of safety and trust. This is not an easy balance to achieve, and we believe that this issue of mandatory verification is an issue that is at the intersection of both privacy and this issue of safety and trust. We believe that the rules that were promulgated in February 2021 provides very effectively casts an obligation on the intermediaries to be able to detect and identify the first originator of any criminal activity. That is an obligation that has been cast through the subordinate legislation, sir. And while that matter has been challenged by some intermediaries, the government is robustly defending its position that this anonymity cannot be a blanket one, and first origination should be possible as an obligation on the intermediaries. Question number 386, Sri Sanjay Bhatti ji. 386. Answer is laid on the table, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा लोकसभा क्षेत्र में जो करनाल रेलवे स्टेशन है, ये बहुत ही ऐतिहासिक स्टेशन है, 130 वर्ष पुराना है. ये राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम गाड़ियाँ रुकती नहीं, आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ रुकती नहीं है. मैंने माननीय मंत्री जी का जवाब पढ़ा है, जो मैं रेगुलर खुद ट्रेन से ही सफ़र करता हूँ. आज भी मैं पार्लियामेंट आया हूँ तो ट्रेन से ही आया हूँ. मेरे को ग्राउंड रियलिटी की जानकारी है, जो जवाब आया है वो मेरे प्रश्न के अनुरूप नहीं है. करनाल वाकई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, और मैं मान्यवर सांसद महोदय का जो इमोशन है वो भी समझ सकता हूँ. मैं स्पेसिफिक आंसर दूंगा. 109 ट्रेन्स करनाल से होते हुए गुजरती है सर. इसमें से 51 ट्रेन्स, जिसमें 46 एक्सप्रेस है और 5 पैसेंजर ट्रेन्स है, वो वहाँ पे स्टॉप होती है. इस सेक्शन की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो करीब 138% है सर. तो 109 में से 51 वहाँ रुकती है. इसके अलावा भी मान्यवर सांसद महोदय के अगर और कोई रिक्वेस्ट होंगे तो उसको हम जरूर मिले, मेरे से हम इस पे विचार करें. माननीय सदस्य. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का. मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा. करनाल स्मार्ट सिटी भी चुना गया है और मेरा लोकसभा क्षेत्र में टेक्सटाइल हब है. थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का एक्सपोर्ट और थाउजेंड्स करोड़ की डोमेस्टिक मार्केट वहाँ पर है. उत्तर प्रदेश, बिहार के अनेक श्रमिक वहाँ पर लाखों की संख्या में काम करते हैं. गरीब रथ वहाँ पर पानीपत में रुकता नहीं है. और मैं उदाहरण देके एक बात कहना चाहूँगा कि अमृतसर से मुंबई एक ट्रेन दादर एक्सप्रेस, जो 50 साल पुरानी ट्रेन है, बिना किसी कारण के मेरे लोकसभा क्षेत्र में अमृतसर से जब आते हैं तो घरौंडा और तरावड़ी में रुकती है. जब मुंबई से अमृतसर जाती है तो स्टेशन बिना कारण से वो बंद कर दिए गए हैं. और आज तक कोरोना के बाद जो डेली पैसेंजर यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में रोज दिल्ली आते हैं,
पानीपत दिल्ली के वो डेली पैसेंजर ट्रेन मेरे बार बार कहने के बाद भी चालू नहीं हुई हैं। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा जिसमें आपको रिवेन्यू का लाभ होगा। सर तीन ट्रेनें हैं, श्रम शक्ति एक्सप्रेस, शिव गंगा एक्सप्रेस, प्रयागराज। ये 17 घंटे 10 घंटे दिल्ली स्टेशन पे खाली खड़ी रहती हैं। हमारा पानीपत का जंक्शन है, अगर इसको वहां तक एक्सटेंड कर दिया जाए तो बहुत फायदा होगा रिवेन्यू का। और रिवेन्यू का जो माननीय अध्यक्ष जी, अगर पानीपत स्टेशन और करनाल स्टेशन पर रिवेन्यू लॉस होगा तो जो मुझे पार्लियामेंट के एमपी होने के कारण मिलता है वो मैं सरेंडर कर दूंगा, रिवेन्यू लॉस तो सारा सरेंडर कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, स्टॉपेजेस की चर्चा, स्टॉपेजेस का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री पीयूष जी गोयल जी ने अपने कार्यकाल में एक बहुत ही साइंटिफिक स्टडी कराई थी। देखिए सर, अगर हमें ट्रेन्स को टाइम पे पहुंचाना है तो सारे के सारे स्टॉपेजेस, सारे के सारे टाइम टेबल, इसको एक रैशनलाइज और साइंटिफिक तरीके में करने की जरूरत है। आज बहुत सारे मान्यवर सांसद महोदय मेरे पास आके बताते हैं कि आज ट्रेन टाइम पे पहुंचती है। तो ट्रेन टाइम पे पहुंचने का एक बहुत बड़ा कारण है जो रैशनल टाइम टेबल एक किया गया है। इसमें IIT मुंबई की भी सहायता ली गई है। इसके अलावा जैसा कि डिस्कशन में डिमांड फॉर ग्रांट्स के डिस्कशन के दौरान चर्चा हुई, जो सुभाष जी बाहेड़िया जी ने, मान्यवर सुभाष जी ने जो सजेशन दिया था, जहां जरूरत होगी वहां पे एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करेंगे और जो उसका रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 387 राजू बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 387। So statement is laid on the table of the House. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुझे मेरा प्रश्नों का बहुत लंबा और अच्छा उत्तर मिला है, बट मेरा एक जगह थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सब्सिडी को लेकर के। इसमें कहा गया है कि किसी तरह की सब्सिडी पेंडिंग नहीं है। जितना मैं जानता हूं पिछले 2 साल से टी बोर्ड ने जो सैंक्शन लेटर देते थे वो रोक करके बैठे हैं और इस तरह की कोई गाइडलाइंस मंत्रालय की तरफ से इशू नहीं है। मैं चाहता हूं मंत्रालय एक बार इसको अच्छे से देख लें। सर, दार्जिलिंग चाय उद्योग में एक अपनी शान रखता है, लेकिन आज समस्या ये है उसमें ग्रहण लगा हुआ है, वर्कर भी दुखी हैं और जो टी प्लांटर्स है वो भी बड़ी समस्या में हैं। मेन तो 2019 में सर मोदी जी के नेतृत्व में कोड ऑन लेबर करके जो श्रमिकों के हित में जो बिल पास हुआ था, आज तक वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्रालय से जानना चाहता हूं कि इस विषय में वो क्या कदम उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस सप्लीमेंट्री में 2 विषय उठाए गए हैं। पहला विषय जो है वो सब्सिडीज को लेकर है। इसमें मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि टी बोर्ड की TDPS स्कीम है, टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम। इस स्कीम को हमने 2020-21 से 21-22 से 25-26 तक जब कंटिन्यू किया तो इसमें हमें 967.78 करोड़ इतना आउटले मिला, जिसमें जो 298.76 करोड़ था वो सब्सिडीज के, पेंडिंग सब्सिडीज के क्लियरेंस के लिए था। उसमें एक जो ऑपरेशनल मोडालिटी है या जो स्कीम गाइडलाइंस है उसमें ये तय किया गया है कि जहां भी एक फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर हो चुका है, जहां हमने कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी है या जहां हम एक इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, तो जहां एक इंस्टॉलमेंट हम दे चुके हैं उसको प्रायोरिटी पर रखते हुए, उसके बाद जहां हमने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी है उसको सीक्वेंस में रखते हुए, जहां भी एक फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर इशू हुआ है, ये हमारा जो 298.76 करोड़ है इसमें सारी हम पेंडिंग लाइबिलिटीज को क्लियर करेंगे। और टी बोर्ड ने इन्फॉर्म किया है कि जितने भी एलिजिबल केसेस हैं वो सारे केसेस में जो हमारे पेंडिंग ड्यूज थे हम उसको क्लियर कर चुके हैं। अभी किसी प्रकार की कोई पेंडेंसी नहीं है। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा वो हमारे टी गार्डन वर्कर्स के वेलफेयर से संबंधित है। अध्यक्ष जी, जहां टी गार्डन वर्कर्स के वेलफेयर की बात है, हमारे TDPS स्कीम में भी एक वेलफेयर कंपोनेंट होता है जिसके तहत हम धनराशि का, रकम का प्रावधान करते हैं। उसके माध्यम से हम ये काम करते हैं, जैसे उनकी एजुकेशन है, हेल्थ है, हाइजीन है और तमाम हाउसिंग फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज है, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं।
लेकिन मोटे तौर से जो टी गार्डन वर्कर्स का वेलफेयर होता है वो प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के तहत गवर्न किया जाता है। अब ये हमारे दो लेबर कोड में सब्ज्यूम हो चुका है, एक जो हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड है और दूसरा हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है। इस कोड के संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि हम एक गैजेट नोटिफिकेशन 2020 में कर चुके हैं, लेकिन इसको लागू करने में इससे संबंधित जो रूल है उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की एक भूमिका है, क्योंकि लेबर जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। तो अभी जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, ये जो लेबर कोड से संबंधित रूल्स हैं वो वहां की राज्य सरकार को फ्रेम करने हैं और हमारा मंत्रालय निरंतर ये प्रयास कर रहा है कि इससे संबंधित रूल्स पर जो एक्शन लेना है सरकार को वो जल्द से जल्द ले। राजू जी धन्यवाद सर। जैसे ही ये लेबर कोड बिल लागू होता है तो हमारे श्रमिकों को कम से कम उनको मिनिमम वेज की गारंटी प्रदान करता है। सर इसी तरह मेरा आपके माध्यम से दूसरा प्रश्न है, जो 200 वर्ष से ज़्यादा समय से चाय बागान में जो श्रमिक रहते हैं उनका अपना घर है, उनका अपना मकान बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक जो है उनका जमीन का पट्टा उनके पास नहीं है। और जितना मैं जानता हूं शायद मंत्रालय ने भी कुछ पहल की है इस विषय को लेकर के। मैं आपके माध्यम से ये भी जानना चाहता हूं कि प्रजा पट्टा इश्यूज को लेकर के केंद्र सरकार या मंत्रालय की तरफ से हम कोई कदम उठा रहे हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, प्रजा पट्टा का जो विषय है इसे हमारे माननीय सांसद राजू बिष्ट जी पहले भी उठाते रहे हैं। इस संदर्भ में मैं यही सदन को सूचित करना चाहती हूं कि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है और इसमें केंद्र का डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं हो सकता है। बंगाल के या किसी भी राज्य के जो एग्जिस्टिंग लैंड लॉज होते हैं उसके आधार पर वहां की सरकार को तय करना है कि जो टी ग्रोअर्स जो कल्टीवेट कर रहे हैं किसी लैंड को और बहुत समय से उनके पास है, उसके ओनरशिप राइट्स उन्हें देने हैं या नहीं देने हैं। हमने आपके अनुरोध पर पश्चिम बंगाल की सरकार को रिक्वेस्ट किया, 2 बार उनसे हमने पत्र भेजा। 26 फरवरी 2021 को हमने पत्र भेजा और 6 सितंबर 2021 को, लेकिन ये निर्णय राज्य की सरकार ने ही लेना है, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है। सुदीप बंदोपाध्याय जी आपको लीडर को दिया। Sir, tea is a drink next accepted after water in the whole of the world. And sir, tea board headquarters is in Kolkata city under my parliamentary constituency. I should rather tell it that India was the largest tea exporter. Now it has come to the 4th position after Kenya, Sri Lanka, China, Indonesia. And Darjeeling teas are accepted as one of the best tea in the world. And the conditions of the tea gardens in the North Bengal area mainly are in a very serious condition. Tea gardens, few tea gardens are closed. Ministry of Commerce assured that these tea gardens will be opened under the care of Ministry of Commerce. No step has been taken so far. I want to know how many tea gardens in Darjeeling or in Duars area in North Bengal are closed up till now, and whether Minister is in a keen mood to go and visit the on-spot inquiry about the tea gardens, because this tea imports foreign money in the government exchequer. We should not forget it. अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा विस्तार से इस विषय को रखूंगी। पूरे देश के अंदर आज हमारे पास 1569 इतने टी स्टेट्स हैं जो बंद हो चुके हैं, जिसमें 12 जो हैं वो हमारे 1569 स्टेट्स हैं जिसमें 12 हमारे बंद हो चुके हैं। इसमें से 9 पश्चिम बंगाल में है और 3 केरल में है। एक टी गार्डन क्यों बंद हुआ, इसका कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है। इसकी बहुत सारी वजह है। इसकी टी गार्डन की जो यील्ड है वो पुअर है, या वहाँ पर मैनेजमेंट के कोई डिस्प्यूट्स हैं, ओनरशिप के कोई डिस्प्यूट्स हैं, या इंडस्ट्रियल रिलेशंस रेस्ट्रेन्ड है, या उसका हम मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, जाकर चैलेंज हो जाता है, या कोर्ट्स का कोई डिफरेंट ओपिनियन होता है। आमतौर से किया यह जाता है कि उसकी ओनरशिप राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है, और अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर है जो उसको चलाना चाहते हैं, 11 साल की लीज पर हम उसे देते हैं और वो उसको रिवाइव करने की कोशिश करता है। ये एक प्रचलन है जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। थैंक यू। राजदीप राय।
Thank you, Mr. Speaker, sir. I happen to come from Assam, which happens to be the center of tea activity in the country. Assam produces 70% of the tea in the country, and it has been going on for the last few decades. Through you, I would like to ask the Minister whether there is any plan of the Government of India to shift the tea board office from Kolkata to Guwahati, which happens to be the center of activity. Why I say you this? May I finish my question? I need your protection, sir. Why I say this? Because प्रश्न क्या है? Whether the government of India plans to shift the tea board office and the headquarter of other tea trading multinational companies or other companies to Guwahati from Kolkata. That is my first question. Second question. There are मंत्री जी एक ही पूछा था, दो नहीं पूछा था। सर, ये प्रश्न से संबंधित नहीं है। गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। उत्तर में विवरण किया गया है कि कितना बड़ा पैकेज मिला है। तो कहीं लगभग 250 करोड़ का पैकेज का विवरण किया गया है और कहीं 11 करोड़ का पैकेज का विवरण किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा पैकेज वित्त मंत्री ने पिछले साल 2021 में अपने भाषण में घोषित किया था, 1000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री के नाम पर उस पैकेज का आज कोई विवरण नहीं। वो पैकेज गायब हो गया। उस 1000 करोड़ से एक पैसा भी ना दार्जिलिंग को गया है ना असम को आया है। तो वो बताएं कि ये वित्त मंत्री का जो ये स्कीम है या वित्त मंत्रालय का जो स्कीम है, इसको लेके आपकी मंत्रालय क्या कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सबसे पहले गौरव जी असम से आते हैं। मैं उनको आग्रह करना चाहती हूं कि सरकार की नीति और नीयत, इस पर किसी भी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हमने 2021-22 के बजट में 1000 करोड़ के पैकेज की घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने की। खास तौर से जो टी गार्डन में महिला वर्कफोर्स है, उनको और उनके बच्चों को ध्यान में रखकर निश्चित रूप से इसमें समय लगा है और मैं इसको आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी। विस्तार से तो आप देना, समय खत्म हो गया ना, 12 बजे। अध्यक्ष जी, सवाल का उत्तर नहीं होगा। अध्यक्ष जी, सवाल का उत्तर नहीं होगा कि गौरव जी ने आप कह दें कि सरकार गंभीरता से काम कर रही है। बंसे अध्यक्ष जी, टी बोर्ड ने 1000 करोड़ का जो पैकेज अनाउंस हुआ, उसके उपरांत प्रधानमंत्री चार श्रमिक प्रोत्साहन योजना को ड्राफ्ट किया और इसको आगे बढ़ाया। इसमें एक ओपिनियन ये आया कि जो तमाम वेलफेयर के प्रोविजंस हैं, एजुकेशन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो या अन्य कोई सुविधाएं हो, हमारे भारत सरकार के पहले से ऐसे बहुत सारे मंत्रालय हैं जिनकी कई स्कीम्स के जरिए ये तमाम फैसिलिटीज हम उपलब्ध करा रहे हैं और उनके पास पहले से एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म उपलब्ध है। उसके बाद हमने ये तय किया कि टी बोर्ड बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करेगा और इन मंत्रालयों के तहत इन योजनाओं में हम उनके बजट के ऊपर पैसा देके ये तमाम जो वेलफेयर स्कीम्स हैं इनको पहुंचा सकते हैं। उसमें एक ओपिनियन ये भी आया कि अगर हम चाहें तो एक कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकते हैं, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र हो या अस्पताल हो, मेडिकल सेंटर्स हो, आयुष एंड वेलनेस सेंटर्स हो, स्कूल्स हो, कैंटीन्स हो, क्रैश हो, ये तमाम चीजें हम कर सकते हैं। फिलहाल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो एक एक्सपर्टीज है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के पास नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो इन तमाम मंत्रालयों का, जैसे लाइन मिनिस्ट्रीज हमारा WCD है या एजुकेशन मिनिस्ट्री है या हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है या यूथ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है, इनके माध्यम से इनको एडिशनल फंड्स उपलब्ध करा के ये कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, जिससे ये सारे वेलफेयर प्रोविजंस हम उस इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक पहुंचा सके। लेकिन अभी ये विचाराधीन है, ये हमारा एक प्रस्ताव है जो हमने रखा है, ये विचाराधीन है। इस पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने नहीं, कोई जुमला नहीं है। नो गौरव जी, नॉट एट ऑल सर, ये कोई जुमला नहीं है, ये कतई जुमला नहीं है। ये सरकार की एक बहुत ही इनडेप्थ थिंकिंग है, एक इनडेप्थ प्लानिंग है और बहुत सोच समझ पूरी प्लानिंग बता दी उन्होंने, व्यवस्थित तरीके से हम सारे लाभ को इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जुमला नहीं है, आप इसे समझने से इनकार कर रहे हैं, आप स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि सरकार पूरी ईमानदारी के साथ हमारे पश्चिम बंगाल और आसाम के जो भी हमारे टी गार्डन वर्कर्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, आप उनके हितों के साथ नहीं है, इसलिए आप सुनना नहीं चाह रहे। आप अगर टी गार्डन की वर्कफोर्स के साथ हैं, अगर आप उनके
प्रश्नकाल समाप्त। आप सुनना नहीं चाहते हैं और ना ही आप समझना चाहते हैं। अगर आप समझना नहीं चाहते हैं, अगर आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो हम आपको नहीं समझा सकते। प्रश्नकाल समाप्त। Understand that government is deeply committed to the interest of the beneficiaries, the women workers in our workforce, in the tea gardens, the children's welfare. We are deeply committed to it, and you must understand what I am trying to explain you in great detail. Thank you, sir. प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र शून्यकाल में आइटम नंबर 2 डॉक्टर जितेंद्र सिंह, शून्यकाल में प्लीज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित सदस्य कार्यवली की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, और धन्यवाद दादा सुकातो डाले जी। आइटम नंबर 3 श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम पर उल्लेखित कागजात लोकसभा के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरे साथी दानवे साहब के जो नाम के आगे अंकित क्रम संख्या 4 पर जो दस्तावेज हैं वो आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री साध्वी निरंजन ज्योति। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज के संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभा के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 6 श्रीमती अनुप्रिया पटेल। With your permission, sir, I rise to lay on the table of the House documents mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 7 श्रीमती दर्शना जगदोश। Speaker sir, as per today's revised list of the business, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name, serial number 7 related to textile ministry. आइटम नंबर 8 श्री सोम प्रकाश जी। I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 8 in the revised list of business for today. Thank you, sir. आइटम नंबर 9 श्री देबू सिंह चौहान। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 9 in today's revised list of business. Item number 10, Mahasachiv. Sir, I have to report that Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the Appropriation Bill 2022 and the Finance Bill 2022. Item number 11, Shri Sunil Kumar Singh. गणेश सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति का चौथा प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 12, डॉक्टर शशि थरूर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने यथासूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का 36वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 13, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House statement regarding the status of implementation of the recommendations of the 352nd report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change on action taken by the government on the recommendations of leak observations contained in the 342nd report of the Committee on the demands of grants pertaining to the Department of Biotechnology in the Ministry of Science and Technology. Thank you, Speaker, sir. Item number 14, Srimati Darshana Jardosh. Speaker sir, with your permission, I rise to make a statement regarding status of the implementation of the recommendation contained in the 20th report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on functioning of National Institute of Fashion Technology (NIFT) pertaining to the Ministry of Textiles. Item number 15, Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, with your permission, I rise to move the following. That this House do agree with the 32nd report of the Business Advisory Committee presented to the House
on 29th March 2022. प्रश्न ये कि सभा 29 मार्च 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के बतवे से प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। शून्यकाल। श्री DM कथीर आनंद। Honorable Speaker, sir, thank you for the opportunity. Sir, the union government has lot of dues towards the states, especially towards Tamil Nadu. Sir, Tamil Nadu, around 38 heads, the union government owes money to Tamil Nadu, sir. I can quote, the union government around the GST claims alone comes to around 9,842 crores, and the custom mill rice subsidy comes to 2,023 crores. Mandrega spending is around 1,366 crores, Jal Jeevan Mission 1,086 crores, and PMAY scheme 964 crores, and grants to local bodies also 799 crores. So even the post-matric scholarship is also pending. Like this, lot of monies are pending towards the state government. If I can total it up, it comes to around 20,287 crores. Sir, I want to ask this House, through you, sir, how can a government run the state without the union government allocating any funds at all? Sir, Tamil Nadu is one of a state where the maximum collection of GST revenue is happening. If the GST revenue doesn't happen, the individual organizations, the individual corporates are punished and are facing hell and dogs in the state. So therefore I request to you, sir, that let the union government look at the state government and let them release the funds. Even the GST, sir, the Chief Minister has asked the union government, put in a request, that is the GST compensation period is coming to end on June 30th, 2022. The Tamil Nadu government has urged the centre to extend the GST compensation by couple of years, as the state could face a revenue loss approximately 20,000 crores. And we are asking for extension of another one financial year. Therefore, through you, sir, I request the union government to consider the state and help them with the revenue funds. Thank you, sir. Asit Kumar. Sir, with due respect, I would like to say that there is a Kendriya Vidyalaya at Prantik adjoining to Shantiniketan in the district of Birbhum, West Bengal. But it is up to 10 class. After passing 10 class, the students have to run to the distant places for admission in the 11th class. As a result of it, both the students and the guardians have to face a lot of troubles year after year. It is a holy place of Kavi Guru Rabindranath Tagore. His any humble prayer is that the Vidyalaya should be upgraded up to 12th class in the honor of Rabindranath Tagore and also in the interest of the students. In this honor, I'd like to draw the kind attention of the Education Minister, Government of India. Thank you, sir. Shri Chandrasekhar Sahu. Chandrasekhar Sahu, Advocate A.M. Arif. Thank you, Speaker, sir. Sir, I wish to register the strong protest on behalf of the people of Kerala over the decision of the government to remove 387 leaders of Malabar Rebellion, including its brave leaders like Vairiyam Kunj Ahmed Haji and Ali Musliar from the Dictionary of Martyrs of India Freedom Struggle, jointly published by the Ministry of Culture and Indian Council of Historic Research, ICHR. I condemn the move by the government to portray the Malabar Rebellion just as a revolt between two religions for the sake of narrow political gains. Kunj Ahmed Haji was such a fearless leader that even British officers were shocked when his request shot him straight without sight folding. It is a historically recorded fact that being afraid of his martyrdom and grave used as an inspiration for freedom fighters, the Britishers cremated his body and even his mortal ash was destroyed. But even then, the memories of leaders like Kunj Ahmed Haji and Ali Musliar
couldn't be destroyed by the British, and they are remembered even now by millions for their fearless fight against the Britishers. India's freedom struggle is adorned by the sacrifice of thousands of such valiant martyrs, as recorded by our historians, and removing a few based only their religion is unacceptable. There is no logic in removing these 387 leaders, as they have been officially recognized as freedom fighters by the government of Kerala. Hence, I once again request this government not to distort the history of the ICHR, to reverse its decision to remove the 387 leaders from the list of freedom fighters from the 5th volume of the Dictionary of Martyrs of India's freedom struggle. Thank you, sir. पशुपतिनाथ सिंह। अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय पर आपने सदन में बोलने का अवसर दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र से देश के महत्वपूर्ण सड़क, ऐतिहासिक सड़क, जिसको सम्राट अशोक ने बनाया था और वह जीटी रोड से जाना जाता था, उसका NH2 आज नामकरण है। वह हमारे क्षेत्र में बरवड्डा से लेकर और मैथन तक पिछले 4-5 वर्षों से 6 लेनिंग बनाने का कार्य चल रहा है, जो आज आधा अधूरा है। ऐसे तो माननीय मंत्री गडकरी जी को जस मिला है, पूरे देश में विकास, सड़कों के विकास में उनकी अभिरुचि भी रही और विकास कर भी रहे हैं। लेकिन 4-5 वर्षों से और जितने मोड़ हैं, चाहे वो बरवड्डा मोड़ हो, गोविंदपुर हो, निरसा हो, चौक जितने हैं, वह सब आधे अधूरे के वजह से वहाँ पर हमेशा ट्रैफिक जाम की भी समस्या रहती है, हमेशा वहाँ पर एक्सीडेंट होती रहती है। इसलिए सरकार से निवेदन करूंगा कि उस सड़क को भी बनाया जाए और हर एक चौराहे को भी चुस्त दुरुस्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री धैर्यशील संभाजीराव राणे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में अपनी बात रखने का अवसर दिया। एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं सभागृह का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पूरे देश में पिछले साल बाढ़ और कोरोना जैसी हालत बनी रही, जिससे बारिश, बाढ़, चक्रवात, इस तरह के अलग अलग नैसर्गिक आपदाओं से देश की जनता और सरकारी मालमत्ता इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान का मुआवजा सरकार के NDRF की तरफ से दिया जाता है, लेकिन NDRF के नुकसान भरपाई का मुआवजा देने का जो प्रावधान है वो 2015 में तय किया गया था, जिसके तहत आज भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या फिर किसानों के लिए जो पैसा दिया जाता है वो आवंटित की जाने वाली राशि बहुत ही कम है। मैं आपका कुछ आंकड़ों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नॉन इरिगेटेड लैंड के लिए 6,800 रुपये मुआवजा दिया जाता है और इरिगेटेड लैंड के लिए प्रति हेक्टर 18,500 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। ये राशि बहुत ही कम है, जिसके माध्यम से किसानों का उसमें से कुछ भी नहीं हो सकता। हेक्टरी अगर हम इतने कम पैसे दें तो निश्चित रूप से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। सरकारी मालमत्ताओं का जो नुकसान हुआ है उसमें भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि कच्चे मकान के लिए अगर किसी का मकान गिरे तो उसके लिए सिर्फ 6,000 रुपये का मुआवजा, मकान अगर पूरा गिर जाए तो उसके लिए 95,100 रुपीज का मुआवजा, और हजारों किलोमीटर रास्ते यहाँ खराब हुए हैं, प्रति किलोमीटर राज्यमार्ग के लिए 1 लाख रुपए सिर्फ राशि दी जाती है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इसमें 10 गुना बढ़ोतरी की जाए, जिसके माध्यम से देश की जनता को उसमें से बहुत अच्छा उपयोग करना पड़े। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, जो आपने शून्यकाल के दौरान मुझे जनपद शाहजहांपुर में अपनी लोकसभा क्षेत्र में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद शाहजहांपुर में लोकसभा शाहजहांपुर की ओर रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा क्षेत्र में जो शाहजहांपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग 24 होकर गुजरता है, वर्तमान में इस राष्ट्रीय राजमार्ग बरेली शाहजहांपुर सीतापुर पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिस पर लगातार लगभग 11 वर्षों से कार्य बंद था। मैं माननीय मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं
कि वहाँ पर रोड स्वीकृति देने का काम किया है। इसी तरीके से मैं दुख के साथ भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ के जो इस सड़क निर्माण में कार्यदायी संस्था है, जो घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके अभियंताओं द्वारा मिली भगत करके निर्माण का कार्य कर रहे हैं। मैंने दिनांक 8 मार्च को व्यक्तिगत रूप से मिलकर केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के सचिव महोदय से भी मिला था। मैंने पूरी बात उनके सामने रखा था। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर संबंधित अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश में गांव और गरीब के रसोई तक पानी भेजने की जो एक महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन चालू किया गया, उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। एक महत्वाकांक्षी योजना है अध्यक्ष जी, जिसमें कि हर गरीब के घर में सरकार ये प्रबंध कर रही है कि पीने का पानी स्नान के लिए, पूजन के लिए सीधे उसके घर में पहुंच सके। लेकिन बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है अनेक राज्यों में कि जो पैसा सरकार भेज रही है उसका वहां पर पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। कहीं पर गुणवत्ताहीन पाइप का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पर नल की टोटी लगाकर नहीं दी जा रही, कहीं पर नाली खोदकर पाइप बिछाए गए हैं पर दोबारा से उन नालियों को बंद करके सड़क को ठीक नहीं किया गया, जबकि प्रावधान नियम में ये है कि वो सब ठीक करके देना है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है, जिस तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सेंट्रल मॉनिटर्स का इंतजाम किया गया है, उनके कारण उन सड़कों की गुणवत्ता का हम गुणवत्तापूर्ण सड़कों को बनाकर रख पाते हैं। उस सेंट्रल मॉनिटर्स ना होते तो शायद प्रधानमंत्री सड़क इतनी बेहतर नहीं बन सकती थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन में बड़ा प्रोजेक्ट है, देश में हर घर में पानी भेजने का इंतजाम करने की हमारी व्यवस्था है। सरकार इसमें सेंट्रल मॉनिटर्स बना के जो राज्यों में जाकर, जिलों में जाकर, गांव में जाकर इसकी गुणवत्ता की जांच करती रहे और बेहतर निर्माण होकर पानी के गुणवत्तापूर्ण स्वच्छ पानी घरों में पहुंच सके। भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के साथ निर्माण के माध्यम से वो जल हमारा गांव-गांव तक पहुंच सके। सरकार इसकी व्यवस्था करेगी, सेंट्रल मॉनिटर्स को उसमें अपॉइंट करेगी, ऐसा आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से आग्रह है। श्री राहुल कसवा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र चूरू में काफी संख्या में जैन धर्म के अनुयायी निवास करते हैं और ये अधिकतर व्यापारी वर्ग से संबंध रखते हैं जो देश विदेश में व्यापार हेतु निवास करते हैं। इस वर्ष जून महीने में जैन धर्मगुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी चतुर्मास हेतु छापर शहर में आ रहे हैं। हम सब क्षेत्रवासियों के लिए गौरव की बात तो है ही सर, पर सर एक विडंबना इस बात की है कि छापर जैसा एक बड़ा शहर हमारा, सिर्फ 40,000 से ऊपर की आबादी है, बहुत सी महत्वपूर्ण ट्रेनें जो क्षेत्र से गुजरती है उनका स्टॉपेज यहाँ पे नहीं है। सर अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत हमने रेल के बजट के समय भी बात कही गई थी कि एक विंडो दी जाए 6 महीने की, जहां इतने बड़े बड़े स्टेशन के ऊपर ठहराव ट्रेनों का नहीं होता और छोटे छोटे स्टेशन में ठहराव हो जाता है। ऐसे में आप 6 मंथ्स की विंडो देकर, क्योंकि सर हमारे क्षेत्र के अंदर छापर जैसे बड़े शहर हैं, और मेरा आपसे निवेदन सर 22-421 82 जोधपुर की जो गाड़ियां हैं छापर और पडियारा में उनका स्टॉपेज कराया जाए। एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हमारे क्षेत्र में होने वाला है और 6 मंथ्स की विंडो के साथ में मौका दिया जाए, ताकि अगर आगे रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो तो आप उनका बंद किया जा सकता है, पर एक मौका अवश्य देना चाहिए। मेरा आपसे ये निवेदन है सर। अधीर रंजन चौधरी जी। सर सन 2014 17 फरवरी स्थान हिंदुस्तान की इस पार्लियामेंट सरकार यूपीए की हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी की नसीहत पर हमारे सरकार ने ये फैसला किया था और ये फैसला सदन के अंदर सुनाई गई थी चिदम्बरम और मनमोहन जी की तरफ से कि कोशियारी कमेटी की जो मतलब रिकमेंडेशन थी, कोशियारी कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक हम हिंदुस्तान की हमारे ये फौजी भाई के लिए 1 रैंक 1 पेंशन शुरू कर रहे हैं 2014 की 17 फरवरी। लेकिन जो सरकार और जिस पार्टी हमारे फौजों की वीरता और बलिदान को लेकर वोट बटोरते हैं, ये असली समय जब ये फौजी को मदद करने की नौबत आते हैं तो ये सरकार से पिछाते नहीं, ये सरकार इनका विरोध करते हैं। ये विरोध हम देखा कहा ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार हमारे 30 लाखों से ज्यादा
हमारे वीर जवानों ने, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सारा जिंदगी गुजार दिए हैं। वो लोग जब 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बार बार गुहार लगाते थे सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सरकार पुरजोर इनको विरोध किया और इस विरोध के चलते ये साबित कर चुके हैं ये फौजी के साथ नहीं है, ये फौजी के साथ नहीं है, ये अपने शौक चरितार्थ करने के लिए फौजी के नाम लेकर फौजी को बलिदान। बैठो। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने एडजस्टमेंट मोशन भी दिया था, लेकिन अभी दोनों विषय थोड़ा क्लब करने की कोशिश करता हूँ। सर, नोटबंदी, लॉकडाउन, निजीकरण और श्रमिकों के बनाए हुए कानून के तहत हमारे कर्मचारियों बहुत सारे हताश हैं। बहुत दुर्भाग्य है कि जो कानून में प्रावधान किए जिंदगी भर उसी तनख्वाह पे काम करना है। लोगों को नौकरियां नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है। और उसमें हमारे मुंबई शहर में जो टेक्सटाइल था, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आज हम इतनी अव्यवस्था, जो कितने सालों से बोल रहे हैं, हम 7 साल से बोल रहा हूं मैं, कि वहाँ के जो मिल मजदूर है वो बार बार सरकार के पास मांग कर रहे हैं कि मिलों को शुरू करिए। और दूसरी तरफ वो भी मांग हो रही है कि मिलों की जो इमारतें हैं, पुरानी इमारतें सर 100 साल पर ढहने को आई है, उसका पुनर्विकास भी नहीं होता, न मिल शुरू कर रहे हैं। और जो रोजगारी की विषय है, दोनों तरफ से देखेंगे, अगर पुनर्विकास करना इमारतों का, जो निवासी इमारती है और जो मिले हैं उसका भी पुनर्विकास करोगे तो रोजगार उपलब्ध होगा। दोनों में भी सरकार निर्णय नहीं ले रही है, ना निवासी इमारतों का ले रही, न जो मिले बंद है उसको, थोड़ी चालू थी, अभी कोरोना के समय में थोड़ा डाउन था, कहने लगे धंधा नहीं है, अब धंधा शुरू हुआ तो शुरू नहीं कर रहे। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, एक दिन किसानों जैसा सब, कल तो 2 दिन हड़ताल तो हुई है, इतना बुरा दिन नहीं आए कि श्रमिक भी रास्ते पर आ जाए। जो कानून बनाए हैं वो कानून से उनकी जीवन में अनिश्चितता आई है। मैं प्रार्थना आपके माध्यम से करता हूं कि नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन की जो मिलें वहां बंद पड़ी है उसका पुनर्जीवित करो, जो इमारतें ढहने को आई हैं उसको भी पुनर्विकास करो। ये मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है। एडवोकेट डीन कुरियाकोस। सर, while speaking about our health workers' sacrifice to protect our nation from COVID-19 pandemic, we have to address the exact issues what they are facing nowadays. Sir, what they are getting as salaries or honorarium. Only 17,000 rupees for health staff nurse under NHM, 14,000 for lab technicians and pharmacists. Especially in the case of ASHA workers, they are getting only 9,000 in Kerala, 6,000 as state share and 3,000 as central share. Out of that 3,000, 1,000 as the COVID incentive. From the next month, it will not be there. That means only 2,000 from central government part. Sir, it should be increased. What are the works they are doing? That means plus PHC duty, palliative care, immunization, vaccination, everything they are doing. But right to life with dignity is the fundamental right. We have to protect them. So increasement 100% is very necessary. At least 5,000 as central share we needed. That should be necessary. And I urge upon the government, it should be government to increase at least 10,000 per month. They should get it. Thank you, sir. Pocha Barmaran Reddy. Thank you, sir. The soil health card scheme has led to a decline 8 to 10% in the use of chemical fertilizers and also raised productivity by 5 to 6%. The issuance of the soil health card has enabled the farmers to understand the soil health parameters and improve the productivity by judicious application for soil nutrients. But there are some issues attached to the applicability of the scheme. Although the basic structure of the soil health card is uniform, there is a need for provision for states to adopt changes as per their agroclimatic zones and needs. Indicators like cropping history, water resources, slopes and depth of the soil. Soil texture could be changed as per requirements for enhancing testing. There is a need that soil health card should also mention physically and microbiologically indicators such as soil texture, water holding capacity and bacterial counts. As per reports, awareness of the soil. Shri Hanuman Beniwal. I would therefore request the government to address at national level. मैं आपके माध्यम से राजस्थान के गंभीर विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ से कांग्रेस विधायक दोरीलाल मीणा के बेटे पर नाबालिग छात्रा से रेप का आरोप लगा है। मामला दौसा के
मंडावर थाने में दर्ज हुआ है। अध्यक्ष महोदय, विधायक के बेटे और उसके दोस्तों ने 10वीं की छात्रा के साथ पहले गैंगरेप किया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर उसे लंबे समय तक आपकी मांग क्या है केंद्र से? आपकी मांग क्या है केंद्र? एक मिनट, डिमांड कर रहा हूँ। राजस्थान की पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करूंगा कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए, क्योंकि जिस दल की सरकार राजस्थान में, उसी पार्टी के विधायक के बेटे पर लगे आरोपों की जांच सरकार नहीं करा पाएगी, नहीं राज्य सरकार की कोई एजेंसी जांच कर पाएगी। इस मामले में केंद्र के जो आयोग है उनसे भी अपील है कि वो सख्ती से मामले में कार्रवाई करें। अध्यक्ष महोदय, अलवर के थानागाजी का चाहे मामला हो, चाहे मूक बधिर बालिका का मामला हो। अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड, मैं बात समाप्त कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड टाइम बोलो। अध्यक्ष महोदय, ये इनके गृह मंत्री विधानसभा के अंदर कहते हैं कि राजस्थान रेप में इसे नंबर 1 है, क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। ये सभापति महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान की सरकार की हालत है। यहाँ की नेता उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहती है कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, तो राजस्थान के अंदर जाके क्यों नहीं ये बात करती? दूसरी सरकारों पर आरोप लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आनंद जंक्शन गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक प्रमुख जंक्शन है। यह ऐसे रेलवे लाइन पर है जो अहमदाबाद को वडोदरा और मुंबई से जोड़ता है और 1901 में बना था। इस दौरान आनंद जंक्शन बहुत मामूली विकसित हो पाया था, जबकि आनंद डिस्ट्रिक्ट शहर तब से अब तक काफी विकसित हुआ है। अमूल डेयरी और सरदार पटेल साहब की कर्मस्थली होने के कारण यहाँ देश के कोने कोने से पर्यटक आते हैं। आपको ज्ञात ही होगा कि आनंद प्रवासी भारतीयों का गढ़ होने के साथ ही शिक्षा का बहुत हब बन चुका है। करीब 40,000 से ज्यादा आनंद के बाहर के छात्र अपने शैक्षिक भविष्य के दृष्टिगत वल्लभ विद्यानगर आते हैं। विदेश के लोगों के आवागमन, प्रवासी भारतीय का क्षेत्र, शिक्षा और पर्यटक आदि के दृष्टिगत आनंद की शान को बढ़ाने के लिए आनंद जंक्शन को अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन अत्यंत ही आवश्यकता है। महोदय, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आनंद रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन हेतु आदेश करने की कृपा करें। धन्यवाद अध्यक्ष। श्री सुशील कुमार सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने आज मेरे संसदीय क्षेत्र के एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। महोदय, एक अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है जिसका नाम उत्तर कोयल सिंचाई योजना है। ये परियोजना आज से 45 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक अधूरी है। महोदय, इस परियोजना से दोनों राज्यों, झारखंड का पलामू जिला और बिहार का औरंगाबाद गया, दोनों जिलों को मिलाकर 1.25 लाख भूमि की सिंचाई होनी है। महोदय, इस परियोजना के अधूरे काम को पूरा करने का शिलान्यास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 जनवरी 2019 को किया था। 30 महीने उस काम को पूरा करने के लिए निर्धारित किए गए थे। काम चल रहा है महोदय, लेकिन जिस गति से काम चलना चाहिए ताकि अपने निर्धारित समय में ये काम पूरा हो जाता, मैं ये बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। और उसका उद्देश्य ये है कि ये परियोजना मेरे संसदीय क्षेत्र की जीवन रेखा है, मेरे किसानों के जीने का आधार है ये परियोजना। ये तीनों जिले हैं, ये पूरी तरह से नक्सल क्षेत्र हैं, उग्रवाद से प्रभावित हैं, और प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों जिलों को, झारखंड का पलामू, बिहार का औरंगाबाद और गया, इनको पिछड़े होने के कारण एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में भी रखा है। तो हर तरह से हमें ये हक है, हर तरह से हमें ये अधिकार है इस परियोजना को पूरा कराने का, ताकि हमारे किसानों के खेत में उत्तर कोयल नहर का पानी पहुंच सके महोदय, ताकि वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के किसानों के जीवन जीने का जो आधार है, ये इस परियोजना के माध्यम से हो। वहां बेरोजगारी भी दूर होगी, नक्सल की समस्या भी खत्म होगी और हमारे किसान खुशहाल होंगे। इसलिए और 5-5 संसदीय क्षेत्रों को ये परियोजना आच्छादित करती है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा पुनः अनुरोध होगा कि जिस तरह से हमारी सरकार गति शक्ति योजना और पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने का काम शुरू किया है, इस नॉर्थ कोयल सिंचाई योजना को भी कम से कम समय में पूरा किया जाए। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्पीकर सर।
सब आज मैं एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति के लिए बोलने को खड़ा हुआ हूं सर, कि आज इसमें सर सरकार का कोई खर्च नहीं आएगा और हम सबको, सरकार को जो यहाँ बैठे इनको दुआएं मिलेगी। सर हमारे आजकल शादियों में इतना बड़ा जो है इकट्ठ होता है, इतने ज्यादा लोग बुलाए जाते हैं। सर ये मेरे पास एक मेन्यू है सर, इसमें 289 इतनी चीजें इस मेन्यू में है और 2500 रुपया इसका एक प्लेट का खर्चा सर है। आपकी मांग क्या है? सर यही कह रहा हूं सर, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमें एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें 50 से ज्यादा बारात ना आए और 50 से ज्यादा लड़की वाले ना हो और 11 से ज्यादा डिशेस उस खाने में ना रखी जाए। आप लोग ऐसा बच है, जाएंगे। आप संसद सदस्य शुरू कर दो, इस काम को देश शुरू कर देगा। सर हमने तो शुरू किया है सर, इसको अगर लोगों को बचाना है हमें यहाँ कानून लेके आना पड़ेगा। कानून से नहीं, ये चलता है अपनी सबकी सर मैं इसके लिए भी सारा देश के सही कह रहे हो, सारे देश के माननीय सांसद ऐसा करने लग जाए, देश करने लग जाए। हम नेतृत्व करते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां ये कानून है सर, वहां ये कानून है। लोगों को बचाना है तो हमें ये कानून बनाना पड़ेगा। धन्यवाद। श्री खरेन मुर्मू जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय नागरिक उड़ान का ध्यान मेरे जिले मालदा में हवाई अड्डे के निर्माण की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, मालदा पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण शहर है जहां केंद्र सरकार के कार्यालय, रेलवे डिवीजन, बीएसएफ कैंप, 2 केंद्रीय विद्यालय, एनटीपीसी पावर ग्रिड के अलावा व्यापारिक गतिविधियां भी हैं, जहां के नागरिकों की सबसे बड़ी समस्या वायु यातायात की है। यहाँ से निकटतम हवाई अड्डे बागडोगरा और कोलकाता हैं। मालदा से बागडोगरा का दूरी 250 किलोमीटर तथा कोलकाता का दूरी 350 किलोमीटर है। यहाँ देश में बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं सर महोदय, जहाँ किसी एक शहर से हवाई अड्डे इतनी दूरी पर हैं। इसके लिए इमरजेंसी सेवाओं में चिकित्सा हेतु भी इसका परम आवश्यकता है। अतः इन परिस्थितियों में मालदा में हवाई परिवहन सेवा हेतु हवाई अड्डे का निर्माण आवश्यक है। इस हेतु ये सुझाव भी मैं देना चाहता हूँ कि पुराना हवाई अड्डे के नवीनीकरण से भी इस समस्या का समाधान हो सकता है। अतः पुनः आपके माध्यम से मैं मालदा को हवाई यातायात के नक्शे पर जुड़ने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ। श्रीमती रक्षा निखिल खाड़ से। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मी हा शून्य का मराठीमध्ये मांडते इथे। आपने नोटिस दे दिया था? नोटिस दे दिया था सर मैंने पहले। प्रधानमंत्री आवास योजना या योजनेच्या अंतर्गत आपल्या देशाच्या प्रधानमंत्रीजींचं स्वप्न आहे की प्रत्येक गरीबाला घर मिळालं पाहिजे आणि सरकारची पण ही खूप महत्त्वाकांक्षी योजना आहे। पण माझ्या मतदारसंघामध्ये नगरपालिकेमध्ये जो पहिला फेज जो मंजूर झाला त्याचं सेकंड आणि थर्ड इन्स्टॉलमेंट अजूनही त्या लोकांना लाभार्थ्यांना मिळालेलं नाहीये। जेव्हा की आम्ही हे वारंवार पाठपुरावा इथे केंद्र सरकारकडे केला आणि केंद्र सरकारने याचं इन्स्टॉलमेंट राज्य सरकारला दिलेला आहे, पण राज्य सरकार याच्यामध्ये राजकारण करते आणि तो इन्स्टॉलमेंट खाली नगरपालिकांना दिलेला नाहीये आणि याच्या तक्रारी अशा माझ्यासारख्या अनेक खासदारांनी केंद्र सरकारकडे केलेल्या आहे की राज्य सरकार त्यांचा गरिबांचा पैसा हा त्यांच्यापर्यंत पोहोचू देत नाहीये। म्हणून आपल्या माध्यमातून माझी विनंती आहे की केंद्र सरकारने याच्यामध्ये लक्ष देऊन राज्य सरकारकडनं रिव्ह्यू याचा घेतला पाहिजे की किती नगरपालिकांना याचा पैसा दिलेला आहे की नाही। कारण की केंद्र सरकारने 2024 पर्यंत याचं टार्गेट ठेवलेलं आहे की 2024 पर्यंत प्रत्येकाला घर मिळालं पाहिजे, म्हणून याच्याकडे जातीने लक्ष देण्याची गरज आहे। त्याच पद्धतीने प्रत्येक नगरपालिकेला ह्या योजनेला एक्झिक्यूट करण्यासाठी
CLTC कमिटी गठीत केलेली आहे की ज्याच्यामध्ये ऑपरेटर आणि इंजिनियर अपॉइंट केले गेलेले आहे, पण ह्या लोकांना सुद्धा अजूनपर्यंत सॅलरी किंवा कोणतेही पेमेंट दिलेलं नाहीये. म्हणून याच्याकडे पण सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. जर ह्या लोकांना आपण सॅलरी दिली किंवा काही पेमेंट दिलं तर ही योजना व्यवस्थितपणे ते खाली राबवू शकतील, एवढी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. धन्यवाद. मंगुटा श्रीनिवासल रेड्डी. Sir, thank you very much, sir. So the retired employees of BSNL and other central government employees of my Ongole parliamentary constituency are requesting for some time, sir, for sanctioning of CGH, Central Government Health Services Wellness Center in Prakasam district of Andhra Pradesh. There are large number of central government serving and retired employees in my parliamentary constituency, sir. I also written a letter to Honorable Health Minister for the same, as the CGHS beneficiaries are facing a lot of problems for their treatment as there is no wellness center in Prakasam district. Another problem is that after bifurcation of Andhra Pradesh, there is no additional director administration and joint director no CGH polyclinic in Andhra Pradesh, which are also creating hurdles for their claim settlements. I request the Honorable Health Minister through you, sir, for sanctioning CGH Wellness Center in Prakasam district, Andhra Pradesh, and also for sanctioning the post of Additional Director Administration and Director CGH Polyclinic in Andhra Pradesh for the smooth functioning of CGH centers in Andhra Pradesh. श्री अनिल फिरोजिया जी. अध्यक्ष जी, धन्यवाद. आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय शून्यकाल में उठाने का अवसर दिया. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने राइट टू एजुकेशन पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए तो करा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि 8वीं कक्षा के बाद वो बच्चे के माता पिता उन बच्चों की फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसके कारण उन बच्चों का भविष्य फिर अधर में जा रहा है. तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 8वीं से 12वीं तक को भी बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन को अनिवार्य कर देंगे तो करोड़ों बच्चों का, इस देश के बड़ों बच्चों का बहुत बहुत भला हो जाएगा. मेरा आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है. बहुत बहुत धन्यवाद. श्री मनोज कोटक. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. पिछले कुछ दिनों में रेलवे के लगत हुई जो 30 से 35 सालों से बसे हुए लोगों को नोटिस देने का काम रेलवे के माध्यम से हुआ. झोपड़पट्टी विकास मंडल इसकी याचिका के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए इन सभी जमीनों के पुनर्वास की योजना करने के लिए रेलवे, राज्य सरकार और स्थानिक प्राधिकरणों को कहा गया. इसके क्लॉज 7 में यह भी कहा गया है कि पुनर्वास की योजना पहले बताई जाए, लेकिन रेलवे ने इनको नोटिस तो दे दी है, पुनर्वास की कोई योजना का प्रावधान नहीं किया. मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि मध्य रेलवे के लगत घाटकोपर हुआ, विक्रोली हुआ, थाना हुआ, इन सभी क्षेत्र में बसे हुए लोगों के पुनर्वास की योजना के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्राधिकरण, SRA, BMC, MMRD, इन सभी का मिला के एक बोर्ड का गठन किया जाए और इनके पुनर्वास की योजना पहले की जाए, जिसके बाद में आज इनके अंदर भय का वातावरण है. नोटिस मिलने के बाद में सरकार ने इसमें सक्रियता से भाग लेते हुए राज्य सरकार और स्थानिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर इनकी पुनर्वास योजना बनाई जाए. श्री चंद्रशेखर साहू. Sir, in my parliamentary constituency, National Highway 16 starts from Ichapuram to Rambha Junction. Work of one flyover near Haldiapadar New Bus Stand Junction has been under construction since long, and the company or the contractor who executes this work in Ichapuram to Puintala section has not been maintaining standards of construction, timeline fixed for completion, due to which people of my constituency has been facing lot of difficulties. Similarly, the portion from Puintala to Rambha Junction, many subways and flyovers are under construction. However, the progress of work as well as standards of work of
all these subways and flyovers are very poor. There has been no inspection by NHAI officials responsible for these projects. As per my limited technical knowledge, sir, the material used in construction of this work is not as per the norms of NHAI. Moreover, the officials of NHAI also not taking any care of this. During my stay in my constituency, sir, I frequently use these sections but never seen any of the NHAI officials to check the progress and the quality of work of this project. The people have been facing lot of problems, and due to which there has been unrest among people of my parliamentary constituency, and they are ready to draw the attention of the government through democratic way of protest. श्री महेश साहू। बाचस्पति महोदय, सर आपणक नजर को माननीय मंत्री एवं केंद्र सरकार दृष्टि आकर्षण करुच्ची। सर आपण जानते समग्र भारत वर्ष रे जेतेबेले डॉक्टर्स मानकर रिटायर्ड एज 65, कोल इंडिया रे अच्छी 60 इयर्स। कौन सी डाक्तर रहु नथबारु जमीहरा प्रजा ठार आरंभ करी केही रहिबा संभव नुहे। जो कर्मचारी मानक द्वारा जहां को आम कोरोना योद्धा बोली सार घोषणा करुछु, से कोरोना योद्धा आज न रहिबा फल व्यापक असुविधार सम्मुखीन होउछि एवं दीर्घ बीएनआर ठार आरंभ करी एनसीडीसी पर्यंत जो कोयला खनि कर्मचारी माने काम करुथिले सेमानकर रिवाइज्ड पेंशन पाई कोल इंडिया एमसीएल को सर्कुलेट कर सारला परे एमसीएल रे कर्मरत जो अवसर कर्मचारी सेमानकर पेंशन पाइबारो वंचित अछंती। माननीय बाचस्पति महोदय, मु आपनक जरिया रे केंद्र सरकार को संप्रक्त विभाग मंत्री को निवेदन करुछि ए संपर्क रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबाकू। आपनक जरिया रे केंद्र सरकार संप्रक्त विभाग कोयला मंत्री समस्त को निवेदन करुछि जेहेतु समग्र भारत वर्ष रे जेते कोयला उत्पादन हुए एवं तन्मध्यरे मोर क्षेत्र सर्वाधिक प्रोडक्शन करे वो कोल इंडिया से रेकर्ड प्रोडक्शन एवं रेकर्ड डिस्पैच बोली निजे गर्व अनुभव करुला बेले जो माने काम करुले सेमानकर पेंशन को तुरंत विचार करने आपन जरिया रे निवेदन करुच्ची। धन्यवाद बाचस्पति महोदय। विजय बघेल, श्री सुनील कुमार सोनी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है और छत्तीसगढ़ के अंदर में केंद्र सरकार का पैसा आने के बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने टेंडर किया और छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोप लगने के बाद में टेंडर निरस्त कर दिया और वहां पर जल जीवन मिशन के तहत अभी मैंने आंकड़ा मांगा, वो लगभग 18% लोगों तक के पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी की योजना 2023 तक के कंप्लीट होना है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक बार छत्तीसगढ़ सरकार की समीक्षा करें ताकि जो हमारी माता बहनें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से जाकर पानी लाती है उनको ये समस्या से निजात मिले। माननीय मंत्री जी से निवेदन। आपको धन्यवाद। श्रीमती मंजुलता मंडल। धन्यवाद बाचस्पति महोदय, मते शून्यकाल कहवाक सुजोग देथिबारु आपनको आउ थे धन्यवाद जनाउछि। मु आपनक माध्यम रे मान्यवर केंद्र महिला शिशु विकास मंत्री को कहवाक चाहे जे 1975 मसीहारू दीर्घ 45 वर्ष धरी चली आसुथिबा समन्वित शिशु विकास सेवा योजनाटी संपूर्ण केंद्र सरकार योजना होइथिया बेले माँ और शिशु मृत्युहार कमेवा भली एक गुरुत्वपूर्ण कार्य समग्र देश में कार्यरत प्राय 25 लाख ऊर्ध्व अंगनवाड़ी कर्मी एवं सहायिका वर्तमान सुधा सरकारी मान्यता पाई नांती। सार सप्तम वेतन कमिशन सुपारिश क्रमे सर्वनिम्न दरमा 8,000 टंका देवार नियम थिला बेले एमानक क्षेत्र में वर्तमान सुधा यह लागू होई नहीं। महामारी समय एमान निज जीवन को बाजी लगाई देश सेवार निज को नियोजित करी एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका तुलाई। मात्र अति दुख एवं परितापर विषय जे सेमानक जीवन तथा सेमानक परिवार कथा को केंद्र सरकार गुरुत्व देवार आवश्यकता रही। कारण यह संपूर्ण केंद्र सरकार योजना अटे। अनेक समय विभिन्न राज्य में सेमाने निजर दाबी और राजरास्ता को उल्लाउछंती एवं धारणा देउछंती। एणु पुनर्बार आपनक माध्यम रे माननीय केंद्र महिला शिशु विकास मंत्री को कहवाक चाहे जे आईसीडीएस रे कार्यरत महिला मानकु अवसर।
Thank you, sir. This is a very important issue regarding my constituency, Rajampet, sir. The road from Rajampeta to Tirupati has to be taken up under priority, sir. This is long pending, and even the land acquisition has been completed. Through yourself, sir, I request this road to be taken up under priority and the tenders to be expedited, sir. And also the road from Rajampeta to Kadri, sir, which is an important connectivity to Bangalore. So we have put a request for conversion of this road from state highway to national highway, sir. Even our CM has requested the same. So through yourself, sir, I request the government to expedite taking up this road under national highway and also to start the execution soon, sir. Thank you very much, sir. मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वह अपनी बात 1 मिनट में कह दें और संसद के स्तर की बात रखें। हमें सदन का स्तर ऊपर उठाना है, तो अपनी बात करते समय कम से कम आपके ध्यान में रहे, आपको ये ध्यान में रहे कि आप संसद में हैं। इतना सा मेरा कहना है। इम्तियाज जलील जी। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है रेलवे मंत्री साहब यहां पर मौजूद थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए रेल मंत्रालय से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं, क्योंकि रेल मंत्री ने राज्यसभा के अंदर लिखित रूप में दिया है कि नई पिटलाइन जो है वो औरंगाबाद में बनेगी, जबकि रेल राज्य मंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया है कि नई पिटलाइन जो है वो जालना उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बनेगी। तो ये स्पष्टीकरण उनसे चाहता हूं। साथ ही साथ शिवाजी नगर का एक आरओबी जो है, जो पिछले कई सालों से मांग की जा रही है, ये मुद्दा हाईकोर्ट के अंदर गया। हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास करने के बाद राज्य सरकार ने अपना शेयर तो दे दिया, लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से अपना शेयर नहीं मिलने के कारण तकरीबन 5 लाख लोग जो रेल का गेट बंद होने की वजह से हर रोज प्रभावित होते हैं, उनको ये सुविधा मिल पाए, इसके लिए हाईकोर्ट भी इसकी बहुत गंभीरता से दखल लेने के बावजूद भी मैं पिछले 3 सालों से तकरीबन हर 2 सदन अधिवेशन के बाद मैं ये मुद्दे को उठाता हूं, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं निकला गया है। मैं आपके जरिए रेल मंत्रालय से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये दोनों प्रश्नों का हल जल्द से जल्द निकाला जाए। श्रीमती रीति पाठक। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है। मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के लगभग 70% लोगों का जीवन यापन कृषि पर आधारित है अध्यक्ष महोदय, और आज हर क्षेत्र में उत्तम तकनीक व कुशल प्रशिक्षण के कारण तीव्रता से वृद्धि हो रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कृषकों की वर्तमान पीढ़ी प्रशिक्षण तथा कौशल के अभाव में कृषि कार्यों से लगातार पीछे हटती जा रही है अध्यक्ष महोदय। अतः मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी में कृषकों को कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण देकर क्षमतावान बनाने की आवश्यकता है, और मेरा आग्रह है कि सीधी व सिंगरौली तथा शहडोल जिले के विधानसभा व्यवहारी में कृषि कार्यों हेतु प्रशिक्षण देकर किसान भाइयों और बहनों को कुशल बनाया जाए, जिसके फलस्वरूप वो सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मेरठ छावनी देश की सबसे बड़ी छावनियों में से एक है। मेरठ के छावनी क्षेत्र में अनेक सड़कों की स्थिति अत्यंत खराब है तथा पेयजल एवं सीवर इत्यादि की व्यवस्था भी समुचित नहीं है। छावनियों में जनसंख्या के निरंतर बढ़ते रहने के अनुपात में संसाधनों का विस्तार नहीं हुआ है। विभिन्न स्थानीय स्रोतों से जो आय छावनी की शिविर पालिका को होती है, वह पालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन भुगतान इत्यादि पर ही खर्च हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय विकास कार्यों के लिए संसाधनों का अभाव ही रहता है। अध्यक्ष जी, किसी समय श्रेष्ठ नागरिक सुविधाओं वाला छावनी क्षेत्र संसाधनों की दृष्टि से आजकल कठिनाइयों से जूझ रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि छावनी क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत, पेयजल तथा सीवर इत्यादि की नागरिक सुविधाओं के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की कृपा करें तथा इन छावनी क्षेत्रों में नियमित रूप से कार्यों को करने के लिए संसाधन दिए जाने की स्थायी व्यवस्था भी बनाने की कृपा करें। श्री राजमोहन उन्नीथन। Thank you very much, sir. Sir, Malabar rebellion leaders Variam Kunnat Kunyamadi and Ali Musliar and 387 other Mopada Mathiyas reportedly to be removed from the dictionary of Mathiyas of India's freedom struggle. A 3-member panel which reviewed the entries in the 5th volume of the dictionary brought out by the Indian Council for Historical Research is understood to have recommended the deletion. Is felt that the 1921 rebellion was never part of the independent struggle
but a fundamentalist movement focused on religious conversion. Sir, the Malabar Rebellion and Wagon tragedy are unforgettable events in the history of India's freedom struggle. The Wagon tragedy was the death of 70 prisoners on 10 November 1921 in the Malabar region of Kerala. The prisoners had been taken into custody following the Mappala rebellion against British in various parts of Malappuram district. They are just through apparent negligence and discredited the British Raj and generated sympathy for the Indian independence movement. Sir, one second. The government of India should advise the ICHR to refrain the attempted manipulation of history by deleting Malabar Rebellion readers, Variam Kunnat Kunyavati and Ali Musliar and 387 other Mappala Mathias from the dictionary of Mathias of India's freedom struggle. महोदय, मुझे आपने शून्यकाल में समय दिया। मल्लखांब भारतीय भौतिक संस्कृति का एक प्राचीन पारंपरिक रूप है। एक खेल के रूप में यह न केवल हमारे देश के सभी राज्यों में प्रचलित है, बल्कि विश्व में लगभग 50 देशों में पहुंच चुका है। पहली मल्लखांब विश्व चैंपियनशिप फरवरी 2019 में मुंबई में आयोजित की गई थी। विश्व चैंपियन के रूप में उभरी महाराष्ट्र की मिस हिमानी परब को भी सरकार द्वारा मल्लखांब में पहला अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। जब वह भारतीय रेलवे में नौकरी की तलाश कर रही थी, तो यह आश्चर्यजनक रूप से बताया कि उसे भारतीय रेलवे में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मल्लखांब रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित खेलों की सूची में नहीं है। इस खेल को प्रोत्साहित किया जाए, जिसे अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले खेल के रूप में जाना जाता है। जब खेल मंत्रालय विश्व चैंपियन को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित कर रहा है और रेलवे मंत्रालय द्वारा उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया गया है, तो क्या यह भारतीय खिलाड़ी को प्रोत्साहन का मजाक नहीं है? जब माननीय प्रधानमंत्री अपने भाषण मन की बात में सहानुभूतिपूर्वक मल्लखांब की घोषणा करते हैं, तो यह उचित समय कि रेलवे जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के अपनी भर्ती नीतियों में संशोधन करना चाहिए और मल्लखांब जैसे स्वदेशी खेल को शामिल करना चाहिए और इस पारंपरिक खेल में विश्व और राष्ट्रीय चैंपियन को सच्चा न्याय देना चाहिए। अतः मैं माननीय रेलवे मंत्री से ये मेरी प्रबल अपील करता हूं कि रेलवे मंत्रालय की स्वीकृत खेलों की सूची में संशोधन करके मल्लखांब को उक्त सूची में शामिल करके मल्लखांब चैंपियन हिमानी परब को जैसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य, आप बहुत बात करते हो। हनुमान जी, मैं कह रहा हूं आपसे, ये श्री पेक्सिको सरदिन्ना जी। Thank you for giving me this opportunity. This issue is very important. This issue is very important for the state of Goa. Sir, as a representative of South Goa, I want to bring to the kind attention of the central government an important aspect related to postal department. Goa being a state, we don't have a circle in Goa. It is managed from Bombay. And what happened is we don't have a recruitment center. So many people have brought to my notice. They have been employed on contract basis for 5, 6 years, and after that they are terminated and replaced by people coming from outside Goa. My point is, sir, charity begins at home. So I want government to set up an office here with the Director General and also to have a recruitment center in Goa. Thank you, sir. Dr. Rajshri Malik. Thank you, Honorable Speaker, sir. Various initiatives are being taken by Honorable Minister Jal Shakti, Social Justice and Empowerment Government of India for water conservation in our country, sir. The scheme aims at water conservation by way of construction new water harvesting structures and preparation of geotagged inventory of all water bodies in the country, followed by detailed scientific plans for water conservation, sir. Sir, in my constituency, there are large numbers of natural drains carrying huge amounts of rainwater and remains flooded during rainy season, sir. It becomes almost dry in rest of seasons. The shape and size of these channels are very large. Large spillover type water retaining structures are visible in these channels to retain the water by formation of reservation in the channels itself. Sir, I would request
at least 2 numbers of such natural drains in my area, that is the Hanswa and the river Prachi, for a length of more than 60 to 80 kilometers may be included in such schemes for creation of artificial reservoirs by constructing water retaining structures at 10 to 15 kilometers intervals for greater interest of public, sir. Sir, it will solve multi-dimensional problems like facilitating farmers to cultivate variety crops and vegetables, pisciculture, and act as a source of water supply to iron contaminated areas, and it will prevent depletion of groundwater level, sir. Thank you, sir. Okay. श्री बालकनाथ जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अलवर क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा एक वन क्षेत्र है और उसमें 27 तारीख को वन क्षेत्र में आग लग गई थी और लगातार केंद्र सरकार के प्रयासों से आग बुझाने के कार्यों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। कल केंद्र सरकार की ओर से 2 हेलीकॉप्टर वहां पर भेजे गए थे जो आज भी लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग जो है कि पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर के पहाड़ी के ऊपर आग लगी है और आग बुझाने का और कोई माध्यम नहीं हो सकता, न फायर की गाड़ी जा सकती, न किसी और साधन से वहां पर पानी पहुंचाया जा सकता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को, कि 2 हेलीकॉप्टर और भेजे जाएं ताकि आग पर नियंत्रण जल्दी से जल्दी पाया जा सके और वन्य जीवों की जान बचाई जा सके और भविष्य में भी इस प्रकार की घटना ना हो उसके लिए भी कुछ सुनिश्चित प्रावधान इसके बाद में आगे चलकर किए जाएं। धन्यवाद। श्री DN V सेंथिल कुमार। श्री बेन। Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the plight of rare disease patients regarding the current gaps in providing life-saving treatment for these patients. It has been almost a year since the crowdfunding platform was established by the Ministry of Health and Family Welfare. However, a meager amount of only 1,16,000 has been raised so far. There are approximately 250 Group 3 patients registered on the portal for treatment or support, out of which 50 patients are in urgent need of support to start their treatment. According to conservative estimates, 4 of the children have already lost their lives in the last few months. During several pleas to extend the umbrella scheme of Rashtriya Arogya Nidhi as a special one-time provision for treatment of these patients before March 31st, these patients and their caregivers have been left with no option but to wait for the inevitable. Sir, I request upon the government to immediately release the allotment for these Group 3 diseases, especially such as Gaucher disease, Pompe disease, Fabry disease and MPS 1. Thank you, sir. श्याम सिंह यादव। धन्यवाद महोदय। ये अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में राम राज्य 2 आ गया है, राम राज्य 2। पहले उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवर ही घूमा करते थे महोदय, लेकिन अब वहाँ छुट्टा पुलिस वाले भी घूम रहे हैं। जिसको चाहते हैं, कोई भी कितना भी सम्मानित व्यक्ति हो, वो थाने में बुला के बिठा लेते हैं, उसको हवालात में डाल देते हैं। विषय क्या है? विषय ये है कि मेरे बदलापुर थाने में देवरिया गांव में पुलिस ने 1 दर्जन महिलाओं को बहुत पीटा, निर्वस्त्र करके पीटा, बहुत बदसलूकी की और बहुत बेइज्जती की और उनके खिलाफ तो FIR इस शासन में दर्ज होने का कोई सवाल ही नहीं। फिर भी मैं आपके माध्यम से करता हूं कि उन तमाम पुलिस वालों ने जिन्होंने बदसलूकी करी है, दलित महिलाओं के साथ बदसलूकी की है, बेइज्जती की है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। विजय बघेल जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं और इनके विकास हेतु माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा निरंतर उनके प्रोत्साहन और उन्नयन के लिए खेल विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं जारी है। बहुतायत राज्य के खिलाड़ी गरीब वर्ग एवं मध्य वर्ग से आते हैं, जिनका प्रतिशत अधिक है। राज्य सरकारें खिलाड़ियों की सुविधाओं हेतु विस्तृत ध्यान नहीं दे पाती है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी सेहत और रेल यात्रा का खर्च वहन करने में भी असक्षम हैं, लेकिन उनके उसमें भरपूर काबिलियत है। चूंकि रेल मंत्रालय द्वारा पूर्व में 50% राशि में रेल यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही थी, मगर कोरोना काल के समय से खिलाड़ियों की रेल रियायत
यात्रा बंद कर दी गई है, जो तात्कालिक स्थिति में आवश्यक भी थी, मगर वर्तमान में स्थितियां सामान्य हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के अनेक राष्ट्रीय स्तर और प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि खिलाड़ियों की रेल यात्रा रियायत को पुनः प्रारंभ किया जाए ताकि खिलाड़ियों को हो रही आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिले। धन्यवाद। श्री बेंतीलिंगम। Namaskar, sir. There is two minor ports in Puducherry called Puducherry Port and Karaikal Port. The Puducherry government minor port comes under the Sagarmala program sanctioned in 2018. The works in three phases: capital dredging and container berth of near about 75,000 crores. The approach jetty and main jetty other facilities are 50,000 crores. The extension of container berth and approach road and bridges all concerned at this program. All clearance like EC and CRS are completed. 44 crores are sanctioned by the center, but the works going very slow. Dredging is only going on. So I request the shipping minister to speed up the program. Then only the container service started in the port. It also reduced the container traffic in the Chennai Ennur port. Already there is an agreement between the Ennur port and Puducherry port. Then only the Ennur port will operate the Pondicherry port. Another private port in Karaikal. Sri Lanka party approached the central government to start a passenger service from Karaikal to Sri Lanka. Minister of Shipping should take interest to clear the proposal and grant permission for this. If it is happen, it will be developed the trading activities in Karaikal. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज अत्यंत गर्व का दिन है। आज आपके और हमारे राज्य राजस्थान का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से सरकार से राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने संबंधी विषय में आग्रह करना चाहता हूं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं, जिसमें ये तो बताओ, राजस्थान गौरव समृद्धि का प्रदेश है। राजस्थान जहाँ की अमर गाथा है, राजस्थान का गौरवशाली इतिहास, राजस्थान के शक्ति और भक्ति का प्रदेश है राजस्थान। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास से देश और दुनिया भली भांति परिचित है। और जैसा आपने बताया, वहाँ के ऐतिहासिक धरोहर हो, पधारो हमारा देश, वहाँ के रेतीले दोहरे और वहाँ का गौरवशाली इतिहास और वहाँ के मॉन्यूमेंट हो, चाहे वहाँ की झीलें हो, चाहे वहाँ की संस्कृति हो, चाहे वहाँ के पहाड़ हो, ये सब लोग देश और दुनिया के लोग देखने आते हैं। पिछले 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, जिसमें राजस्थानी भाषा नहीं है अध्यक्ष महोदय। पिछले काफी वर्षों से साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी साहित्य लेखन पर निरंतर पुरस्कार और सम्मान दिए जा रहे हैं तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है। राजस्थानी भाषा में राजस्थान राज्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर समाचार और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में सिलेबस में व्यवहार में लाया जा रहा है। महोदय, 2011 की जनगणना के अनुसार 4 करोड़ से अधिक लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं और भाषा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी संवेदनशील है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान किया गया है कि स्कूली शिक्षा मातृभाषा में हो। राजस्थान की 8 करोड़ जनता लंबे समय से इसकी मांग करती आ रही है और राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिले और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो। राजस्थान का अपना गौरवशाली इतिहास और संस्कृति है। हर वर्ष देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान आते और यहाँ की संस्कृति देखकर अभिभूत होते हैं। अध्यक्ष जी, एक सिर्फ आधा मिनट में, इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि राजस्थान की जनता की भावना को देखते हुए इस पर विचार किया जाए और राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यही मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्पीकर सर। आई एम स्टैंडिंग with solidarity of a late doctor, sir. Sir, I'd like to bring to the notice of this house, sir, one pathetic incident was happened yesterday at Dausa, Rajasthan, sir. Dr. Archana Sharma, gold medalist and a senior doctor, committed a suicide, sir, by writing a suicide note when cops directly filed a case under section 302, murder without any investigation, sir. After the death of a pregnant lady due to the serious maternal complication PPH, sir. Sir, one has to understand the difference between the the medical negligence and the complications, sir. Sir, therefore, I urge the government of India to intervene and to take action against the culprit, sir, and formulate stringent laws
formulate a stringent laws. This kind of incident shall not repeat and stop harassing the doctors, sir. Sir, I wanted to read out a few points, sir. Sir, 1 minute, sir. Sir, it shall be eye-opener, sir. It shall be eye-opener for everybody, sir. Sir, in the note, sir, she mentioned, sir. आपका मैं सतपाल सिंह जी सर, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं समय देने के लिए। सबसे पहले तो मैं इनका नॉट फील सतपाल सिंह जी, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से बागपत की जनता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस क्षेत्र में उन्होंने कई जो है अच्छी सड़कें दी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिल्ली से लोनी से लेकर के मेरे क्षेत्र तक लगभग 20 किलोमीटर की रोड इतनी खराब है कि लोग वहाँ गाड़ियां टूटती हैं, लोगों की कमर टूटती हैं। रोड पिछले 3 वर्षों से मेरे सारे निवेदन असफल रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं राष्ट्रीय जो है महामार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, इस सड़क को जल्दी से जल्दी इसका पुनर्निर्माण किया जाए। श्री के सुरेश जी। Thank you, Speaker, sir. I am raising very important matter with regard to invitation from the Government of India. So the global pandemic and ongoing war in Ukraine has resulted delivering unintended consequences for a large number of students pursuing medical education from China, Philippines and Ukraine, as both pandemic and the war has brought the education of 10,000s to stand still with no indication of any resumption. The students who have availed huge loans are on the verge of a disaster as prolonged travel bans to China and Philippines. The complete destruction of infrastructure in Ukraine had made their future prospect uncertain. Sir, I am not going into detail, sir. You are very much aware. The House is also very much aware. So I would like to request Honorable Government, especially External Affairs Minister, give a clarification. What the government is going to do for these students. Last week, thousands of students and parents had a demonstration in the Jantar Mantar to support of government of India. So I would like to request government to make a students education, medical education. माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। अक्टूबर 2017 में योजना का नाम बदलकर तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान यानी प्रसाद राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया। इसके तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा चिन्हित स्थलों पर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA प्रदान की जाती है। प्रसाद योजना का पूरा नाम तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और अध्यात्म प्रचार अभियान है। मेरे संसदीय क्षेत्र सोलापुर में अनेक प्राचीन तीर्थ स्थल मंदिर हैं। स्वामी समर्थ मंदिर, शिवयोगी सिद्धरामेश्वर मंदिर, पंढरपुर का विठ्ठल मंदिर। मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं, सोलापुर जिला में आने वाले तथा सोलापुर से लगे हुए अनेक प्राचीन तीर्थ स्थल का समावेश प्रसाद योजना के अंतर्गत किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष। श्री नरेंद्र कुमार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के झुंझुनू संसदीय क्षेत्र की चिड़ाव पंचायत समिति के नड़ ग्राम पंचायत में कृषि विज्ञान केंद्र खुलवाने के संबंध में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की आय दुगुनी करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। राजस्थान राज्य भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है। राज्य के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। 14 जिले ऐसे हैं जिनमें 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। मैं झुंझुनू जिले के चिड़ाव पंचायत समिति की नड़ ग्राम पंचायत के कृषि विज्ञान केंद्र खुलवाने बाबत 92 हेक्टेयर भूमि का नरड़ पंचायत के प्रस्ताव लेकर मैंने वर्ष 2020 में कृषि मंत्रालय के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को भिजवा दिया था और ग्राम पंचायत नरड़ की तरफ से 92 हेक्टेयर भूमि की NOC हमें प्राप्त है। ज़्यादातर समस्या कृषि विज्ञान खोलने के लिए ज़मीन नहीं मिल पाती है, जबकि नरड़ ग्राम पंचायत ने 92 हेक्टेयर भूमि की NOC दे दी गई है। इसलिए मैं नरड़ ग्राम पंचायत में झुंझुनू जिले के संसदीय क्षेत्र में कृषि विज्ञान खुलवाने की
बी मेहताब जी जरिए निवेदन चाहता हूँ। श्री बी मेहताब जी। Thank you, sir. Sir, I draw the attention. Normally in 0 hour, members draw the attention of the government through you, sir. But I draw your attention relating to this issue. This issue relates to Parliament House complex. 205 years ago, in 1817, a general, Bakshi Jagabandhu Vidyadhar, led an armed struggle against the British. And it continued for not less than 15 years. And that is termed as the first war of independence. Of course, Veer Savarkar in writing 1857 as the first war of independence, and many people also accept it. But the first war of independence against British, I would say, continuous struggle against the British government continued from Battle of Plassey, when the subjugation of East India Company started. I would just like to mention here, in the late 90s of last century, perhaps in 1996-97, a resolution was made in the General Purpose Committee to install major equestrian statue. One was of Bakshi Jagabandhu Vidyadhar and the second was of Rani Jhansi Lakshmi Bai. But subsequently, during the UPA regime, after 2004, these two equestrian statue has been stalled. My request to you, sir, is to allow, because the state government of Odisha has agreed to provide, already the statue has been prepared. And the state government of Uttar Pradesh also will be willing to provide Rani Jhansi's equestrian statue. And we have आप वरिष्ठ सदस्य संसद के मामले में एक कमेटी बनी हुई है इसके मामले में, इसलिए आप तो मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। एक लाइन सर, एक लाइन। अभी हाल ही में एक चैनल में विद्रोही नामक एक सीरियल चल रहा है, उसको अगर सारे मेंबर देखें, कौन से चैनल? विद्रोही चैनल का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, वो उसको अगर देख ले तो पूरा इतिहास आ जाएगा। जय पंडा का चैनल इतिहास में ना, हिंदी में, और इसमें पूरा इतिहास आ जाएगा। और ये भी हमारे इतिहास पुस्तक में इतिहासकार को लिखना पड़ेगा कि किस तरह उड़ीसा में स्ट्रगल हुआ था, आर्म स्ट्रगल हुआ था। धन्यवाद सर। स्वागत राय जी। सर, मैं आपको आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। आज एडजॉर्नमेंट मोशन में मैंने ये मेंशन किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने दो एजेंसी सीबीआई और ईडी को इस्तेमाल कर रहे विरोधी राज्य सरकार पर। सर, ममता बनर्जी ने, हमारी मुख्यमंत्री, एक चिट्ठी लिखा है। सर, ये पागल है, ये पागल है। नो सदन की कार्रवाई, सभा की कार्रवाई, ये शब्द निकाल दो, ये शब्द ठीक नहीं है। जो माननीय सदस्य आपने बोला है, वे माननीय सदस्य हैं और आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नो, गलत। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको इस भाषा का उपयोग नहीं। सभा की कार्रवाई 2:15 तक के लिए स्थगित की जाती है। Those in favor, please say aye.
जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed. I appeal to all of you. मामले में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाइए. मैं आपकी अनुमति से कोई सरकार इस पे विचार कर रही है. What is important for all of us to realize is What I want to ask the Honorable Minister. What specific intervention are you doing? पॉलिटिक्स कर देश में भेद खड़ा नहीं करना चाहिए. A report of the Department of Parliament Standing Committee. स्पष्ट है कि विधेयक पारित किया जाए. हमारे मंत्रालय ने 6 साल में आम जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था है. Nature and You, the Environment Series, aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sansad TV. संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर, संसदीय समितियों की रिपोर्ट, प्रश्नकाल के सवाल, विधेयकों के मंच, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आप। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत से क्रांतिकारियों का योगदान है जिनका कभी जिक्र ठीक ढंग से नहीं किया गया। या तो हम गांधी जी या कांग्रेस से जुड़े नेताओं को जानते हैं या फिर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले कुछ क्रांतिकारियों को। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आजादी के लिए बड़े काम किए थे। इन्हीं में से एक नाम है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, जो विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन देश के लिए इनका योगदान इससे कहीं ज्यादा रहा था। Those matters shall be treated as late for which text of the matter has been received at the table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed. Honorable Minister to reply. Thank you very much, sir. From yesterday, we've had this discussion on the chartered accountants, cost and works accountants, and the company secretary's amendment bill. The Minister of State has been seated in this House following the debates
whilst unfortunately I couldn't be here as I had a reply to give on the finance bill in the Rajya Sabha. It was the longest reply in Rajya Sabha. Is that so? Thank you. But there was also very interesting in detailed discussions, so I thought it only right that I give reply for the issues raised by the honourable members. And so is the spirit of the discussion on this bill here since yesterday, and I'll seek your indulgence for giving a bit of an elaborate reply, because many of the issues have been raised in great detail and calibration. So permit me to be a bit elaborate on my reply. So the current set of amendments for not just one of the institutes, but for three simultaneously: the Chartered Accountants Institute, the Cost and Works Accountants Institutes, and also the Institute of Company Secretaries, are being brought in as a consolidated one set of amendments, as one amendment bill. Let me start by addressing that concern which was voiced by one of the members, that how come you're bringing all the three together? Are they going to be governed by all the three together as one act? No, so there's no proposal at all to have a single legislation for all the three institutes. They will be governed as they are governed now by their respective acts. There are three separate acts, and they will be governed by the three separate acts. So there will be a coordination committee. Please. Sir, so they will be governed by their respective separate acts, and this is just a consolidated amendments bill. And why should it be in one bill? Because largely, while the acts are separate, three different, they are worded, and the spirit of the flow of the acts are comparable, and therefore the amendments which are brought in, so that there is a greater comparability between the functioning of the three, the amendment is being brought in as one separate but one integrated bill. And these amendments have not been brought in as it is without much of a work. Quite some time, different committees have gone into it. Particular and the most recent one being the Meenakshi Datta Ghosh Committee, which had come up with several recommendations. It was formed in 2017, sometime in April, and which had given its recommendation by 2017 September itself. And many of the recommendations given by the Meenakshi Datta Ghosh Committee, with minor tweakings, have been brought into this Act. So why is it that we are bringing it now? And of course, after quite a lot of consultation, is in the last 8 years, we've witnessed considerable change, progress, growth, and also economic development, with a lot of legislative support coming in to make it easy for companies, both for entry and for exit. The IBC code, and periodically amending the IBC code. As you know, this House is quite aware that we've come periodically to amend the IBC Act, and also to make it sure that IBC Act or the Companies Act, which also went through quite a few amendments, and the LLP Act, all of them represent the rapidly changing economic profile, and also making sure there's more space given for LLPs, for instance, under which come the startups and so on. So, since the LLPs are also gaining a good space in the economy, it was necessary for us to have a robust audit certification from the professionals. Now, it is also important that audit certification and also the quality of audit, therefore, will have to be kept in mind and improved, so that there is a favorable investment climate in the country. And above all, when all of us are looking towards greater transparency, better managed, board-driven managed companies, and so on, the sanctity of an audited financial statement gains so much of an importance.
that we need all the stakeholders, whether they are promoters, whether they are investors, whether they are, the employees, all of them should have greater confidence in the kind of statements which the audited statement is certified by a chartered professional. And therefore, at this time, if there is a necessity for reviewing the SR, the self-regulatory kind of a mechanism with which most of these institutes function, we are only doing it because we'll be globally aligning ourselves. Most of the countries, whether it is the US or the UK or Australia, Canada, South Africa, all of them have such systems. In fact, in the United States of America, every state has its own body, and not just one, there are many bodies within that, and the governor of the state appoints many of these members who regulate these bodies and so on. So the world has moved further and further away to have a greater, transparent, accountable, and also a process in which everybody sits in to judge and also to see how the functioning happens. And therefore, at this time for India, to look at how these three institutions can be, because they are very important pillars of corporate governance, especially together with the board of a company and the management of the company, this would be the third most important pillar for greater professionally managed and efficiently managed companies. And that is why we need to have these amendments brought in, and brought in because also from 2006 globally, you see an international awareness and also a body which now has come together of independent regulators, and it is a big forum, the International Forum of Independent Regulators is also now coming to say what are the guidance that globally we can give to each other, which are the best practices which can be adopted. And therefore we have thought it fit that at this stage we come up with this consolidated amendment bill. I understand also that concerns have been expressed by members if this is going to compromise the autonomy of these institutions. And in particular, if the coordination committee which is coming in will change the way in which the independent functioning has been affected all these years, will that get affected or will that get compromised? I want to state up front, sir, that there is no proposal here or no intention here to impinge upon the autonomy of these three institutions. Not at all. There is no proposal, not even a faint intent to dilute the autonomy of these three institutions. The three institutes at present are responsible for all the functions concerning the qualification, licensing and regulation of their conduct. And they will continue to perform those functions. Let this be recorded. They will continue to perform those functions. As regards the fee from the students, and the institutes had earlier also the full powers, that is also not being touched. So even that will continue. In fact, the council is being given full autonomy to decide fee as regards registration of members and certificate of practice. At present, to increase the fee for registration of members and certificate of practice beyond a limit prescribed in the Act, approval of the government is required. But this is being dispensed with. The council will have full powers to fix even such fees. In fact, that is being given, and the government, which had a indirect role in it, wherein after a point the council had to come back, that is also being given back to the council. The council will also be continuing to administer the funds as per the provisions of Section 18, and there will be no government role in that as well. So there's actually no change even in the composition of the council responsible for the management of the affairs of the institutes. So in the proposed amendments, sir,
the Council shall continue to constitute these bodies, the Board of Discipline and the Disciplinary Committee, as per the existing practice. Government will not constitute them. I'd like to reiterate that government will not constitute them. So there will also be no change in the number of members in these bodies. However, sir, majority will be of non-members of the institute, which is the global best practice which we want to bring in here. Being elected members, sir, President and Vice President shall not be heading the disciplinary committees, and the council members shall not head the board of discipline to avoid conflict of interest. That probably therefore responds to some of the questions which are being raised even before I've started speaking, sir. So the collaboration and the greater responsibility to the Council of the Institute for nomination of experts and persons of eminence has been proposed, and that is through these amendments rather than taking away their powers. So, in a way, it is they who give the names, and it is that which gets appointed. Very quickly, just to get a picture of what we are talking about. So, in the Institute of Chartered Accountants of India, the Board of Discipline, the BOD, existing position since 2006, sir, is the BOD is a 3-member body. There is a presiding member officer who is a council member, 1 member who is nominated by the government, 1 member who is nominated by the council. What we propose in this set of amendments is for the Institute of Chartered Accountants of India, the presiding officer shall be a non-CA nominated by the government from out of the panel prepared and provided by the council itself. 1 member who will be a non-CA nominated by the government, again from out of the panel prepared and provided by the council itself. The other member will be nominated by the council from out of a panel of members of the institute to be prepared by the council. Now, if this is the proposal, and this again falls back on the council itself to propose the names, give the panel, from which the government appoints somebody. And having a non-CA as presiding officer is very much in line with the global best practices. And if people have asked a question saying, how will a non-CA understand what the whole thing is about, it's a technical thing, they may not be able to understand. Absolutely not founded at all, sir. It has no, these doubts don't have a basis, because everywhere else in the world, a lay person sits as a chair while the other members are all CAs, and they can always guide the council or the BOD to take a call. And this brings in greater transparency, a greater fresh outsiders approach to the issue. So, in the disciplinary committee, sir, if this is what is on the BOD, the disciplinary committee, which is a 5-member body, the existing composition since 2006 is that the presiding officer is a president or vice president of the council itself. 2 members are nominated by the council. 2 members otherwise are nominated by the government. So that is the existing structure. Now, what we have proposed in this set of amendments is that the presiding officer shall be a non-CA nominated by the government, but from out of the panel prepared and provided by the council. 2 other members are non-CAs nominated by the government, again from out of the panel which is prepared and provided by the council. Then 2 members are nominated by the council from out of the panel of members. The institute shall prepare this panel of names being prepared. Sir, I move, similar is the structure for the company secretaries and the cost accountants institutes also. So I very quickly move to the related issue, Honorable Chair, when you from there asked, saying, won't it defeat
the purpose of avoiding conflict of interest between the administrative and the disciplinary arm of the institute? A very concerned question. And I wanted to answer this by saying the panel of the presiding officers and the lay members will be prepared by the council in accordance with the regulations which will be framed. So they'll have to go by that. They will be experts in the different fields as mentioned in the bill. So it's not going to result in conflict of interest because the regulations will guide them. The proposed amendments in the three acts governing the three professional institutes without compromising their autonomy seeks to make the councils or the institutes themselves more responsive and accountable. And therefore these steps are being taken with a conscious attempt to make sure that we are neither undermining the autonomy nor are we bringing a situation of conflict of interest, which is a question which you have very rightly raised, sir. So as regards the coordination committee, Professor Saugata Roy has been very concerned about it from the minute I started speaking. As per the proposed bill, the coordination committee will comprise of the president, the vice president and the secretaries of the three institutes, quarterly meeting of which shall be held under the chairpersonship of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs, which is the administrative ministry of all the three institutes. It may be noted here, and I think it's very important for us to seize this fact, that the two other institutes, Institute of Cost Accountants of India and ICSI, have not objected to the constitution of such a committee. After all, when we did stakeholders consultation, all the institutes gave their respective input, and the ICSI and the cost accountants did not have an objection. The ICAI, in a meeting dated 23 September 2019 under the chairmanship of the Secretary of Corporate Affairs, had also agreed for the constitution of a coordination committee. Now, the coordination committee, sir, has been proposed for the development and harmonization of the three professions, and therefore this is not going to undermine them. In fact, if I can move quickly on giving comparable examples, IIMs among themselves have a coordination committee. Indian Institute of Management. IIMs have a committee among themselves, coordination committee. IIT also has a coordination committee among themselves. And these have actually been very effective in having greater synergy among these institutes. And in fact, if I may highlight, and it might be time appropriate for me to highlight, that the IIT's committee, the coordination committee, is headed by the minister himself. So this worry that, that profession's person with expertise in that field, experience in the field, only can sit as a chairman is completely disproved by the fact that the IIT's chairman is the minister himself. So similarly, the point that I would like to highlight here is in the year 2000, the ICSI, that is the Company Secretaries Institute, and the ICAI, Chartered Accountants Institute, and also the Institute of Cost Accountants, among themselves, formed a coordination committee through an MOU. So it's not as if this is the first time they are bringing a coordination committee. In the year 2000, through an MOU, these three institutes formed a coordination committee, but it has not just taken off. Actually, the absence of coordination is what is standing out, despite this having been formed in 2000 through an MOU. So, and again, to highlight for the reference of the honorable members, coordination committee will not be issuing directives at all. It is more to manage the funds of the institute and other things, which people tend to doubt if there will be a direction given by the coordination committee about how resources will have to be used. No, not at all. It's not going to be doing that. And therefore, that aspect, the governance and the management of the resources of the institutes are going to be governed by Section 18, which is the practice which is existing now. Also, sir, a non-standing committee
For us who are constantly referring to standing committee in the parliament, this expression was a bit of a discomforting one for me, but that is it. It is called the non-standing committee of a particular institute which has been proposed by the ICAI, saying you can have a particular institute having a non-standing committee and have this taken care of. When we started talking about the absence of a statutory backing for this kind of a thing, this was suggested, saying a non-standing committee could work in that place. Sir, in order to make the coordination effective, I think it's important that periodic meetings with a given structure is held, and that is only possible through a very institutionalized framework, and that is why we thought we should go through this route. So there, I move slightly to a different issue, sir, that again on the composition of the BOD and the DC has been repeatedly raised by all members. I think the global best practice is something which I already mentioned. Globally, the conduct of chartered accountants, particularly who are auditors of public interest entities being those which have a certain stipulation, if I can just go to state them in specific. What are public interest entities, sir? They are, first of all, listed companies, sometimes even unlisted companies, but which have over 500 crore paid up capital, or which are over 1,000 crores of annual turnover, or those with over 500 crores in terms of loans, debentures and deposits. So these are the public interest entities. So globally, auditors who deal with public interest entities are regulated by independent regulators. I'll just name a few for it. In the United States of America, it's the PCAOB, the FRC in UK, the ASCI, the ASCI in Australia, the IRBA in South Africa, the CPAB in Canada, all of whom are independent regulators. So even in India, on similar lines, we set up, I think in 2018, the NFRA, the National Financial Reporting Authority. The full-time members of NAFRA at present are not members of the institute. So if NAFRA, which deals with auditors of public interest entities, both listed and unlisted because of the size of the operations, the proposed amendments which aims to bring that independence and autonomy with members who are not members of those institutes also becoming a part of the disciplinary committee, I think we are only matching ourselves with global best practices. And there's nothing to worry if we are undermining our institutions. On the contrary, we'll be strengthening them because greater independence, greater transparency and greater outsider looking into the affairs of the bodies. As I said earlier, sir, the International Forum of Independent Audit Regulators, which was a body which has come into existence in sometime 2006, have been suggesting these, and we are only aligning ourselves with the global best practice. Also, the guiding principles which have been given by the International Federation of Accountants is also something which is an international NGO, and it's a global advocacy organization. In fact, the ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India, are a member of this International Federation of Accountants, and they have given these guidelines. So we are taking that on board. Again, coming to the good work which standing committees of our parliament do in these regards. 2003, sir, the Standing Committee on Finance, whose tenure was between 2004 and 5, in its 11th report, discussed a lot of these amendments. And I would like to quote few sentences from there. Quote, "The committee recommends
that such a body should be headed by a person not below the rank of a joint secretary belonging to the legislative service. 2 members should be from the council and 2 shall be outside experts from the field of law and accountancy, unquote. So that's the standing committee of this House sometime in 2005 mentioning the same thing, and it has taken us nearly 15 years to arrive at that step now. As I said earlier, in UK, the United States, South Africa have all adopted this, and it is not something which we are doing for the first time. So there were questions raised about why a complaint pending completion of inquiry is being kept in public domain, which is also going to be enabled now. So this is a question which Honorable Member Bhartrihari Mehtabji raised, Adirji raised, saying putting status of actionable complaints in public domain or entering them into the register of members, would it raise doubts about how the members being treated? Will it be victimizing him? Will there be an element of harassment and so on? That's not the intent at all, sir, and does not intend to victimize the member. The manner and the interval of putting such information out in public domain and also entering in the register of members shall be in accordance with the regulations framed by the council itself. So there cannot be an element of discretion saying, I don't like somebody, so I'm going to put them there and publicly shame them or victimize them. Cannot happen. It may be noted that the 2 other institutes, which is the company accounts and also the company secretaries, have not at all objected to this proposal. So mind application has happened from the different institutes, and we've gone only in the direction in which majority opinion has emerged. So the rationale for provision of audit by a panel of auditors maintained by CNAG was raised by Honorable Member Supriya Sule. She questioned as to why this should happen. Sir, at present the ICAI, as per the provisions of the existing Chartered Accountants Act, the Council may appoint any auditor to audit its own annual account. And in this proposed amendment that we are bringing in now, we have provided that the Institute will appoint an auditor from a panel of auditors which is maintained by the constitutional authority, which is the CAG. So you can always pick up an auditor. Maybe that auditor is already in the list of CAG. That's fine. But now we are saying, turn it this way around. Please do pick it up from that panel of auditors which is listed by the CAG, which is a constitutional body, just gives a greater heft to the audit of the institute. And therefore, it's, I think, a progressive step towards bringing greater transparency. And again, on this matter as well, the Company Secretaries Institute, as a matter of practice, is getting audit done through a panel of auditors maintained by the CAG already. So if one of them is doing it, it might be a best practice others also adopt. So there were legitimate concern about why the term of the council members of the Chartered Accountants Council is being reduced, whether it would limit the chances of others and so on. Just for the clarity, sir, at present the term of the council of the Chartered Account, ICAI, is for 3 years, and a member can remain a member for another 3 consecutive terms, which means a total period of 9 years. The ICAI has been demanding to increase the term of the council for a long time. They've been asking for it for a very, very long time. Further, the term of the council in the Company Accountants of India and the
ICSI is already 4 years. It's already 4 years. The provision in the CA Act for the ICAI is being aligned with the rest too. So while the term of the council is being enhanced to 4 years, from 3 years, the term of a member is being restricted from 3 terms to 2 terms. So in the place of 9 years, which he was otherwise entitled in the present dispensation, a member can remain in the council only for 8 consecutive years. So 2 terms, 4 plus 4, 8 years. Substantial time for doing great service and reform. So there was this distinction made between an auditor, the individual, and an audit firm. Currently, sir, there is no provision for a separate register of firms and proceedings against the misconduct of firms in the 3 Acts. Currently, in this consolidated amendment bill that we are placing before the House, this is now being brought in. So auditors could have been acted upon till now, and they can continue to be acted upon even now per the 3 individual acts. But firms could not be touched. Whereas what we are bringing in here is that provision which will give them the ability to be able to touch the firms as well, not just the audit, in case of gross omission and commission, which they may want to take up. So the last few inputs, sir. The Quality Review Board. On that, questions were raised as to why they should recommend cases to the Disciplinary Directorate. I think it was Rahul Shevale ji who raised this question. I can't see him here. So ICAI, during consultations, wanted this provision. In course of review of quality audit reports, sometimes the QRB comes across irregularities in audit reports. Through this amendment, the QRB may refer such matters to Disciplinary Directorate to proceed against members in such auditors. So it is a provision which gives one more window for recommendation from the QRB for action to be taken. So I think it was member, I can't see whether he's here, Thomas Charikadan. Oh yes, sorry. He had raised this question, sir, about bar councils and also these institutions now which are getting regulated. Is there a comparison of the disciplinary mechanism of the institutes like Bar Council, Council of Architecture, NMC and so on? So bar councils are not a monolith body. Since there are multiple state bar councils having disciplinary committees in each state, unlike the chartered accountants, cost accountants and the CS institutes. So multiple bodies exist already in them, not here. Moreover, these 3 institutes are performing all the functions together, including students, registration, enrollment, conduct of examinations, registration of members, licensing and regulation of their conduct. Unlike the legal profession where multiple colleges exist, they can recruit, enroll students, train them, put them on, and then they become the member of Bar Council. Whereas here, that function inclusive of profession, inclusive of discipline, everything is done by this one monolith. That's the essential difference other than... The Bar Council of India is Madam. So the Council of Architecture, sir. The Council of Architecture, sir, is constituted by the central government, and the disciplinary committee to inquire into the misconduct of architects has 2 non-elected representatives in it as members and 1 elected member, unlike the Council of CA, the cost accountants and so on. So it already has that provision. Further, sir, the NMC Act, as was discussed above, prescribes for
Sir, NMC Act, sir, which I have explained earlier, prescribes for state regulation and constitution of SMCs and the Ethics and Medical Registration Board to regulate the medical profession by the government. Whereas the CWA, CS Act prescribes for statutory self-regulation. That's the point I said at the very beginning, sir. The SRO, the self-regulatory organizations format itself has gone through rapid change globally. Sir, sure. So, there's this very legitimate question that CA firms should be aspiring to be big. Global Big Four is there. Can India not have a equivalent of a global Big Four? Honorable Prime Minister himself has been, while discussing with the institutions, engaging with them, saying, is it not possible for India to aspire to have one in the Big Four? So the government has enabled institutes, sir, to enter into mutual recognition agreements and MOUs of institutes from various different countries through various cabinet-approved approvals. The amendments like registration of firms will allow the audit firms to grow. So we have enough facility and provisions which we have brought in, wherein the big global firms can also be matched up by Indian firms which can come into play. Now you can't. I mean, you haven't seen it. At least in the last 70 years, we have not even found one large such firm which can compete. बिल्कुल 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 इसीलिए बिल्कुल आदिर जी आपको बधाई मैं दे रही हूँ नहीं अभी होगा ना ये अमेंडमेंट के द्वारा होगा बधाई दे रही हूँ आपको पूरे कोई जवाब मत दीजिए आप आपका बोलिए सर इस अमेंडमेंट के द्वारा और पिछले 7 साल में सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जितने भी फैसिलिटेशन किया है और मुझे बहुत आनंद हो रही है सर कि विपक्ष के नेता इसका सारांश पूरे समझ गया और ये बोल रहे हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है बिल्कुल मुमकिन है सर माननीय मंत्री जी आप उनके भाषण में अपना बोलते रहो ना आप उनके वक्त तो सुन रहे हैं नहीं आप मैंने उनको अलाउ नहीं किया अभी तो आप क्यों नहीं आपकी सलाह की आवश्यकता है क्या आदिर जी के आवाज के लिए माइक की जरूरत नहीं है सर मैं तो बैठ जाती हूँ बार बार आपके इंटरफियरेंस होने के बावजूद भी फिर परमिशन लेता हूँ चेयर से मैंने परमिशन नहीं दिया आपको आप तो बोलते रहे मैं कभी भी डंडा हूँ सर इतना गर्माहट के लिए कुछ आवश्यकता न होती है रनिंग कमेंट्री होते रहते हैं मुझे परवाह नहीं करती हूँ उसको सर इसीलिए आई थिंक आई हैव ट्राइड आंसरिंग द इश्यूज रेस्ड बाय ऑनरेबल मेंबर्स very critical and very crucial points which have been raised मैंने थोड़ा ज़्यादा ही elaborate किया आपकी अनुमति लेकर के मैं मानती हूँ ये समय के उचित amendment है इससे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कॉस्ट अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और देश के इस डेवलपमेंट के रफ्तार में ये सब ऐसे प्रोफेशनली बेटर रहने में हमारे डेवलपमेंट का अच्छा स्पीड मिलेगा सी थॉमस जी मैडम I was referring about the chairman or the man who the member who is heading the disciplinary committee. I was referring
that in all the other professional bodies, Bar Council, Council of Architecture and the medical profession, the disciplinary committee is headed by a member of the profession. But here the proposal is to have somebody else nominated by the government to head the disciplinary committee. That is where we differ. That is where the Institute of Chartered Accountants of India differ. एक साथ देना सोगत राय जी. See, the minister gave a very cool and reasoned reply, for which I must thank her. But she did not mention that why in the past so many years, chartered accountancy firms, some with a global reputation, botched up the accounting in case of Satyam computers. And later, in the case of infrastructure leasing and finance, ILFS, the minister has proposed some steps to discipline the chartered accountants. The minister has also stated clearly that we shall never be able to produce a Deloitte or a KPMG or a PwC or whatever. That is beyond our capacity. Now, I would like to know from the Honorable Minister, what are the specific steps? This law is not sufficient. The law was earlier also there to prevent chartered accountants from bloating the figures of companies so that they can cheat a trusting public. That harshness towards erring auditors was not audible in the minister's reply. But otherwise she gave a very cool and reasoned reply, for which I may thank her again. Srimati Supriya Sule ji. I appreciate you talking about the coordination committee, but my only question and concern is about the autonomy of this. You gave the example of IIT and IIMs. IIT and IIMs are institutions which are funded by the government, while chartered accountants and company secretaries, these institutions are not funded by the government. It's their own money. So doesn't this take away the autonomy? How can you compare this to IIT and IIMs is my only request. I still feel that the autonomy is being taken away and you should reconsider this point. Thank you. N.K. Premchandan ji. Sir, the basic issue which we have raised yesterday regarding the opposition to the bill is as far as the autonomy is concerned. So the conduct of the professionals should be judged by the professionals only. This is the principle which you have followed in almost all the independent professional bodies. But you have changed in National Medical Commission, in National Medical Commission Act of 2019, even then you have changed. There also the majority of the disciplinary committee belongs to the profession, doctor's profession. Similarly, in the case of legal profession, as well as in the case of architecture, everywhere the professionals are judged by the professionals. Their conduct is being judged by the professionals only. Why in the case of ICWA, Cost Accounting Institute, as well as Institute of Company Secretaries, why here alone the Ministry of or somebody who is being appointed or nominated by the Government of India? So I am an advocate. Yesterday also I mentioned I am an advocate. Suppose my conduct, my qualification to be a member of the Bar Council being determined by the ministry officials means what is the independence and autonomy of an institution? And also I fully support the observation made by Supriya Suleji, that is all other organization Madam has mentioned is funded by the Government of India. This is absolutely the fund maintained by them, in which the Ministry of Corporate Affairs is coming into and other officials which are being nominated by the government. That is why the question of autonomy is the main issue which we are raising. Kindly respond to that issue. Autonomy has to be protected. This is a suggestion which I would like to make. Thank you very much, sir. माननीय मंत्री आप भी आप तो बोल लिए ना सर बात यह कि ऑनरेबल मिनिस्टर वाज रेफरिंग द एग्जांपल ऑफ यूएस यूके साउथ अफ्रीका एटसेट्रा बट द अदर tangible aspects and positive aspects being followed by those countries are not being abided by.
you in this legislative document. We have been arguing since last day that through this bill, the government has been making a subtle and deliberate attempt to consolidate the power and to snatch away the independence of the institution by dismantling the autonomous framework of those concerned institutions. I am also, flagging the attention of the minister that there is an inherent flaw in this legislative document. The bill empowers the three councils to constitute multiple boards of discipline and disciplinary committees. However, the bill allows the central government to nominate the same person as presiding officer or members across different boards of discipline and disciplinary committees. This may be incompatible with the objectives of the speedy disposal of cases against members. Appointing the same set of people on multiple boards of discipline or disciplinary committees may prevent these entities from hearing cases of misconduct simultaneously. Thereby, it would lead delaying in disposal of cases. Madam, at least you should pay heed to us. Madam, at least you should pay heed to us. At least you should have paid. Can I repeat all that you said? I did hear you. Don't worry. Nothing can distract me from Adhir Ranjan Chaudhary. माननीय मंत्री जी, ओके माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, sir, माननीय मंत्री जी, Honorable Speaker, sir, I want to assure, since he was so careful to watch me talking with the Honorable Home Minister. Home Minister was saying you must address all their concerns, haven't you? In the reply you gave, didn't you reply? Please do it now. So he's taken it up in your favor. So don't worry. I'm going to answer. I'm going to answer. एक सेकंड निर्मला जी, गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, अधीर रंजन जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से व्यवस्था की ही बात कर रहा था। मैंने बोला बिल के प्रावधान पर इतने सारे सदस्य चर्चा के समापन के बाद अगर चर्चा कर रहे हैं तो क्या आपने इसका रिप्लाई नहीं दिया है? तो इन्होंने कहा मैंने तो रिप्लाई दे दिया मगर शायद इन्होंने सुना नहीं है तो मैं फिर से दे दूं। माननीय मंत्री जी, ये आप बाहर थे, आप नहीं थे डाली, मेरी भी नहीं आते माननीय सदस्य, आप बैठे बैठे मत बोला करें, आपकी बहुत आदत खराब पड़ रही बीच बीच में, ये बता दो। मैंने आपको कई बार कहा। सर, मैं संक्षिप्त में सबके जवाब दे देती हूँ। सर थॉमस जी चारीकरण, why should it be a non-professional heading? It's not the case in any other. But I think you also drew the reference, but the National Medical Council, I think the amendment was done in 2019. Medical Commission, thank you, Professor, has a non-member. So that is not to worry at all. And non-member is not going to undermine the professionalism. But certainly through this amendment, we are matching up with the global best practices where outsiders, which I've explained during my answer. So, Professor Saugata Roy, in his typical style, saying ILFS happened, what is the experiences of ILFS, Satyam, you name it, I'll give you as many examples, where some of the big companies have been involved. Action has been in a slow and steady fashion being taken, but even there a lot is left for all of us, thinking it's not up to the mark, more should have happened. Actually regulatory bodies have not taken enough steps, is a thought which all of us share. So
now by not just the auditor, who I said for the public interest enterprises, where the NAFRA can do it, now the firms are also getting listed into it, so that if such a thing repeats, this provision, this amendment, which all of you all hopefully will pass, will empower these bodies to be able to bring these firms also to be answerable. And that is why this step is being taken. We are not letting firms do outside of the realm of regulation. This will bring them on board. So no such ILFS-like repetitions will happen. But in case, unfortunately, it happens, action on those who are certifying the accounts, be it a firm, be it an auditor, will be taken. That is the provision here. And I don't know if it was deliberate or if I've heard him wrong. I said we shall never, or something of that kind. I have never said any of that, sir. We shall never give autonomy, or some statement that Professor Saugata Roy, in his usual style, with a great affair. We shall never, that is, we as Government of India under Prime Minister Modi have given up saying India can never, we shall never have a big four equivalent, something of that kind. I'm sorry, sir, this kind of a cynicism, negativity never governs us. We are hopeful that India will certainly have a big four equivalent company, and these kind of amendments that we are bringing are going to facilitate that, and I'm sure Professor Saugata Roy will make sure that in Bengal there will be good set of auditors who will have firms enough to grow to that size and that quality. I think your energies will be very much required in that direction. So then, Honorable Member Supriya Sule again questioned about autonomy, but I think that comparison is not right. It is, after all, their money. No, madam. If the Parliament of India hadn't passed the Chartered Accountancy Act and given them the authority, like the way Indian Institute of Management, Indian Institute of Technology are all given the authority with autonomy, unless that is given to them, they wouldn't be enrolling students, through which and through the fees that they earn, they have the corpus building up. So what is theirs? They have not put any equity capital into this firm. The Chartered Accountancy Institution is a result of the Parliament's Act, and that has given them all in one basket to enroll students, to train them, to certify them, and then to keep them in as a member to run the practice. All this is enabled by this house. So the money, like the way IIT is raised, is a money enabled because of the act of the Parliament. So please, otherwise you wouldn't have the ability to run the place. So 1 minute, if you think, no, I'll come. No, if you want me to quieten down, I'll quieten down. But if you're raising a conflict and also an argument with the... 1 minute, Thomas G. If you're raising a point on which you think I am wrong, I want to ask then. So is it that the Institute of Chartered Accountants is a franchise which is given by the Parliament? Not at all. It is a sacred... All right, sir. But I still say, without the Parliament Act giving them the autonomy and the authority, what's wrong if more people come into the business? You have a problem with that? Of course it is that. So their money, they're running it. Why do you come into it? Is the question being asked. I want more such companies to come, more such companies to regulate, more such companies to train students, sir. What is the objection here? Sir? There is no control, sir. आप क्यों बैठ जाती हो? Okay, sorry, sir. Sir, even here, the anxiety is that the disciplinary committee and the board of discipline is getting outsiders come into it. I've already read out details of how we are not getting into fees, management of their resources, enrollments, or even the way in which the elections and the governing body is run. Government is not getting into that. So just where we want to get in, and that is for the discipline, and having given the example which Professor Saugata Roy raised,
ILFS, you didn't have any number. Satyam, you didn't have any number of people being under self-regulation punished. So if that body is getting people from outside, so that there can be better, transparent accountability on possible misdeeds, why is there such an agitation? You should welcome it, actually. So, sir, that was I think after that it was Adir Ranjanji saying, N.K. Premchandranji, who also spoke about the autonomy, the conduct that the judgment is being made on the conduct of the members by outsiders. The body also has chartered accountants in it. Body also has cost accountants to it. And a layperson, 2 laypersons in it. Where is the conflict here, sir? It's not complete group of laypersons sitting and judging a technical body. Just the entry of 1 or 2 is so agitating. Why should it? So, the judgment is first of all a wrong word there. It's a question of deciding on the discipline. And in that, laypersons are also being brought in who are professionals in their own areas of activity. And then the suspicion that it may lead to a regulatory capture because the Secretary of the government itself is sitting there of corporate affairs. Sir, we can always infer many things out of everything. Total autonomy was given for self-regulation. And we have honorable members themselves saying, after ILFS, no action. After Satyam, no action. After every big collapse, no action. So self-regulation, has it worked? It hasn't. Global best practices say it hasn't. And therefore, we need to have, I think RBI is doing a good job there, sir. Don't worry. He's the regulator for the bank. Thank you. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए. Back again, sir, they have come to their own pals for whom they gave loans. UPA's time loans were given to all these people, Choksis and Modis, who we are chasing and bringing back today. So Adir ji, back again, don't talk about it. I'll be tempted to talk about the damas and jijajis to whom you've given loans. So please don't tempt me to get back to that. Thank you, sir. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी. प्रश्न है कि खंड 2 से 8 विधेयक का अंग बने. जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. खंड 12 से 18 विधेयक का अंग बना. श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी, संशोधन संख्या 3. Sir, my amendment number 3 is in respect to the principle which I have already enunciated, that the judges shall be, the professional conduct of the judges shall be conducted by or judged by the professionals only, for which I am making an amendment that the institute chairperson should be, disciplinary committee chairperson should be president of one of the organization on rotational basis. That is my amendment. Kindly don't any other government official come in the chairpersons of the disciplinary committee. Kindly accept it, madam, for protecting the autonomy as you have suggested. Please accept it. प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ. प्रश्न की खंड 9 से 15 विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में. खंड 9 से 15 विधेयक का अंग बना. श्री N.K. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 4. Sir, I am moving number 4 because not with the approval of the government. प्रश्न है कि श्री N.K. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ. प्रश्न खंड 16 से 19 विधेयक का अंग बने. जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में. खंड 16 से 19 विधेयक का अंग बना. श्री N.K. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 5 और 6. Sir, 1 second. Sir, disqualification only after giving
a reasonable opportunity of being heard. Only after that the disqualification. That is my amendment. So please accept it, madam. प्रश्न है कि एनके प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत संशोधन का 5 और 6 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है खंड 20 से 21 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, 20 से 22 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 20 से 22 विधेयक का अंग बना। श्री एन.के. प्रेमचंद्र जी संशोधन 7 से 11। Sir, moving reasonable opportunity to be given before taking an प्रश्न है कि एन.के. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 से 11 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुए। प्रश्न ये कि खंड 23 से 28 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 23 से 28 विधेयक का अंग बना। एन.के. प्रेमचंद्रन जी संशोधन संख्या 12 और 13। Sir, I am not moving the amendments. प्रश्न है कि खंड 29 से 106 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 29 से 106 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 2। Sir, clause 1 of the bill for consideration is what? No, clause 2. Only two. So serial number 1 and enacting formula of the bill is also to be amended because of the year. Amendment number 2. Number 2. Clause, I move the amendments. Yes. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करें। So I move the amendment. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि अधिनियम सूत्र यथा संशोधित विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। अधिनियम सूत्र यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए। So I rise to move that the bill as amended be passed. प्रश्न है कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य के विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष में। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। आइटम नंबर 18 दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022। माननीय मंत्री जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लेकर इस सम्मानीय सदन के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। दिल्ली नगर निगम पूरे राजधानी क्षेत्र का 95% हिस्से का सिविक सेवाओं का जिम्मेदारी उठाता है। लगभग 1,20,000 कर्मचारी तीनों निगमों के इकट्ठा होकर इसके तहत काम करते हैं। राजधानी क्षेत्र के होने के कारण राष्ट्रपति भवन भी यहाँ है, संसद भी यहाँ है, प्रधानमंत्री निवास भी यहाँ है, सारे केंद्रीय सचिवालय भी यहाँ है, ढेर सारे राजदूतालय भी यहाँ है।
और महत्वपूर्ण मीटिंगों का स्थान, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंगों का स्थान भी स्वाभाविक रूप से राजनीति बनती है। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जब यहां आते हैं तो राजधानी का उनका मुलाकात बहुत स्वाभाविक होता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए इस सिविक सेवाओं की जिम्मेदारी का निर्वहन दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशन ढंग से उठा पाए, वो बहुत जरूरी है। पहले यहां पर एक ही नगर निगम हुआ करता था, उसका विभाजन कर 3 नगर निगम बनाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा पीछे में सदन को ले जाना चाहूंगा। 1883 से पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के तहत दिल्ली नगर निगम चल रहा था। 1957 में दिल्ली नगर निगम की एक्ट के द्वारा स्थापना हुई और 1993 और 2011 में संशोधन हुए और अंततोगत्वा उत्तरी नगर निगम दिल्ली, दक्षिणी नगर निगम दिल्ली और पूर्वी नगर निगम दिल्ली 3 निगमों में इसका बंटवारा हुआ। बंटवारे के कारण, बंटवारे के पीछे की मंशा मैंने पूरे गृह विभाग की फाइलें खंगाली है, बहुत स्पष्टता से मालूम नहीं पड़ती। इसलिए मैं मेरी मर्यादा भी सदन के सामने रखता हूं, क्योंकि मुझे बताना चाहिए था सदन को कि इस निगम का बंटवारा क्यों हुआ था, किस आशय से हुआ था, क्या ध्येय को सामने रखकर किया गया था। मगर जितना, आप तो मंत्री नहीं थे दादा उस वक्त, फाइल मैंने देखी है, ऐसा भी नहीं लिखा है, ऐसा भी नहीं लिखा है। माननीय अध्यक्ष जी, लेजिस्लेटर की मंशा जाने बगैर में आज ये 10 साल के 12 से 22 का अनुभव जो हमारे सामने आया है, इसका एनालिसिस कर उसका बारीक विश्लेषण और तथ्य जो सामने आए हैं, इसके कारण ये सरकार ये निर्णय पर पहुंची है कि फिर से एक बार ये तीनों निगमों को एक कर पूर्ववत स्थिति की जाए। क्योंकि ये जो बंटवारा हुआ था वो माननीय अध्यक्ष जी आनंद फानंद में किया गया बंटवारा था। मैं नहीं कहता, क्योंकि ऐसा भी मेरे पास प्रमाण नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य रहे होंगे, परंतु कोई उद्देश्य जब नजर में नहीं आता है तो विचार जरूर होता है कि राजनीतिक उद्देश्य से इसे किया गया होगा। मगर आज जब ये तीनों निगमों को एक करने की मंशा लेकर सरकार इस महान सदन के सामने आई है, तब मैं निश्चित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हम क्यों आए हैं। एक अभी जो तीनों निगमों के 10 साल चलने के बाद चीजें सामने आई हैं, वो ये है कि तीनों निगमों के बीच में नीतियों के बारे में एक रूपता नहीं है। एक ही शहर के 3 हिस्सों में अलग अलग नीतियों से निगम चलते हैं, क्योंकि नीतियों की चलाने की, निर्धारित करने की शक्ति हर एक निगम में निहित है। हर निगम के बोर्ड को अधिकार है कि वो अपने चलाने की नीतियों को तय करे। कार्मिकों की सेवा की शर्तों में और स्थितियों में भी एक रूपता नहीं रही है। ये एनोमली के कारण ढेर सारा असंतोष कार्मिकों के बीच में भी नजर में आया है और संसाधनों और दायित्वों का जब निगमों को बांटा गया तब बहुत सोच समझकर इसका बंटवारा नहीं किया गया। 3 निगम में से एक निगम तो हमेशा सरप्लस रहेगा उनकी इनकम की दृष्टि से, और बाकी 2 निगमों की लायबिलिटी ज्यादा होगी मगर इनकम कम होगी। तो निगमों को बांटते वक्त भी संसाधन की प्राप्ति
और संसाधन के खर्च के बीच के संतुलन की व्यवस्था उस वक्त देखी नहीं गई है। इसके कारण ढेर सारी ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती है कि जो लोग चुनकर आते हैं उनको निगम चलाने में बड़ी तकलीफ होती है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है विपक्ष के मेरे मित्र इस पर सवाल भी उठाएंगे, मुझे पूछेंगे भी, बाद में मुझे जवाब भी देना है, मगर निश्चित रूप से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार यहां पर स्टेप मदर एटीट्यूड के साथ ये नगर निगमों के साथ व्यवहार कर रही है। एक सौतेली मां जैसा व्यवहार हो रहा है और इसके कारण ये सारे नगर निगम अपनी ड्यूटियों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने आप को पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं पा रहे। इसलिए ये जो बिल लेकर मैं आया हूं उसमें इतने उद्देश्य ये बिल के द्वारा मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो 3 नगर निगम है इसको एक कर फिर से एक बार दिल्ली नगर निगम एक बनाया जाए। संसाधन और सहकारितावादी और सामरिक योजना के दृष्टि से एक ही निगम पूरे दिल्ली की सभी सिविक सेवाओं का ध्यान रखेगा तो ये उचित होगा। नगर निगम की सेवाओं को और दक्षता के साथ चलाया जाए और पारदर्शिता के साथ चलाया जाए, इस प्रकार के इसके लिए भी कुछ अमेंडमेंट्स इस बिल के अंदर है। दिल्ली के पार्षदों की संख्या को भी 272 से कम कर ज्यादा से ज्यादा 250 तक सीमित करने का भी इसमें प्रस्ताव है। और नागरिक सेवाओं को कहीं भी और कभी भी, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, कहीं भी और कभी भी इस सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जब मेरे साथी मंत्री बिल को सदन में रखे तब मेरे विपक्ष के मित्रों ने कुछ आपत्तियां उठाई थी। कुछ तो संवैधानिक आपत्तियां थी, कुछ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनकी टिप्पणियां थी। उसको मैंने बारीकी से पढ़ा है। फिर भी अगर आज वो ज्यादा स्पष्टता चाहते हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूं, मगर मेरा आप सभी सदन के सदस्यों से अनुरोध है कि बिल को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की राजधानी की व्यवस्था का मामला समझकर बहुत गंभीरता के साथ हमने सोचना चाहिए। और ये बिल पारित होने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि अभी जो स्थिति है इसमें काफी सुधार आएगा। इसके अलावे केंद्र सरकार की इसके पीछे कोई मंशा नहीं है। अतः मैं चर्चा में आप सभी के विचार सुनने के लिए यहाँ बैठा हूँ और आपसे भी अनुरोध करता हूँ अध्यक्ष जी कि चर्चा मेरिट्स पर हो, इसके लिए आप भी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। तिवारी जी, दादा आपको बोलने का पर्याप्त मौका दूंगा मैं। आपका दल नहीं देगा तो भी मौका दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी ने एक बहुत ही अहम बात आज इस बिल को सदन के समक्ष रखते हुए कही कि जब और कोई मंशा नहीं दिखती तो शक राजनीतिक मंशा पर जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी इस विधेयक की भी है, पर मैं उस पर बाद में आऊंगा। अध्यक्ष जी, वर्ष 1991 में दिल्ली के नागरिकों को जो राजनीतिक स्वायत्ता है वो देने की प्रक्रिया तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, स्वर्गीय श्री नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आरंभ की। 1997 से लेकर 1991 तक दिल्ली में एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हुआ करती थी, पर जो केंद्र का नियंत्रण था दिल्ली के ऊपर, वो नियंत्रण पूरी तरह से संकीर्ण रहता था और काफी देर से ये मांग उठती आ रही थी कि दिल्ली को राजनीतिक स्वायत्ता देने की जरूरत है।
और 1991 में जो धारा 239 ए है भारत के संविधान की, उसको संविधान में जोड़ा गया। जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का कानून है उसको पारित किया गया और दिल्ली में एक विधानसभा बनी और दिल्ली में जो लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं थी उसको पूरा करने की ओर एक कदम बढ़ाया गया। अध्यक्ष जी, पिछली वर्ष वो जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी का कानून था उसको संशोधित कर केंद्र सरकार ने एक बार दोबारा ये कोशिश की कि जो दिल्ली को नियंत्रण करने की शक्ति है, जो क्षमता है, वो केंद्र सरकार अपने पास वापस ले ले। और आज ये जो दिल्ली एमसीडी को एक बार दोबारा विलय करने का विधेयक इस सदन के समक्ष रखा गया है, ये उसी प्रक्रिया में एक और कदम है। और मैं इसके तय में और जो बिल के मेरिट्स हैं, जब उसके ऊपर अपना वक्तव्य रखूंगा तो और विस्तार से इसके ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा। पर अध्यक्ष जी, जब इस बिल को पुनर्स्थापित किया जा रहा था उस समय हमने सरकार की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के ऊपर कुछ सवाल उठाए थे और मैं उन सवालों को विस्तार पूर्वक आज इस सदन में रखना चाहता हूं। सरकार की तरफ से यह दलील है कि जो धारा 239 ए है भारत के संविधान का, कि उसका जो खंड सी है, उसका जो दूसरा प्रोवाइजो है, उस दूसरे प्रोवाइजो के तहत सरकार के पास ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि इस विधेयक को इस सदन में लेके आ सकती है। मैं इस सदन के समक्ष वो 239 ए का जो सेकंड प्रोवाइजो है उसको रखना चाहता हूं। प्रोवाइडेड फर्दर that nothing in this subclause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter, including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislative Assembly. तो अगर इसके शब्दावली को संज्ञान में लिया जाए तो जो सरकार कह रही है वो बात सही है, पर अगर आप पूरी जो धारा 239 ए है उसको अगर आपके संज्ञान में ले तो उसकी मंशा ये नहीं है। इस प्रोवाइजो को इस धारा में डालने का सिर्फ एक ही मकसद था और वो मकसद ये था कि अगर जो दिल्ली की विधानसभा है या दिल्ली की सरकार है कुछ ऐसा अटपटा कानून बना देती है जिससे कि जो राष्ट्रीय राजधानी है उसकी व्यवस्था में कोई बहुत ही गंभीर विघ्न पड़ता है, तो इस सदन को अख्तियार दिया गया था कि इस प्रोवाइजो का इस्तेमाल करके वो जो एक इमरजेंसी परिस्थिति है उस इमरजेंसी परिस्थिति को सुधारा जाए। इस प्रोवाइजो का कि कभी ये मंशा नहीं थी कि इस तरह से जिस चीज के ऊपर दिल्ली की विधानसभा का अख्तियार है उसके ऊपर यह सदन कानून बनाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की विधानसभा का अख्तियार क्यों है। अध्यक्ष जी, वर्ष 1993 में जब भारत के संविधान में जो भाग 9 है और 9A जो पंचायतों से और नगर पालिकाओं से संबंधित रखता है उसको जोड़ा गया और पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक अधिकार दिया गया, उस समय ये बात सुनिश्चित की गई थी कि म्यूनिसिपैलिटीज को बनाने का जो अख्तियार है, जो अधिकार है, वो राज्य सरकारों के पास है। और अगर आप संविधान की धारा 243P और 243Q को अपने संज्ञान में लें तो उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो शब्द इस्तेमाल किया गया है गवर्नर। अब ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे अख्तियार हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं, जो केंद्र सरकार के निर्देश पर वो इस्तेमाल करते हैं। पर अगर आप उस धारा को
गंभीरता से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि उसमें साफ साफ जो उसकी मंशा है, जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, वो लेजिस्लेटिव इंटेंट ये है कि लोकल बॉडीज का जो अख्तियार है वो राज्य सरकार के पास रहना चाहिए। इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, किसी भी संविधान की धारा को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। जो धारा 239 ए है उसको संविधान की धारा 246 जो 7वां शेड्यूल है उसकी एंट्री 5 के साथ पढ़ने की जरूरत है। और वो एंट्री 5 साफ साफ ये कहती है दैट द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट। वो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स गृह मंत्रालय ने क्रियान्वित किए एनसीटी ऑफ दिल्ली के संदर्भ में, उसकी अगर आप रूल 8 को एंट्री 1 को अपने संज्ञान में लें, उससे भी ये साफ जाहिर होता है कि मंशा यही थी कि लोकल बॉडीज दिल्ली सरकार के अख्तियार क्षेत्र में रहे। जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं एनसीटी दिल्ली के, जो गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर 1993 को क्रियान्वित किए थे, उसकी जो एंट्री 26 है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसको अर्बन डेवलपमेंट जो शहरी विकास मंत्रालय है दिल्ली सरकार का, उसके अधीन रखा गया था। और यही कारण था अध्यक्ष जी कि जब दिल्ली एमसीडी के कानून को जो 1997 में बना था उसको संशोधित किया गया, उसको 2011 में इस सदन ने संशोधित नहीं किया पर दिल्ली की विधानसभा ने संशोधित किया था। और इसीलिए मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी सदन को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है इस कानून को संशोधित करने की, वो दिल्ली विधानसभा को है और ना कि भारत की संसद को। ये मैं जो आपत्ति है अपनी इस विधेयक के संदर्भ में बहुत साफ तौर पर दर्ज कराना चाहता हूं। अब मैं इसके मेरिट्स पे आता हूं। ये कहा गया स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में, और गृह मंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया कि ये जो तीनों कॉरपोरेशंस बनी थी इनमें रिसोर्स गैप बहुत ज्यादा है। जो दक्षिणी दिल्ली की कॉरपोरेशन है, क्योंकि आमतौर पे वो एफ्लुएंट एरिया माना जाता है, शायद उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे। जो बाकी दो कॉरपोरेशंस है, पूर्वी दिल्ली की कॉरपोरेशन है और उत्तरी दिल्ली की कॉरपोरेशन है, उसके पास रिसोर्सेज कम थे। पर अगर जो आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं उसको आप अपने संज्ञान में दो, तो वर्ष 2014-15 में जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था तो दिल्ली सरकार द्वारा तीनों कॉरपोरेशंस को 4,380 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया था। ये जो रकम है ये बढ़कर 2021-22 में 6,172 करोड़ हो गई। तो मैं बहुत ही विनम्रता से अपने आप से ये सवाल करता हूं कि अगर पूंजी का सवाल था, रिसोर्सेज का सवाल था और दिल्ली भारत की राजधानी है, तो केंद्र सरकार सीधे तौर पर जो वो रिसोर्स गैप है कॉरपोरेशंस का उसको पूरा कर सकती थी, उसकी भरपाई कर सकती थी, उतना पैसा एज अ ग्रांट दिल्ली सरकार को ट्रांसफर कर सकती थी। इसमें ये तीनों कॉरपोरेशंस को विलय करने की क्या जरूरत पड़ गई, ये मुझे समझ नहीं आया। अगर जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, सिर्फ हम उस रिसोर्स कंस्ट्रेंट को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा अध्यक्ष जी, अगर आप ये जो विधेयक है इसका क्लॉज 5C6 को अपने संज्ञान में ले, जो सेक्शन 3 को संशोधित करता है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन से डिलिमिटेशन के बाद, कौन सी रायशुमारी के बाद ये जो नई कॉरपोरेशन है ये गठित की जाएगी। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर द डिलिमिटेशन। जहां तक मेरी जानकारी है, जो 2021 की डिलिमिटेशन थी
उसको स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। अभी तक कोई इसमें क्लैरिटी नहीं है कि 2021 की डिलिमिटेशन कब होगी, इस वर्ष होगी, अगले वर्ष होगी, या सरकार इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाने के लिए, दिल्ली की नई कॉरपोरेशन को बनाने के लिए 2011 की जो डिलिमिटेशन है उसका इस्तेमाल करेगी। तो इसमें एब्सोल्युटली कोई इसमें क्लैरिटी नहीं है। तो मैं गृह मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये जो डिलिमिटेशन का जिक्र किया गया है, ये कौन से आंकड़े आप इस्तेमाल करेंगे, और अगर जो 2021 की डिलिमिटेशन है वो 2023 तक पूरी नहीं हुई, तो क्या दिल्ली में अगले 2 साल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन नहीं होगा? इसके ऊपर स्पष्टीकरण जरूरी है। इसके अलावा ये जो क्लॉज 13 है इस विधेयक का, जो सेक्शन 514A को इसमें डालता है, उसमें लिखा गया है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल ऑफिसर लगा सकती है जब तक नई कॉरपोरेशन का गठन नहीं होता। तो इससे ऐसा प्रभावित होता है कि जिस तरह से पिछले वर्ष एनसीटी दिल्ली के कानून को संशोधित करके सारे अख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए हैं, उसी तरह से इस एमसीडी के कानून को संशोधित करके, और जब तक डिलिमिटेशन नहीं होती 1 साल 2 साल, इस स्पेशल ऑफिसर के माध्यम से केंद्र सरकार दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी को चलाना चाहती है। मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रणाली में सही है कि केंद्र सरकार सीधे तौर पे, चाहे राष्ट्रीय राजधानी हो या कोई देश का और केंद्र शासित प्रदेश हो, कि जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको सीधे तौर पर चलाने की कोशिश करे? और क्या ये जो पार्ट 9 और 9A है भारत के संविधान का, उसकी अवमानना नहीं है? जब ये इस विधेयक के ऊपर चर्चा हो रही थी तो ये उम्मीद किया जा रहा था कि बहुत ही बुनियादी कुछ बदलाव दिल्ली के सिविक गवर्नेंस स्ट्रक्चर में ये कानून लेके आएगा, ये विधेयक लेके आया था। अगर दिल्ली में सीधे तौर पर मेयर की इलेक्शन होती, कोई डायरेक्ट ट्रांसफर होता केंद्र सरकार से जो लोकल बॉडीज हैं उसके फंड्स का, कोई नया एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग का स्ट्रक्चर को पुनर्स्थापित किया जाता, तो एक मॉडल बनता। और सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं, इस देश में जो बाकी बड़े शहर हैं, जो महानगरियां हैं, और अगर अध्यक्ष जी आप बाहर देखें, दुनिया के कई मुल्कों में देखें, जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स हैं, वो डायरेक्टली मेयर एंड काउंसिल की से चलाए जाते हैं। हमारे भी कई प्रदेशों में डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन होते हैं। तो कुछ इस तरह का अगर बदलाव सरकार लेके आती तो इस बिल का कुछ औचित्य बनता है। आखिरी में अध्यक्ष जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, और मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा, कोई टोका टाकी नहीं कर रहा, पर एक आम जो चर्चा है और जो चीजें सार्वजनिक हुई हैं कि 9 मार्च 2022 को जो दिल्ली की राज्य चुनाव आयोग था, उसने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी कि भाई जो तारीखें हैं अगले चुनाव की, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव की, उसको मुकर्रर करने के लिए आखिरी मोमेंट पर शायद उनको कोई खत लिखा गया गृह मंत्रालय द्वारा कि हम ये तीनों कॉरपोरेशंस का विलय कर रहे हैं, आप इसको स्थगित कर दीजिए। तो ये जो हमारी संस्थाएं हैं, जो चुनाव आयोग हैं, उनकी स्वायत्ता के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, जिसके बहुत दूरगामी परिणाम भारत के लोकतंत्र पर, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर पड़ेंगे। तो इसलिए मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ अपनी बात समाप्त करता हुआ अध्यक्ष ये कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं कि ये जो विधेयक है ये इस सदन की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर है, और अगर किसी सदन को अख्तियार था इस विधेयक को संशोधित करने का या दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 को संशोधित करने का, तो वो दिल्ली विधानसभा के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। रमेश विदुड़ जी। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे
दिल्ली कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 के समर्थन में मैं बोलूंगा, उसके लिए मुझे आदेश दिया है। अध्यक्ष जी, मैं भी बड़ी अदब के साथ कहना चाहता हूं, आदरणीय मनीष जी ने जो बात कही उनके भी, हालांकि ऑनरेबल गृह मंत्री जी उनके जवाब देंगे, पर कुछ के जवाब मैं दे सकता हूं। मनीष जी, भारत के संविधान में वर्ष 1992 में 74वें संशोधन के माध्यम से नगर निकायों की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया था। उद्देश्य था डेमोक्रेसी को ग्रॉस रूट पर लेवल पर मजबूत किया जाए, लोकतंत्र को सशक्त गवर्नमेंट हो। परंतु ये किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक खानदान, एक परिवार, एक पार्टी केवल अपने दल का सत्ता भोगने के लिए वो इस प्रकार के निकायों को कमजोर करे। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि मैंने फाइल नहीं पढ़ी, मेरे पास कोई ऐसे तथ्य नहीं है, मैं क्या कहूं। लेकिन मैं अध्यक्ष जी एमएलए था दिल्ली में सिटिंग, जब ये कुकर्म कांग्रेस के द्वारा किया गया था। कांग्रेस में एक परिवार की स्तुति करने वाले लोग हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री एक परिवार की स्तुति करती थी। कांग्रेस में डेमोक्रेसी के तहत और नीचे से गरीबों के बच्चे निकल कर नेता बनने शुरू हो गए। कॉरपोरेशन एक थी, एक कॉरपोरेशन में आधिपत्य उनका हो गया, तो 10 जनपद के एजेंट उनकी ताकत कम होने लगी। तो इसीलिए उनकी ताकत डेमोक्रेटिक सिस्टम से गरीब लोग निकलकर कॉरपोरेशन में आ गए, मेयर बन गए। वो भी लोकतंत्र में काम करना चाहते हैं। उनके हक को मारने के लिए, ताकत को बांटने के लिए आनन फानन में ये भी नहीं देखा गया नॉर्थ में रिवेन्यू रिसोर्सेज कहां से होंगे, ईस्ट में रिवेन्यू रिसोर्सेज कहां से होंगे, ये नहीं देखा गया। दिल्ली बर्बाद होगी, ये नहीं देखा गया। केवल कांग्रेस को, केवल कॉरपोरेशन की ताकत कम हो, एक मेयर की ताकत कम हो, स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन की ताकत कम हो और उसको 3 जगह बांट दो, 3 मेयर बनेंगे, इसलिए वो नेता एक कोने में पड़ा रहेगा। ये मनसा थी मनीष जी इसको अलग करने की। अध्यक्ष जी, 2011-12 में जब एमसीडी का ट्राइफिकेशन किया गया तो कांग्रेस की सरकार राज्य में थी, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। इसका उद्देश्य यह था, जो मनीष जी बार बार हवाला दे रहे हैं, एडवोकेट हैं, लर्नड है, अच्छी बड़े सीनियर नेता भी हैं, लेकिन देश को सदन के माध्यम से गुमराह कर रहे हैं। जो पूर्ण राज्य हैं, उन पूर्ण राज्य के तहत जो अधिकार निगमों को दिए गए उनका हवाला दे रहे हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है जी। 1991 में जब राष्ट्रीय राजधानी का लॉ बनाया गया था तो कांग्रेस ने बनाया जी, कांग्रेस ने ही ये प्रोविजन रखा गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आज जो पावर है, जिसको आक्षेप है केंद्र सरकार पर लगा रहे कि केंद्र के माध्यम से ये पावर अपना फीड करना चाहते हैं, ये राज्य 1991 में कांग्रेस के ही उस कानून में दिए गए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर को। आज एलजी के पास जो अधिकार दोबारा रिव्यू करके दिए गए हैं वो केंद्र सरकार ने नहीं दिए थे जी, वो कोर्ट ने दिए ऑन बिहाफ ऑफ 1919 अमेंडमेंट एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिए। वो केंद्र सरकार ने नहीं दिए, वो गुमराह करना चाहते हैं जी। अध्यक्ष जी, ये 3 एमसीडी बनी। आय के स्रोत को मैंने पहले बता दिया, कांग्रेस की मंशा इसमें क्या थी, ये 3 निगम क्यों बनाए गए। अब कथनी एक और महारथी जी की सुन लो जी, जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अब उनके कुकर्म सुनिए आप। निगमों में यह तय किया गया था 1991 में, अच्छा होता मनीष जी इसका जिक्र करते, 1991 में जब एक्ट बना था तो यह तय किया गया था कि निगम को चलाने के लिए निगम को दिल्ली वित्त आयोग तय करेगा कितनी फंडिंग कर रही है, ये दिल्ली वित्त आयोग तय करेगा जी। जब केंद्र सरकार दिल्ली में आ गई, जो आज सरकार बैठी हुई है, दिल्ली वित्त आयोग ने कहा कि 40,500 समथिंग रुपया दिया जाना चाहिए निकाय को चलाने के लिए। आज जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग बैठे हैं और जो लोकतंत्र की दुहाई देने के उपदेश देश को दे रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने सदन के अंदर यह पास किया कि नहीं, हम वित्त आयोग की बात को नहीं मानेंगे, दिल्ली वित्त आयोग की, हम तो केवल 17,000 रुपए देंगे एमसीडी को चलाने के लिए, केवल 17,000 रुपए। 1/3 सर पैसा वो काट दिया। उससे भी बड़ी और घोर विडंबना देखिए, हाउस के अंदर मान लिया उन्होंने कि हम ये पैसा देंगे, हाउस में माना है कि 17,000 करोड़ देंगे, लेकिन दिया कितना अध्यक्ष जी, 6,129 करोड़। वो 17,000 भी नहीं दिया, किस लिए, एमसीडी को डिफेंड करने के लिए। एमसीडी के लोगों को अलग अलग निगम हो गए अध्यक्ष जी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, मैं वो टेबल भी करूंगा सर, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली सरकार को, जो पार्लियामेंट में उन्होंने,
जो निगम में उन्होंने तय किया है वो पैसा लौटाया जाना चाहिए। ये हाई कोर्ट की रूलिंग है सर। We accordingly allow this application and direct the GNCT to release in the current financial year the remaining amount due towards BTA to the three corporation on the basis of their own revised estimate presented in the budget for the year 2021-22। हाई कोर्ट के देने के बाद भी इस मुख्यमंत्री ने केवल दिल्ली की जनता 2.5 करोड़ लोगों को बर्बाद करने के लिए, अरे केजरीवाल साहब आपका झगड़ा बीजेपी से हो सकता है, आप एक एनजीओ चलाकर ब्लैकमेलिंग करके पैसा इकट्ठे करने वाले लोग थे दिल्ली के अंदर। इन दिल्ली के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री मालिक बनाया जी। आप दिल्ली के लोगों से बदला इसका निकाल रहे हैं कि जो झगड़ा बीजेपी से है ना, बीजेपी से झगड़ा करिए आप। दिल्ली के 2.5 करोड़ को लोगों के हक को आप क्यों मारना चाहते हैं? इसलिए अध्यक्ष जी हाई कोर्ट के कहने के बाद भी वो पैसा नहीं दिया गया। ना देने के बाद अध्यक्ष जी इसमें अन्याय, और इसके बाद क्या होता है केजरीवाल साहब के माध्यम से सर, उसके बाद दिल्ली के अंदर एसडीएमसी के फंड की जो स्थिति बनाता हूं, केवल एसडीएम की, जिसको जहां से मैं सांसद हुई, एक्चुअल जो रिवाइज विजय इनका बजट एस्टिमेट था 1005 करोड़ रुपए का था जी। उसके बाद वो पैसा दिया 741 करोड़। 2021-22 का था 1052 करोड़, वो दिया 674 करोड़ केवल। 600 करोड़ रुपए उसमें से भी निकाल लिए। उस 6000 के बाद भी उस पैसे को रोक लिया, क्योंकि केजरीवाल साहब 7 वर्षों में अपने किसी वादे को पूरा नहीं कर पाए। 70 नहीं सर, बहुत कुछ है सर, नाम नहीं लूंगा सर आगे, सॉरी आगे नाम नहीं लूंगा। 7 वर्षों में अपने किसी भी वादे को, यू आर ऑल्सो आतंकवादी, किसी वादे को पूरा नहीं किया। अपनी दादा सुन लो ना, अपनी दादा सुन लो तो आपको तो अपनी विफलता छुपाने के लिए यह, अरे बैठो ना भाई, बैठ जाइए, बहुत हो गया, बैठ जाइए आप। हाँ, अपनी विफलता छुपाने के लिए वे यह आरोप लगाते रहे कि एलजी काम नहीं करने दे रहा। अपने दोष छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप ज्यादा से ज्यादा बढ़ते रहो, ये पद्धति है दिल्ली के मुख्यमंत्री की। दिल्ली वो फेल, एमसीडी फेल, एमसीडी में भ्रष्टाचार, एमसीडी में ये। आज जहां कश्मीर बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, उसी प्रकार से दिल्ली को भी बंगाल, ये विषय वैसे आपका नहीं है, पर मैं जानकारी देना चाहता हूं, दिल्ली को भी बंगाल बनाने की कोशिश है। घुसपैठियों को जमीन, टेंट, बिजली फ्री में दी जा रही है। ओखले में जाकर चेक करा लेते जी, इसी मुख्यमंत्री के द्वारा, कि जहां हिंदू सुरक्षित न रहे। ये मुख्यमंत्री से, ये दिल्ली देश की राजधानी है अध्यक्ष जी, इस मुख्यमंत्री से बचाने के लिए ओखला एरिया में सर्वे कर सकते हैं सर। एमसीडी उनको रोकती है, एमसीडी जब रोकती है कि फ्री में चीज नहीं दी जाएगी, तो इसलिए उनको चुभता है अध्यक्ष जी। दूसरी तरफ जो निगम है 3, इन तीनों निगम ने अपना जो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 3 प्रपोजल दिए दिल्ली सरकार को सर। पहला प्रपोजल था कॉमर्शियल टैक्स से संबंधित प्रस्ताव 2020 में दिए थे, हम कॉमर्शियल टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपना रेवेन्यू बढ़ा लेंगे। परमिशन नहीं दी दिल्ली गवर्नमेंट ने, आदरणीय मनीष जी भी जो बोल रहे थे, पार्किंग के द्वारा हम आय बढ़ा लेते हैं अपनी। ये प्रपोजल भेजा दिल्ली सरकार को, हमें इजाजत दे दीजिए, नहीं दी दिल्ली सरकार ने सर। फिर निगम ने कहा, तीनों ने, हम अपने बॉन्ड जारी कर देते हैं, हमें उसकी इजाजत दे दो, वो भी पेंडिंग डाल रखा है। अगर निगम अपना भी अर्निंग लेना चाहती है, रेवेन्यू लेना चाहती है, उसको भी दिल्ली का मुख्यमंत्री देना नहीं चाहता। अध्यक्ष जी मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है उन सफाई कर्मचारियों का, क्या गुनाह है उन अध्यापक टीचरों का जो स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या गुनाह है उन रिटायर्ड हुए अधिकारियों का, बेचारे उनको पेंशन नहीं मिलती, उनको सैलरी नहीं मिलती टाइम के ऊपर, 6-6 महीने की सैलरी टीचरों की नहीं मिली। अध्यक्ष जी दिल्ली के अंदर क्या गुनाह है उन लोगों का कि जो विधवा बहनें हैं, जो ओल्ड एज है, उनकी पेंशन, उनके पेट को काटकर ये मुख्यमंत्री अपनी राजनीति करना चाहता है। लानत है ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर सर, जो इस प्रकार की घृणित राजनीति करता है जी, कि पैसा रोककर और उन लोगों के, गरीब लोगों के पैसे को रोकने का काम करता है। जो लोग अरे दादा हटा देंगे, आप चिंता मत करो। जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए बाहर से दिल्ली में आकर बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गियों में रहते हैं,
उन लोगों का क्या पक्का मकान नहीं होना चाहिए? वो लोग बीमार हो जाए, उन्हें आयुष्मान भारत योजना से लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या गुनाह है उन लोगों का जो दिल्ली में आकर 20 साल 30 साल पहले बस गए? अध्यक्ष जी, उन लोगों को आज तक 7 वर्ष में एक व्यक्ति को एक मकान नहीं दिया। केंद्र सरकार ने 3 करोड़ लोगों को, लैंडलेस लोगों को मकान दे दिए। दिल्ली में भी अगर इस प्रकार की सरकार चलाने वाला व्यक्ति ठीक होता तो क्या उन गरीब लोगों को उनका हिस्सा नहीं मिलता? क्या वो जो झुग्गी में नौजवान रहते हैं उनका सपना नहीं हो पायलट बने, उनका सपना नहीं होता इंजीनियर बने? उन्होंने पाप कर दिया गरीब की, अगर मां के पेट से वो पैदा हुए तो क्या उनको अधिकार नहीं मिलने चाहिए थे? उनको अधिकार ना मिल जाए, निगम ना दे दे, ये केजरीवाल इस काम के अंदर लगे रहते। सॉरी सर, मैं नाम डिलीट कर दे प्लीज। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री इस काम के लिए लगे रहते हैं सर। मैं आपके सामने इसके बावजूद निगम के तीनों निगमों ने जो डेवलपमेंट के काम किए अपने रिसोर्सेज से, केवल मनीष जी ने कहा था कि जब 14-15 में राष्ट्रपति शासन था तो 4000 करोड़ रुपया दिया गया था। देखिए, आपके माध्यम से मैं मनीष जी को जानकारी देना चाहता हूं, वो 4000 करोड़ रुपए जो रिलीज हुआ था वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए रिलीज किया था जेटली साहब ने, और ये 6129 करोड़ जो है ये 5 वर्ष के लिए दिया। मनीष जी, ये भी स्टडी कर लेना आप, ये 1 वर्ष के लिए नहीं दिया। तो 6000 में 3 निगम 5 साल कैसे चलाई जा सकती है? आप इमेजिन कर सकते हैं अध्यक्ष जी इस बात को लेकर जी। तो अध्यक्ष जी, अब इसके बदले में जो एमसीडी ने काम किया, डिस्पेंसरी, पार्क, स्ट्रीट लाइट, सफाई के क्षेत्र में, दिल्ली का बजट है 1 साल का 75,800 करोड़ दिल्ली का जी, और एमसीडी का बजट जो इसने माना 17,000, मुख्यमंत्री जी ने दिया केवल 6,000। उसके बावजूद भी एमसीडी के पास स्कूल हैं 1616 जो बच्चों के नींव मजबूत करने का काम करते हैं, और दिल्ली सरकार के पास स्कूल है 1026 छठी क्लास से 12वीं क्लास तक। तीनों निगम 8 लाख बच्चों को मुफ्त में खाना देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, बुक्स देते हैं निगम के माध्यम से। और इनके जो स्कूल हैं जी, उन स्कूल के अंदर आज भी जो दुनिया में डंके पीट रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कर करके, आज भी उन स्कूलों में जो केवल 1000 स्कूल हैं, 392 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 363 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, स्कूलों में है ही नहीं सर। वो हायर सेकेंडरी के स्कूलों में इतना बजट लेने के बाद भी, और मैं सर दावा करता हूं केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो तो सर इसको मान लिया जाए कि जो नाम लिया जाए उसको डिलीट करते रहो केजरीवाल का जी। तो सर जो अध्यक्ष जी आपसे निवेदन कर रहा हूं आप, तो सर मैं सर वो तो क्या राजनीति छोड़ेंगे। मैं एक विचारधारा को लेकर 25 साल से विद्यार्थी परिषद से लेकर और भारतीय जनता पार्टी में एक विचारधारा के साथ काम कर रहा हूं। वो तो एक नौटंकी करके एनजीओ चलाकर गुमराह करके आए थे, वो क्या राजनीति छोड़ेंगे। आप केजरीवाल, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से सर्वे करवा लीजिए सर, कोई थर्ड एजेंसी से मनीष जी आप सर्वे करवा लीजिए कि दिल्ली के लोग सेंट्रल स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं, दिल्ली सरकार के स्कूलों में लेना चाहते हैं। मैं दावा करता हूं अगर 90% लोग सेंट्रल स्कूल के ना करें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली हाउस के सामने कहता हूं, दिल्ली के स्कूलों में लोग दाखिला नहीं लेंगे, केवल लिपाई पुताई पेंटिंग करके उनकी फोटो जारी करके 15-20 स्कूलों की, और वो एडवर्टाइज के माध्यम से देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं सर। एमसीडी के स्कूलों में 2020 में एनरोलमेंट जो हुई थी 7,20,000 बच्चों की थी, और 2022 में अब जो एनरोलमेंट हुई है 8,71,000 की हुई है सर एमसीडी के स्कूलों में। इसके बावजूद भी, इसलिए एमसीडी के लोगों से लोग ज्यादा खुश हैं, लेकिन एमसीडी के 3 बेर हैं, अलग अलग सोच है, प्रेस वो एक कर नहीं सकते, जानकारी एक दे नहीं सकते हैं। इसके कारण से महाशय जी ने क्या वायदा किया था जी, 500 नए स्कूल बनाऊंगा, 20 कॉलेज बनाऊंगा, 7 अस्पताल बनाऊंगा। एमसीडी ने 8 नए स्कूल केवल ईस्ट दिल्ली एमसीडी ने नए स्कूल बनाए सर, 8। और मैं एक टेबल करना चाहता हूं अध्यक्ष जी, ये आरटीआई के माध्यम से मैं बता रहा हूं, टोटल स्कूल तो बनाए सर पिक्चर 95 ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं सर। और इनकी आरटीआई का जवाब है, मैं इसको टेबल करना चाहता हूं। दिल्ली सरकार से आरटीआई लगाकर पूछा गया कि बताएं मुख्यमंत्री जी कि पिछले 7 वर्ष में दिल्ली में कितने नए स्कूल बने। 1 नए स्कूल अलॉट हुआ, 1 नए स्कूल बना है। ये आरटीआई का दिल्ली सरकार का जवाब है सर। मैं इसको टेबल करूंगा सर, इस पेपर को मैं टेबल कर देके भेजाता हूं। मैं इसलिए मैं कुकर बताना चाहता हूं। एसडीएमसी ने 95 बिल्डिंगें बनाई, और दिल्ली सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है सर, भाजपा की रिपोर्ट नहीं है,
उन्होंने जवाब दिया दिल्ली सरकार ने केवल 20 नई बिल्डिंग बनाई और एसडीएमसी ने 95 नए स्कूलों की बिल्डिंग बनाई जो कच्चे टीआरएन टिप्पण के स्कूलों में चला करते थे। हॉस्पिटल के मामले में ले लो सर, आज वो कहते हैं, अभी दादा भी बोल रहे थे, अपनी तो मामला खत्म हो गया, बहन जी बड़ा दौरा लगा के घूम रही पूरे देश के अंदर, नेता बनुई, अब टाइम फिक्स हो गई, वो आ गई जी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये भी कह रहे हैं आप इलेक्शन टालना चाहते हैं, अगर केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री कि हम स्कूल, मैं नेगेटिविटी में नहीं बोल रहा जी, हम चुनाव से डर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, डायबिटिक होने के बाद भी गृह मंत्री जी छतरपुर के अंदर 10,000 बेड की हॉस्पिटल कोविड में बनाई थी, 1,000 बेड की हॉस्पिटल वहां दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में बनाई थी, वो तो अपने घर में छुपे बैठे थे, वो दौरा कर रहे थे, तब उन्होंने कभी नहीं कहा गृह मंत्री जी के माने प्रधानमंत्री जी के इस विचारधारा के मन में दिल्ली का दर्द है, इसलिए इसको एक करना चाहते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के माध्यम से 497 मोहल्ला क्लिनिक बने जी अभी तक, और दिल्ली एमसीडी की डिस्पेंसरी 311 पक्की काम कर रही है सर, 497 7 साल में 311, ये कंपैरिजन बता रहा हूं जी। दिल्ली सरकार के कोविड के दर जो बताते थे मैं 30,000 बेड बनाऊंगा, दिल्ली सरकार के टोटल बेड 12,400 हैं दिल्ली के अंदर, और एमसीडी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बेड अगर हम दिल्ली के अंदर करेंगे तो 15,744 बेड दिल्ली के अंदर है सर। और दिल्ली की हेल्थ फैसिलिटीज कौन देख रहा है, वाहवाही कौन लूटता है, वो मुख्यमंत्री अपना चेहरा लगाकर, और ये कहता मैंने दिल्ली में हेल्थ व्यवस्था ठीक कर रखी है। 3,000 बेड सेंट्रल और एमसीडी की दोनों अस्पतालों के उससे ज्यादा है। 7 नए अस्पताल बनाने का वादा, एक पालम के अंदर सेक्टर 9 में वो 13 की नींव रखी हुई है, और एक अंबेडकर नगर में जो हॉस्पिटल 400 बेड का है, इसी 14-15 के बजट में माने जेटली जी ने 50 लाख रुपए अर्नेस्ट मनी देकर वो हॉस्पिटल सैंक्शन किया था अंबेडकर नगर में। 7 वर्ष में 2 हॉस्पिटल बने हैं, तो दोनों पुराने कंस्ट्रक्शन के कर रहे हैं। इन महाशय जी ने एक स्कूल नहीं बनाया पिछले 7 वर्ष के अंदर। इसलिए इसलिए मैं एमसीडी की अन्य सुविधा बता देता हूं, 15,067 पार्क, जिनमें 2,019 पार्कों में ओपन जिम और 3725 पार्कों में झूले बच्चों के लिए लगा रहे, एमसीडी के माध्यम से लगाए गए, ये दिल्ली सरकार के माध्यम से नहीं है। 5,82,000 एलईडी लाइट दिल्ली को रोशन कर रहे हैं, जो एलईडी की व्यवस्था की गई है। 402 कम्युनिटी सेंटर बताएं दिल्ली सरकार, पूछना चाहता हूं, राज्यसभा में उनके लोग हैं, वो बोलेंगे, बताएं कितने कम्युनिटी सेंटर 7 साल में बनाए। और एमसीडी के माध्यम से 402 सामुदायिक भवन, जिनमें गरीबों के बच्चों की शादी, जन्मदिन, कुआं पूजन, वो अपने काम कर सकते हैं, उनका 1.5-2 लाख रुपए में ना लुटना पड़े। ऑटो टिप्पर 2339 ऑटो टिप्पर हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के जो मैनेजमेंट घर घर जाकर दिल्ली में कूड़ा उठाने का काम करते हैं, ये एमसीडी ने काम किया है। 14 फ्लाईओवर के नीचे 150 जगहों में जो वर्टिकल पार्क आपको नजर आएंगे, वो रोड पीडब्ल्यूडी की है, लेकिन दिल्ली सड़ रही है, लोग गाली देंगे, इसीलिए एमसीडी ने उन पार्कों का सौंदर्यीकरण किया हो, जो वर्टिकल गार्डन बने हुए, वो एमसीडी के द्वारा डेवलप किए हुए हैं सारे के सारे। एमसीडी के द्वारा 600 शौचालय का काम जो चालू है दिल्ली के अंदर, एमसीडी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जहां तक उन्होंने कहा था, मैं सभी एलडीसी, चपरासी, चौकीदार, टीचर सबको परमानेंट करूंगा, 2014-15 में कहा था उन्होंने, सबको परमानेंट करूंगा। बताइए कितने आंगनवाड़ी की बहनें मामूली सा वेतन लेकर बेचारी काम करती है, धरने पर बैठ गई अध्यक्ष जी इनके घर के सामने, उस पे 1,000 आंगनवाड़ी की बहनों को निकाल दिया नौकरी से इसी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। और एमसीडी ने 12,599 कर्मचारियों को जो टेम्परेरी थे उनको परमानेंट किया है पिछले 5 साल के अंदर, स्टैंड ओवर के अंदर, और इन्होंने एक कर्मचारी को परमानेंट दी है कि सरकार ने, जो बैठने वाले लोग कहते हैं कि हम चुनाव से लड़ने के लिए भाग रहे हैं, ये भोली सी सूरत बनाकर खूब करता है वो लोगों के जख्मों का इलाज, वो भोली सी सूरत बनाकर खूब करता है लोगों के जख्मों का इलाज, कुरेद कर देख लेता है और फिर कहता है अभी समय लगेगा, फिर ये बोलता समय लगेगा। 2013-14 में कहा था नल से जल दूंगा दिल्ली के लोगों को, 2017 में निगम का चुनाव आ गया और समय दे दो, 2019 में नल से जल दे दूंगा दिल्ली के लोगों को, 2019 में नहीं दिए, फिर कहने लगा 2020 में दे दूंगा। इस प्रकार के वो नौटंकी और नारेबाजी करते रहे, क्योंकि 20 नए कॉलेज बनाने थे, 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाने थे, 500 नए स्कूल बनाने थे, टैंकर खत्म कर दूंगा माफियाओं को, वो डबल हो गए 1200, आज दिल्ली के अंदर टैंकरों से पानी जाता है, बिजली का बिल आधा कर दूंगा, ऑडिट कराऊंगा। जल बोर्ड का आज तक ऑडिट नहीं कराया, क्योंकि जल बोर्ड 60,000 करोड़ के घाटे में चला गया है। बिजली के ऑडिट कराने वाला
हमको कहता था हम अंबानी के आदमी है, हमको और कांग्रेस मिलकर अंबानी के साथ काम कर रही है, बिजली कंपनियों को भगा दूंगा। आज उसी कंपनी, बिजली कंपनी के साथ में वो काम कर रहे हैं और वहां पर काम करते हुए आज उनको एक दिन नजर नहीं आ रहा कि वो अंबानी जी अब पैसे ले रहे हैं, अब वो उनका रिश्तेदार बन गए जी। हर गांव को दिया जाएगा एक विशेष फंड, गांव के माध्यम से निवासियों के फैसले के अनुसार विकास करूंगा, ये कहा था उन्होंने अपने मैनिफेस्टो 36 नंबर पे। 55,000 नई वैकेंसी निकालूंगा लोगों को नौकरी देने के लिए। आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से देश को बताना अनिवार्य है अध्यक्ष जी कि वो कितना बड़ा नटवरलाल है। उस नटवरलाल के झांसे में आने के बाद साल 2 साल बाद तो लोग रह सकते हैं खुश, लेकिन उसके बाद क्या हालत होगी वो दिल्ली की पीड़ा को देखने के बाद लोगों को जानकारी मिलेगी। 5,000 नई बस खरीदूंगा ये कहा था, 5,000 नई बस खरीदूंगा, एक नई बस नहीं खरीदी सर, और 11,000 करोड़ रुपए के घाटे में डीटीसी चल रही है 7 साल के अंदर सर, 11,000 करोड़ रुपए के घाटे से। अनियमित कॉलोनी के बारे में अगर माननीय प्रधानमंत्री पीएम उदय योजना लेकर ना आते तो 2-2 साल तक यही कहते रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चिट्ठी भेजी सर उनको 2016-17 में, आप हमें इसके बाउंड्री कराकर दीजिए, हम कॉलोनी पास करना चाहते हैं। 2019 में यूडी मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी उनको, 2019 में कहता है हमने तो अभी एजेंसी अपॉइंट नहीं की, हमें और 2 साल का टाइम दे दो। यूडी मिनिस्टर ने कहा आपको 14 से, हमने 15 से 17 तक का टाइम दिया, 17 से फिर टाइम मांग रहे हो। तब इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया जो आज निगम के बारे में लेने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से जो अधिकार 1991 में कांग्रेस ने जब ये एक्ट बनाया था उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार दिए थे, उसका उपयोग करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिल्ली के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के 36 लाख लोगों के कॉलोनियों के मकानों को पक्का किया जो उनके ऊपर तलवार लटकती रहती थी डिमोलिशन की, उससे उन लोगों को मुक्ति दिलाई, वरना उन अनाथरित कॉलोनी के लोगों का क्या हाल होता। इसलिए अध्यक्ष जी मैं आपके ज्यादा ना बोलते हुए आपसे केवल एक ही बात कहकर मुझे याद आ रही है ये बातें देखकर कि जो सपने दिखाते हैं कि आंखें भी, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि केवल सूरज निकलने से अंधेरा नहीं चला जाता, केवल सूरज निकलने से अंधेरा नहीं चला जाता, अंधेरा भेजने के लिए तो आंखें भी खोलनी पड़ती है सुबह उठने के बाद, वरना आंखें के सामने अंधेरा नजर आता है। ये जो आंखें खोले बगैर ये कुछ लोग उनके गोरू गवाह बनकर और यहां पर उनके वक्तव्य की बात कर रहे हैं, वहां पर एक दूसरे को गाली देते हैं, यहां पर एक हो जाते हैं सदन के अंदर आकर, वहां पर दोस्त रहते हैं, यहां पर कुश्ती करते हैं। इनको भी जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर एम्बेसीज है, दिल्ली के अंदर सभी राज्यों के हाउस है, दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल लेवल के डेलीगेट्स आते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है। आज जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दिल्ली का नाम पूरी दुनिया में नंबर 1, नंबर 2, 3 के ऊपर आया हुआ है। आज बड़े लोगों को, एनसीटीपी के नेता को, सुप्रिया जी के नेता को कहना पड़ा कि मोदी जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है, इसके बारे में चिंता करनी चाहिए, हमें उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आज दिल्ली अगर कूड़े का ढेर रहेगी, आज दिल्ली अगर गंदी रहेगी, आज दिल्ली के अंदर बीमारियां फैलेंगी, आज दिल्ली में पॉल्यूशन फैलेगा, तो उन चूहे साहब को, गिरगिट साहब को कोई नहीं पूछेगा जी। मोदी जी की बदनामी होगी कि देश के प्रधानमंत्री की राजधानी में पॉल्यूशन के कारण इतने लोग मारे जाते हैं। इसलिए दिल्ली का इसका एकीकरण करने के बाद एमसीडी का उसका फंड जो होगा, जो साउथ एमसीडी से मिलकर आता है, और मेयर भी अगर एक होगा तो मिलकर निर्णय लेगा, और निर्णय लेने के बाद वो अपने अधिकार जो दिल्ली के लोगों के उनको मजबूती के साथ रख सकता है लोकतंत्र की दृष्टि में, और अगर वो मजबूती के साथ रखेगा तो उसके निर्णय को लोग मानेंगे भी, एप्रिशिएट करेंगे। केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री के झांसे में लोग नहीं आएंगे, और दिल्ली के जो 2.5 करोड़ लोग हैं उनकी इच्छा के अनुसार दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट के काम होंगे। इसीलिए ये चुनाव से, बीजेपी चुनाव से भागने वाली है। अरे धारा 370 हटाने पर नहीं किसी से डरे, भगवान श्री राम का मंदिर बनाने से किसी से नहीं डरे। ये क्या करेगा, इस सेंटर का चुनाव में भागेंगे। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मिजोरम, वहां पर भी तो चुनाव लड़ाया था उन्होंने, हर जगह जमानत जब्त हो गई। मीडिया के बंधुओं से भी कहता हूं, तुम्हें एक पंजाब तो नजर आता है, वहां हम नहीं थे, वहां 70 साल से देश को लूटने वाले लोग बैठे हुए थे, उनको डिफीट मिली है। हम 4 राज्यों में थे, चारों राज्यों में इसकी जमानत जब्त हुई है जी। ये मीडिया के बंधुओं को सोचना चाहिए, ये नहीं दिखाना चाहिए कि पंजाब के अंदर उन्होंने जीता है तो हमें हरा कर नहीं जीता, हम तो पंजाब में थे नहीं अध्यक्ष जी। इसलिए मैं इतना निवेदन करते हुए, माने गृह मंत्री जी इस बिल को लेकर आए हैं, इस बिल का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, और ये दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के विकास के लिए ये बिल लाया जा रहा है, और यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वी कलानिधि। Thank you very much, sir, for giving me an opportunity to participate in this Delhi Municipal Corporation Amendment Bill
2022. Sir, it is very sad to see the Treasury benches always complaining about the Congress party for whatever problems are being faced in the country now. I think it is almost more than 7 years since this new government has been in place, and I feel that probably this is a time where you have to look forward saying how best we can take the country forward rather than to look back and say that Congress has been the root cause for all evil in this country. So we have to understand that Congress has done some amount of development for the last, since freedom, till you came to power. And in between there was Vajpayee government also which was there. And subsequently now you are here with a huge majority, sir. I wish to congratulate you on that. But having said that, we have to see how we can go forward instead of complaining about how the Congress government has ruined it. In fact, one of my friends, I have a few friends in BJP also, while we were sitting and talking casually, he said during the COVID, we were talking about the COVID and the management of the COVID by this government. And surprisingly, he said the cost for COVID in India is because of the Congress. So for a second, I was taken aback, surprised, shocked. I was wondering, what is he talking about? So I asked him, what are you saying? Where did the coronavirus come from? He said it came from China. I said, how did it come in? It came through the flights. So who is controlling the government operating these flights? It's the BJP. Then how do you say it's the Congress government which is the root cause for all this? Who built the airports? So he says the Congress government built the airports and that's why the coronavirus has come into India. So this is the way, if we are going to be talking, I turned 50 in 2019-20, sir. And I think probably even Rahul ji also would have turned, and our Honorable Prime Minister also would have turned 70. There are times when I get a doubt, probably we would not have turned 50 or 70 had it not been for the BJP. Maybe I would have been hanging on at 49 till the Congress, as long as the BJP government hadn't come. So this is the kind of conversations are we trying to have. And this bill, the way it has been brought, and the content of this bill, this shows the government's total apathy towards, any kind of norms which have to be followed, sir. Every other bill, there may be an argument, there is probably a reason and a good intention behind the bringing of this bill. But in this particular bill, the way it was brought, on March 9th or so, there was an announcement from the Delhi Election Commission stating that he is calling for a press conference. On the same day, he gets a letter saying that this election should be postponed because we are planning to bring in a bill this way. So what is the urgency to bring in a bill in this form? When the election is supposed to be happening in April 2022, what is the urgency or the necessity to do it in such a fashion where 1 month before, this is a kind of a semi-emergency, sir. You are bringing in a rule where you are saying that the elections are not going to happen, and if the elections do not happen, the reason why it is not going to happen is because BJP has been ruling this corporation for more than 15 years. And probably the election results may not be in the favor of the BJP, and that is the reason, there is a suspicion that that is the reason why this bill is being brought. Because if this bill is brought, and delimitation has to be done. Because in this bill, the main things that you are talking about is, you are reducing the number of seats from 272 to 250. So there is an assumption that this government is planning to increase the number of members of parliament in the country. But whereas when you're trying to do that, probably you are justified in doing that. But what is the justification we can find for reducing the number of councillors who are existing from 270 to 250? What was the need to reduce when the whole country, the population is increasing and we need probably more representatives for a given set of population? We are reducing the number of councillors. Is in no way we can understand why it is happening. No logic. There is absolutely no logic in this, sir. And the other one is the bill which made the possibility of trifurcation of this corporation was brought in by the DMCA, by the Delhi Legislative Assembly, sir, in 2011. It's hardly 10 years now, and within the 10 years, again we are going back. The Supreme Court had already made an observation saying that this government is bringing in bills without putting much thought into it, which is causing a lot of confusions and recalling of bills. Even the farm bills, we were forced to recall because of the huge protest by the farmers. Similarly, when the Delhi government had trifurcated it, I feel that there probably must have been a reason why they trifurcated. Has anybody looked into that?
I will give you a small example about my corporation, sir. When I am in Chennai, we have 3 parliamentary constituencies in that, but it's a single corporation. But the fund allocation, which was close to 1,900 crores for Chennai, I will say that during the previous ADMK government, 1,000 crores was spent on South Chennai, about 850 crores was spent on Central Chennai, and North Chennai had only about 25 to 50 crores of funding allocated for this. This was a very unjust way, and we had made several representations because my constituency is the most economically and socially backward. So similarly in Delhi, they have brought in a situation where they had 3 corporations and they had an understanding where there will be an officer who will be coordinating with these 3 corporations to make sure the toll tax collections will be equally distributed and all those things. And also the powers of the Delhi government. Through this bill, the powers which have been removed are the total number of seats and the reservation of seats was with the Delhi government, division to zones and wards and delimitation, relating to salaries, allowances, leave of the commissioner, and the main thing in this is building regulations. Do you want to say that the union government wants to take the powers of a corporation also and keep running that also? And the other fear that we have, if you are going to set a precedent of taking up this corporation now, what assurances do we have that this is not going to happen to other corporations throughout the country? There are several corporations all over the country, and what will give us the confidence that you will not take up any of these corporations in future? And also, it has been shown that the delimitation process takes a minimum of 16 to 18 months. Already as my earlier speaker, Mr. Manish Tiwari had spoken, he had said by delimitation, what statistics are we going to take? Are we going to take statistics from the 2011 census, or are we going to say that we are going to wait for the 22-23 census and then go forward? That way, I feel that the parliament elections may happen even before your Delhi corporation elections can happen. So I think this is a very unjust way and a cruel way of treating the people of Delhi. And 2024, even then, we do not know for sure whether the elections ever will be conducted in the Delhi corporation ever again. So the bill also omits for the provision of director for local bodies, sir. So the role of the director was to coordinate between the corporations, framing recruitment rules for various posts, toll tax collection and sharing, sir. This special officer is not mentioned at all, and till further election, only the special officer is going to be there. There is no provision for a role of a director, and it has not been defined at all. Sir, I will tell you, in Tamil Nadu, we went through a phase where for 4 years, we did not have our corporation local body elections. And though the people were asking for it, because the council is the... Sir, 1 minute, sir, I'll just finish. Sir, for 4 years, we did not have elections, and one of the problems is if there is a special officer, funding from the union government to the individual wards may be an issue. So in these kind of situations, for the government to have taken a decision 1 month before the scheduled elections are supposed to happen, that you have brought this bill and you are thwarting the whole election process is actually very, very sad and pathetic, sir. Sir, the other one is from... So regarding the funding also, Manish Tiwari also had mentioned about this. Between 2010 and 2011, 1,465 crores was provided for the Delhi Corporation. Between 2014 and 2015, 4,380 crores was provided. And during 2021-22, the amount provided under the Aam Aadmi Party government is 6,172 crores, sir. So when the government has already provided a substantial amount, if you felt that the amount needed for the local bodies was not adequate, it would have been easily possible for you to provide that allocation. You could have made an extra allocation of the whatever funds was needed. In fact, in earlier one of my speeches also I was talking about, I don't know about the Delhi corporation, but several corporations in the country, the elected representatives are working without a salary. So I would request that the government take this opportunity to see if the salaries for the local bodies across the country can be paid by the union government substantially, say about 70 or 80%, and the remaining percentage can be paid by the local governments from the state, sir. They are working without salary, yes.
I am saying that they also should be provided salary. Sir. Yes, sir, the other question is about the garbage, sir. If you look at all the municipal corporations, sir, 1 minute, sir, 1 minute. Sir, the intervention of the minister during the debate is good for the House. Sir, normally ministers are not intervening. That is the problem. Sir, intervention of the ministers during the debate so as to give more clarification is good. Thank you, sir. Sir, the other one is every municipal corporation, I mean like every state have their municipal corporations and they have their own hosts, which is one of the biggest problems which they face is their garbage dump yards, sir. In fact, if you look in Delhi and even in Chennai, there will be acres of garbage piled up to about 13 or 14 floors high. So I feel that the government of India can create a separate fund for modernization of these garbages, because when I approached the union government to help on this, using a process called as biomining, 600 crores is the budget required. As an individual parliamentary constituency, the government cannot, or as an MLA constituency or as a ward, we will not be able to fund it unless the union government steps in over here, sir. So the BJP government, which has been ruling the Delhi corporation for more than 15 years, the achievement what they have done is leaving 3 garbage mountains at the entrance of Delhi, dilapidated government hospitals which are not being adequately cared for, selling government property at throwaway prices, sir. So I totally oppose this bill, and I hope that the government will withdraw this bill and ensure that fair elections are held next month to ensure that democracy is safe, sir. Thank you very much. Thank you, Sri Kalanidhi. Next, Srimati Maitra ji. Honorable Chairperson, sir, I'm very disappointed. The Honorable Home Minister was here only a minute ago. I hope him seeing my name on the list of speakers had nothing to do with him going inside. I hope he's listening wherever he is. 2 ministers are there. Yes, but I'm talking about the Home Minister. I'm very disappointed he's gone. Doesn't matter, sir. I'm only disappointed. No problem, sir. I'm very happy you're here. I'm only disappointed. I don't know why he ran away, but okay. एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है. Sir, let me finish, sir, please. एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में कह गई, ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान. Honorable Chairperson, I rise today to oppose the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2002 as introduced on March 25th in this House, seeking the unification of the 3 municipal corporations of South Delhi, East Delhi and North Delhi, which had previously been trifurcated by the Delhi Municipal Corporation Amendment Act of 2011, which was passed in the State Assembly. The ostensible motive of the Union Government, as stated in paragraph 5 of the Statement of Objects and Reasons, is to bring about greater transparency, improved governance, and more efficiency in delivery of civic services. However, the timing of introduction of this bill in the backdrop of the delay by the Union Government in conducting the municipal elections in Delhi tells a rather contradictory tale. The state government of Delhi had moved the Supreme Court only 1 week prior to this bill's introduction in this House, seeking expeditious municipal polls in Delhi and alleging brazen influence and flagrant meddling by the central government in election matters. Rajaji, please, Supriya ji, please. Immediately on the heels of the enactment of the Government of NCT of Delhi, GNC-TD Act 1992, the Delhi Municipal Corporation Act 1957 was amended with effect from October 1st, 1993. The salient feature of the 1993 amendment was that it vested control of the corporation in the elected government of Delhi, that is the state government of Delhi. The insidious nature of this Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022 is that under the garb of unifying the 3 corporations, the central government is seeking to usurp the power of superintendents hitherto vested in the government of the NCT of Delhi and assuming this power in itself. The central government has arrogated unto itself the task of taking decisions on behalf of the citizens of Delhi in blatant disregard of both the scheme of the constitution and its statutory framework. But remember this is Delhi, the heart and soul of India. जनाब-ए-कैफ, ये दिल्ली है, मीर और गालिब की. यहाँ किसी की तरफदारियां नहीं चलेगी. What is wrong with the Amendment Bill 2022? This is once again a consistent pattern of blatant disregard of cooperative federalism by the Union Government.
The seemingly innocuous substitution of the word government, which currently means the government of NCT of Delhi, with the word central government, strikes a blow to federalism and accountability. Under Section 221A of the Delhi Municipal Act 1957, the government means the government of the NCT. But now this Amendment Bill 2022, Section 2C, in Sections 1, 3A, 5, 6, 32A, 55, 56, 57, 193, 330A, and 499, for the word government, wherever it occurs, the word central government shall be substituted. Section 3 of the old Act said corporation to be notified by the government, maximum of 272 seats, and number of reserved seats to be determined by the government of the NCT. Section 5 of the new bill amends Section 3 of the old Act and says the corporation is to be notified by the central government, not the government of the NCT, a maximum of 250 seats, that is a reduction of 22 seats, and the number of reserved seats is to be determined by the central government. But there is no clarity, as Mr. Manish Tiwari before me said, there is no clarity on when this delimitation will be done. Section 479 of the old Act says any notification under Section 3A to be laid before the Legislative Assembly of Delhi, which is altering the number, name, area of any zone or ward. The new bill of 2022 requires that such notifications are now to be laid before Parliament. The powers of the state government now taken over by the centre include division of the area into zones and wards, delimitation of wards, power to alter or amend delimitation orders, declaration of assets by councillors, salaries and allowances of ward commissioners, power of the corporation to consolidate loans, and lots of other powers. Under the scheme of the Constitution of India, the power for unification, trifurcation of the municipalities of Delhi rests with the Legislative Assembly of the state and not with the Union government. Article 243P, Article 243R and Article 246S of the Constitution of India, read with Rules 8 and 9 and Entry 1 of the Schedule to the Transaction of Business of the Government of the National Capital Territory of Delhi Rules, 1993, very clearly assign the power to constitute municipal corporations to the state. Yes, you can say that Article 239AA of the Constitution allows the Union government to legislate on this, but it must pass the test of constitutional morality. The Constituent Assembly Debates 1948, Volume 738 lays out that constitutional morality means to bow down to the norms of the Constitution and not to act in a manner which would become violative of the rule of law. The central government in bringing this bill is in clear breach of constitutional morality. In addition, this bill is in violation of Article 243U of the Constitution of India vis-à-vis the delay in conducting municipal polls in Delhi. The polls were supposed to be in April 22. The State Election Commission had come out and even said that they would be on track when suddenly this bill was brought in. Article 243U deals with the duration of municipality and says clearly that any election to constitute a municipality shall be completed before the expiry of its duration specified in Clause 1. It is a classic example of the hypocrisy of the ruling party and of the central government that after years of crying crocodile tears for the lack of statehood for Delhi, today the same party, the same rulers seek to do away with the last vestiges of autonomy for Delhi citizens and for its state assembly. Let us examine the timeline. 1996, BJP's election manifesto, full statehood for Delhi. 1998, under Madan Lal Khurana, the former Delhi CM, the BJP raised the pitch for full statehood for Delhi. 1998, BJP's election manifesto, one of the proposed constitutional reforms was full statehood to Delhi along with the abrogation of Article 370 and separate states for Chhattisgarh and Uttaranchal. 1999, BJP's election manifesto for the Lok Sabha elections, full statehood to Delhi. 2003, the State of Delhi Bill, introduced by the BJP-led NDA government under Prime Minister Vajpayee, Deputy Prime Minister Advaniji, sent to Shri Pranab Mukherjee, who was then head of the Standing Committee for Home Affairs, for consideration. June 2013, the BJP supported full statehood for Delhi in the political resolution accepted by the party at its two-day national executive meeting in Goa when the Delhi BJP president was Vijay Goel. 2014, Delhi's BJP's vision document referred to full statehood for Delhi. Please note the about turn today. There are some holy men in the ruling party who say that they cannot tell a lie. There are some unholy men who seem to not be able to tell the truth. But the majority seem not to be able to tell the difference between the lie and the truth. That is a sorry situation today. Let us examine the allocation of funds to Delhi. The collection of direct taxes from Delhi alone in 2009-10 was 13,500 crores and in 2021 was 70,800 crores.
Despite a 5-fold increase in the collection of direct taxes alone in Delhi over this period, disbursement from the union government to the GNCT of Delhi remains pegged from the year 2002 at only 325 crores. All the other states get enhanced share in central taxes, not Delhi. The 15th Finance Commission allocated grant in aid of rupees 4,36,300 crores for local bodies for the award period 2021-26, the 5-year period. But as per this, the GNCT of Delhi, the local bodies of Delhi were omitted on the principle that only states are covered under this award scheme and Delhi is a union territory. The centre has frozen the allocation of direct taxes to Delhi at 323 crores for more than a decade, whereas more than 40% of direct tax is contributed by Delhi alone. When it comes to funds, all other municipal corporations receive grants in terms of the Central Finance Commission recommendations, but Delhi is denied on the faulty excuse of it being a union territory. This bill replaces the government of NCT of Delhi with the central government. It does away with the position of the director of local bodies to assist the government, and instead allows the central government to appoint a special officer to exercise powers and discharge functions of the corporation until the day which the first meeting is held. This bill has no place in Parliament. The State Assembly of Delhi alone is the competent authority to legislate on this matter. After Part 9A was inserted into the Constitution of India with effect from June 1st, 1993, the power to constitute municipalities lies with the state governments in terms of Articles 243P and 243R of the Constitution of India. Secondly, as per Article 246, with the 7th Schedule, Entry 5 of the state list, powers to constitute municipal corporations is with the state. Now I ask you this question. Modi hai to mumkin hai. We accept it. You have just won 4 states. No problem. Go ahead, call the elections in Delhi, win the state, call the municipal election, win the municipal election, and then bring this to the state assembly. Who's stopping you? Nobody's stopping you. Do it the right way. Don't do it by the back door. You don't have the competence to legislate on this. Only the state assembly can do this. So till then, I urge the minister, do not overstep your brief. Please take back this bill and send it to where it belongs, namely the state assembly. In conclusion, I quote one of Delhi's most famous citizens, Mirza Asadullah Beg Khan, to remind the central government, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था. Everyone thinks they are God when they sit on the throne, but don't fall into this trap. Do the right thing. Send this bill back. Thank you so much. Thank you, Malhotra ji. Shri Dileshwar Kamaiti. महोदय, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा के लिए आपने जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद. मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं. महोदय, निगम के आंकड़े बताते हैं कि पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम का सालाना बजट घाटा करीब 2000 करोड़ रुपया, तो साउथ एसीडी का बजट घाटा 500 करोड़ रुपये हैं. तीनों निगमों में करीब 1,20,000 कर्मचारियों का सालाना 8,900 करोड़ रुपये खर्च होते हैं और तीनों निगम जो खुद को सालाना रेवेन्यू पैदा करते हैं वे 6,700 करोड़ रुपये हैं. अनुमान है कि एकीकरण के बाद करीब 200 करोड़ रुपये बचेंगे. नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी के आर्थिक हालात और एमसीडी में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के वेतन की समस्या हल करने के लिए केंद्र सरकार एमसीडी का एकीकरण कर रही है, जो सराहनीय है. महोदय, गत 64 वर्ष के सफर के दौरान नगर निगम के हाथ से अनेक महत्वपूर्ण अधिकार चले गए हैं. वहीं कांग्रेस शासित सरकार के द्वारा 13 जनवरी 2022 को दिल्ली नगर निगम का विभाजन का भी सामना करना पड़ा. इसके अलावा उस पर नेताओं अधिकारियों का इतना भार बढ़ गया कि उसे उठाने में उसकी कमर टूटती जा रही है. वर्ष 1958 के दौरान 11 स्थानीय निकायों और 1 दिल्ली जिला बोर्ड का विलय करके नगर निगम का गठन किया गया था. उस समय नगर निगम के पास बिजली, पानी, डीटीसी, अग्निशमन जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे. महोदय, वर्ष 2012 में नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया गया और उसके पास गली नलियों का निर्माण कराने के साथ साथ सफाई व्यवस्था का कार्य ही मुख्य तौर पर बचा. इसके अलावा शिक्षा के नाम पर उसके प्राथमिक शिक्षा ही बची हुई है
और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डिस्पेंसरी और कुछ अस्पताल हैं। एक होने से नगर निगम के अधिकार और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इससे निगम की कार्य क्षमता बढ़ेगी। उम्मीद है कि सुविधाएं बेहतर होगी और इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। महोदय, इस विधेयक से नगर निगम को भी राजस्व के मामले में केंद्र एवं दिल्ली सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नगर निगम को प्रतिवर्ष करीब 12,000 करोड़ रुपए राजस्व के तौर पर प्राप्त होने की संभावना रहेगी, जबकि उसका खर्च 10,000 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है, क्योंकि नगर निगम का मुख्यालय होगा और तमाम विभागों में प्रमुख अधिकारियों के साथ साथ अन्य अधिकारियों की संख्या कम होगी। एकीकरण एमसीडी से अलग अलग डिपार्टमेंट हेड के वेतन और उनके भत्ते में बचत होगी। वर्तमान में 3 एमसीडी के 3 कमिश्नर हैं। एमसीडी में जो अलग अलग 36 डिपार्टमेंट हैं, उनमें 108 हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तीनों एमसीडी के 3 मेयर और प्रत्येक का लंबा चौड़ा स्टाफ है, जिसके वेतन और अन्य सुविधाओं पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। यूनिसेफिकेशन के बाद सिर्फ 1 कमिश्नर, 1 मेयर, उनका थोड़ा सा स्टाफ होगा। इसके अलावा 36 विभागों के लिए 36 हेड होंगे। ऐसे में हर साल करीब 200 करोड़ रुपए जो इनके वेतन और भत्तों पर खर्च होता है, उसमें बचत होगी। कर्मचारियों के बकाया वेतन की जो समस्या कुछ सालों से है, वो लगभग खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में करीब 2 करोड़ लोगों को समान रूप से किसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ होगा। इसके अलावा सिटीजन सर्विसेज भी बेहतर होंगे। स्वास्थ्य सेवाएं जो अस्थिर है, वो बेहतर हो जाएगी। महोदय, केंद्र सरकार दिल्ली को एक बेहतरीन नगर निगम देने जा रही है। एकीकरण के कारण देश की राजधानी को एक मजबूत नगर निगम मिलेगा। फिजूल खर्ची पर लगाम लगेगी और जनता तक नागरिक सुविधाएं सुलभ तरीके से पहुंचेगी। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद लाभ कृष्णा जी। Thank you, sir. Thanks for giving me the opportunity to speak on this. This is the second time we are redrawing the maps in the last 3 years. The first time was, at least while I'm here, the first time was when a state of Jammu and Kashmir was trifurcated into 3 different union territories, and now 3 municipalities are trying to be unified and brought under one